लोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 81 पोकेमोन और शायमिन को धन्यवाद। यान शियाओ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? लीजिया थोड़ा और पास झुकी, सिर झुकाकर मुस्कुराए। यान शियाओ पीछे हट गई। क्या यह अनुचित होगा? मेरी एक गर्लफ्रेंड है। छी, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा रही थी। लीजिया हंसी, मुंह ढांकते हुए कमरे में मौजूद ओरियन की ओर इशारा किया। दरअसल बात उस बच्चे की है। क्या तुम मेरी सलाह नहीं सुनना चाहोगी? यान शियाओ चौंक गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह लगभग विकसित हो चुका होगा। यान शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। बहन लीजिया, मुझे लगता है आपको अंदर आना ही चाहिए। अल्पविराम। आधे घंटे बाद यान शियाओ के कमरे का दरवाजा फिर खुला। धन्यवाद बहन लीजिया, मैं कल ओरियन को उत्तर में फूलों के खेत में ले जाऊंगी, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने लीजिया से ओरियन के विकास के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अभी अभी सीखा था और उसका आभार व्यक्त करने के लिए उसने उसे शक्तिशाली पालक की साधना विधि के बारे में भी बताया। लीजिया ने थोड़ा झुककर कहा, आज यान शियाओ जुन से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। अगर इस खुशबू से सचमुच चित्र बन सकता तो मैं तुम्हें एक बोतल भेज देती। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। यान शियाओ के होंठ जोर से फड़फड़ाए। भला कोई मूर्खी ऐसे इत्र का इस्तेमाल क्यों करेगा जिसकी गंधमल जैसी हो? तो यान शियाओ जुन, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? लीजिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, उसकी कांपती हुई सूरत उसे और भी आकर्षक बना रही थी। कुछ और? यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। दरअसल यान शियाओ जुन जैसा प्यारा लड़का और भी बहुत कुछ कर सकता है, लीजिया ने कहा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी नजर अनजाने में यान शियाओ के कमरे में रखे बड़े से पलंग पर चली गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी भी शियाओ क्यान को वीडियो कॉल करना है। मिस लीजिया, आपको भी जल्दी घर जाकर आराम कर लेना चाहिए। यान शियाओ ने जल्दी से हाथ हिलाकर शियाओ क्यान को बातचीत में शामिल कर लिया। उसे डर था कि कहीं बड़ी बहन उसे खा न जाए। कितनी अफसोस की बात है। मैं अब चलती हूँ। लीजिया ने एक अजीब सी मुस्कान दी और मुड़ गई। उसकी सुडौल छाती उसकी पतली कमर में मुश्किल से छिपी थी। जैसे ही यान शियाओ ने राहत की सांस ली, अचानक एक चंचल आवाज सुनाई दी। जैसा कि शियाओ क्यान ने कहा, यान शियाओ को एक अच्छा लड़का है। अगर उसने मुझसे पहले ही कोशिश न की होती तो मैं भी उससे डेट करना चाहती। हे। यान शियाओ ने अचानक ऊपर देखा। लीजिया के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। हे, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। असल में शियाओ क्यान ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। भविष्य में अगर घास से जुड़ी कोई बात हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। लीजिया मुस्कुराते हुए चली गई और यान शियाओ को असहाय महसूस करने लगी। मूल कहानी की तरह ही वह एक सुंदर यामातो नादेशी को आदर्श जापानी महिला प्रतीत होती थी, लेकिन उसके अंदर एक शरारती तत्व छिपा था। शुक्र है उसने कुछ भी गलत नहीं किया। रात शांति से गुजरी। अगली सुबह यान शियाओ सबसे पहले शहर के मशहूर फ्लावर वर्ल्ड फूल की दुकान पर गया। 100 पीढ़ियों के जंगल के पास स्थित इसके वृक्ष फलों के संसाधन 100 पीढ़ियों के शहर के बराबर थे और यह फूल की दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। उसने बड़ी मात्रा में वृक्ष फल खरीदे और उन्हें बाद में बड़ी संख्या में इंटरमीडिएट एनर्जी क्यूब्स बनाने की तैयारी में अपने सिस्टम इन्वेंटरी में जमा कर लिया। इसके बाद यान शियाओ ओरिनु को उत्तर में स्थित फूल उद्यान में ले गया। रेखा के अनुसार घास प्रकार के पोकेमोन के विकास के लिए न केवल ऊर्जा संचय की आवश्यकता होती है बल्कि प्रकृति से पोषण भी आवश्यक है। फूलों का ये विशाल क्षेत्र दुर्लभ ग्रेसिटिया फूलों का घर है, जो हर साल अपने खिलने के मौसम में आने वाले शायमेन और अन्य आभारी पोकेमोन का स्वागत करते हैं। वे फूलों के खेत में परागण करते हैं, अपने स्थलीय रूप से आकाशीय रूप में परिवर्तित होते हैं और फिर माउंट कोरोनेट के दूसरी ओर प्रवास करते हैं, दुनिया के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यदि ओरियन शायमेन द्वारा निर्मित फूलों के बगीचे में मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा का अनुभव कर सके तो संभवतः उसका विकास सफलतापूर्वक होगा और उसे काफी लाभ प्राप्त होंगे। अब शरद ऋतु की शुरुआत है, ग्रेसिटिया फूलों के खिलने का समय। यान शियाओ का आगमन बिल्कुल सही समय पर हुआ है। अपने मन में शायमेन के बारे में जानकारी पर विचार करते हुए वह फूलों के खेत के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। उसके पास पहुंचने से पहले ही 2 आदमियों ने उसे पुकारा, अरे वहां बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, मैं फूलों का खेत देखना चाहता हूँ। माफ कीजिए, अभी नहीं। फूलों के खेत में पारिस्थितिक रखरखाव का काम चल रहा है और अगले कुछ दिनों तक बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने कुछ झिझकते हुए समझाया। अरे ठीक है, तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। यान शियाओ की नजर कुछ पल के लिए अपने कपड़ों के अस्तर में छिपे गैलेक्सी टीम के प्रतीक चिन्ह पर टिकी, फिर वह मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। कैप्टन, क्या हम वाकई जो कर रहे हैं वह ठीक है? एक सैनिक ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। मैं अब जा रहा हूँ। कैप्टन, आप कहाँ जा रहे हैं? विधवा वान को ढूंढने। वह आजकल बहुत उदास हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। कैप्टन ने सैनिक के कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए मुड़ गया। आसमान के सपनों को पूरा करने के वादे से आशा से चमकती आंखों वाला सिपाही फूलों के खेत के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उसका मन विधवा वान के मोहक अंदाजों से भरा हुआ था। स्क्वाड लीडर फुर्ती से रास्ते पर चल रहा था। उसके कदम हल्के और मूड खुश था, यहाँ तक कि वह एक अनजान गाना गुनगुना रहा था। ओह, मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम जाओ, हम बस खत्म होने ही वाले हैं। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओह। पहली पंक्ति पूरी करने से पहले ही पीछे से एक रेत की बोरी के आकार के मुके ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम कौन हो? स्तब्धता में स्क्वाड लीडर को धुंधला सा एक लड़के की आकृति दिखाई दी। आलसी लड़के ने कुशलता से उसकी पीठ पर छलांग लगाई और एक और मुक्का मारा। स्क्वाड लीडर गिर पड़ा। कुछ देर बाद स्क्वाड लीडर फूलों के खेत के प्रवेश द्वार पर लौट आया। अपने कप्तान को लौटते देख सिपाही ने हैरानी से पूछा, कप्तान, आप अचानक वापस क्यों आ गए? अरे, मुझे लगा कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, इसलिए विधवा वान तुम्हें इनाम के तौर पर ये दे रही हैं। जाओ। सिपाही का चेहरा चमक उठा। अरे वाह, सच में कप्तान? बिल्कुल सच है, जल्दी जाओ, उन्हें इंतजार मत कराओ। आप तो मेरे पिता समान हैं। सिपाही ने इतना कहकर तेजी से चला गया। इसी बीच स्क्वाड लीडर एक पल में जोरोक में बदल गया। उसके मुंह में स्पीकर वाला मोबाइल फोन था। यान शियाओ पास की झाड़ियों से निकला। बातचीत उसी के नियंत्रण में हो रही थी। आखिरकार इस समय जोरोक सिर्फ दूसरी चीजों में बदल सकता था और उसके पास अभी तक जोरोक की तरह मायाजाल रचने की क्षमता नहीं थी। सुगंधित फूलों के खेत में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद यान शियाओ को अंततः समझ में आ गया कि इस जगह को फूलों का सागर क्यों कहा जाता है। जहां तक नजर जाती, रंगों का एक अंतहीन सागर फैला हुआ था। अनगिनत फूल सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की होड़ में थे। हर फूल खिलने के लिए बेताब था। हर पंखुड़ी बेहद खूबसूरत थी। जंगली परियां फूलों के बीच मंडरा रही थी। उनकी सरसराहट प्रकृति की जीवंतता और सुंदरता को बयां कर रही थी। यान शियाओ ने अपना फोन निकाला, कुछ तस्वीरें खींची और शियाओ क्यान को भेज दी।
शायद से शियाओ कियान ने तुरंत जवाब दिया, फूलों का सागर कितना सुंदर है, काश मैं तुम्हारे साथ होती। एक सेल्फी के साथ उसने एक तस्वीर भेजी, एक प्यारी सी मुस्कान, एक आकर्षक आकृति और एक मोहक आभा। हिस, यान शियाओ ने बस एक नज़र डालते ही फोन काट दिया। कुछ देर बाद उसने नंबर डायल किया। शियाओ कियान, तुमने मुझे ऐसी तस्वीर कैसे भेज दी? क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? वैसे नहीं, लेकिन यान शियाओ हिचकिचाई, उसे बोलना मुश्किल लग रहा था। ज्यादा देखना तुम्हारे पोषण के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो बस देखो कि लगभग अनजाने में ही यान शियाओ ने एक पल के लिए आंखें फिर से खोली। मेरी वाली ज्यादा सुंदर है या लीजिया की? दोनों ही अच्छी हैं। ओह नहीं नहीं शियाओ कियान, तुम सबसे सुंदर हो, मुझे पूरा यकीन है। यान शियाओ की हैरान आंखें अचानक होश में आईं और उसकी पीठ पर पसीना आ गया। यही तो सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक उसे बार बार समझाने के बाद यान शियाओ आखिरकार उस छोटी बच्ची को शांत करने में कामयाब हो गया और राहत की एक लंबी सांस ली। तभी एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, म्याऊं। लीजिया, प्रीवियस अध्याय 81 पोकेमोन और शायमिन को धन्यवाद। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 82 फूल क्षेत्र संकट, टीम गैलेक्टिक हैड्स। अरे, यान शियाओ अचानक मुड़ी और उसने देखा कि एक छोटा हेजहॉग जैसा जीव फूलों के खेत में दौड़ रहा है। उसका सफेद शरीर हरी भरी घास से ढका हुआ था, उसके किनारों पर खिले हुए गुलाबी फूल थे और उसकी हरी आंखें चमक और जीवंतता से दमक रही थीं। शायमिन, डिंग, पौराणिक पोकेमोन शायमिन का पता चला। सीमित समय का मिशन, शायमिन और फूलों का खेत शुरू हो गया है। सीमित समय, शायमिन और फूलों का खेत। विवरण, शरद ऋतु के शुरुआती फूलों के सागर में ग्रेसिडिया के फूल खिलने वाले हैं। शायमिन नए साल के प्रवास के लिए फूलों के बगीचे में पहुंच रहे हैं, लेकिन फूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसका कारण उत्तर में स्थित स्टील मिल से संबंधित प्रतीत होता है। आवश्यकताएं, शायमिन को क्षतिग्रस्त फूलों के खेत को पुनर्स्थापित करने और फूलों के सागर से आक्रमणकारियों को भगाने में मदद करें। समय सीमा 3 दिन। पुरस्कार, शायमिन का आभार, कुछ मास्टर पॉइंट्स। स्टील मिल, यान शियाओ ने उत्तर दिशा में दूर देखा। धुंधली रोशनी में ऊंची ऊंची चिमनियां और बिखरी हुई कारखाने की इमारतें दिखाई दे रही थीं। उत्तर की ओर स्थित फूलों का खेत स्टील मिल के उत्सर्जन से प्रभावित लग रहा था। फूलों की गुणवत्ता अन्य क्षेत्रों के फूलों की तुलना में काफी खराब थी और कई तो मुरझाए हुए भी लग रहे थे। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी, शैमी, तुम कहाँ हो? यान शियाओ मुड़ा और काले रंग की लोलिता पोशाक पहने एक लड़की दौड़कर आए और शैमी को गले लगा लिया। तुम अचानक कहाँ भाग गई? फूल 1-2 दिन में खिलेंगे, चिंता मत करो। इसे फूलों के खेत में कुछ गड़बड़ महसूस हुई होगी और ये देखने गई होगी। यान शियाओ ने उत्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़की रुक गई, तभी उसे यान शियाओ की उपस्थिति का एहसास हुआ। मुझे माफ करना। उसने हल्का सा झुककर शैमी को गोद में लेकर चली गई। यान शियाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि लड़की बस थोड़ी शर्मीली है। उसने एक पोके बॉल फेंकी, ओलनी, सनीडे जोड़ ग्रासी टैरन जोड़ स्वीट सेंट का इस्तेमाल करते रहो। थक जाने पर सिंथेसिस का इस्तेमाल करो। सच में, ओलनी फूलों के खेत की स्थिति को समझ चुकी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में योगदान देने के लिए तैयार थी। वे दोनों, एक इंसान और एक पोकेमोन, उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में कई पोकेमोन को अपनी ओर आकर्षित किया। फूलों के खेत में क्रिलिन बीज बो रहा था, 3 मधुमक्खियां पराग फैला रही थीं, एक डर्टीपिक्स फूलों को पानी दे रहा था और ओलनी के साथ बड़ी संख्या में ग्रास टाइप पोकेमोन ग्रास टाइप मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें बडेलियन, रोसेलिया, चेरी और टेंगेला शामिल थे। यान शियाओ ने गौर किया कि इन जंगली पोकेमोनों में से हर एक को किसी न किसी तरह की चोट लगी थी, जिससे वह थोड़ा परेशान हो गया। मामला इतना आसान नहीं लग रहा था। म्याऊं, X3। जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, 3 जंगली शायमिन उनसे जुड़ गए। दोनों शायमिनों में से बड़ा वाला हवा में उछला, उसका शरीर प्रकाश से जगमगा रहा था। घास प्रकार की ऊर्जा का एक घना प्रवाह बाहर की ओर फैल गया, जिससे खेत में कई फूल चुपचाप खिल उठे। सीड फ्लैश, घास प्रकार का एक विशेष आक्रमण है जो शायमिन का सिग्नेचर मूव है, जिसकी शक्ति 120 है। यह आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक गैसों को अवशोषित और शुद्ध करके छोड़ता है, जिससे प्रतिद्वंदी की विशेष रक्षा को 2 स्तर तक कम करने की उच्च संभावना होती है। स्पष्ट रूप से यही वह मूव है जिसके कारण शायमिन फूल खिलाते हैं। पहले शायमिन के नेतृत्व में बाकी दोनों ने भी सीड फ्लैश का उपयोग करते हुए उसका अनुसरण किया। पल भर में खेत के फूल खिल उठे, जिससे एक और भी शानदार दृश्य बन गया। जल्द ही यान शियाओ अपने पोकेमोन को फूलों के खेत के किनारे ले गया, जहां वे बेधड़क फूल खा रहे थे। वहां 6 अलग अलग पोकेमोन थे, जुबेट, ब्यूटीफ्लाई, टॉक्सपैक्स, क्रोगन, स्कंक और ग्रेटेल, कुल मिलाकर 18 पोकेमोन की 3 टीमें थीं। उन्हें देखकर फूलों के खेत में मौजूद कई जंगली पोकेमोन ने शत्रुता दिखाई, लेकिन सभी डर के मारे सहम गए। क्या यही लोग फूलों के खेत को नष्ट कर रहे हैं? यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। म्याऊं, युवक, क्या आप कृपया इन घुसपैठियों को भगाने में हमारी मदद करेंगे? 3 शायमिन यान शियाओ के पास आए। फूलों के खेत को फिर से हरा भरा करने में बहुत ऊर्जा खर्च करने के कारण वे थक गए थे। यान शियाओ ने उनके स्तर पर एक नजर डाली, सबसे ऊंचा स्तर केवल 31 था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे पोकेमोन के हमलों का सामना नहीं कर सके। यान शियाओ जैसे ही बीच में आने ही वाली थी कि अचानक फूलों के खेत के दूसरी तरफ से एक शायमिन निकल आया। शुक्रिया, म्याऊं। तेजी से चमकती रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा और हमलावर पोकेमोन के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। बूम, धूल का गुबार उठा और कई पोकेमोन तुरंत गिर पड़े। टैप टैप टैप। थोड़ी देर बाद पास की स्टील फैक्ट्री से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। चांदी की वर्दी पहने गैलेक्टिक टीम के 3 सदस्य बाहर भागे, उनके पीछे लगभग गंजे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। ये बदमाश कहाँ से आया? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसमें दखल न दो, बूढ़े आदमी ने 2 पोके बॉल फेंकते हुए कहा। स्कल्पअप, टैंको, उसके सामने 2 पोकेमोन प्रकट हुए, एक बैंगनी और एक नीला। टैंक्सकंक लेवल 47 एलीट हाई, टॉक्सपैक्स लेवल 45 एलीट मिड। लेवल देखकर यान शियाओ तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि उसने सफेद कोट पहने उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया था। टीम गैलेक्टिक के 4 अधिकारियों में से एक, प्लूटन, संगठन में एक बेहद सम्मानित वैज्ञानिक भी है। उसकी मुख्य जिम्मेदारियों में रेड चेस का विकास करना और ट्विन ड्रैगन्स ऑफ टाइम को बुलाने के लिए माउंट कोरोनेट पर स्पीयर पिल की सटीक स्थिति का पता लगाना शामिल है।
गेम्स में रेड चेस 3 पौराणिक मशरूमों की शक्ति से बनती हैं, लेकिन एनीमे में वे गिरे हुए उल्कापिंड के टुकड़ों से बनती हैं और 3 पौराणिक मशरूमों द्वारा नियंत्रित होती हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि प्लूटन स्टील फैक्ट्री में रेड चेस बनाने की तकनीक की खोज कर रहा है। जैसे ही यान शियाओ सोच रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, एक बड़ा नारंगी कुत्ता परछाई की तरह दौड़ता हुआ गुजरा। आर्केनिन एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो। गरज। जैसे ही आर्केनिन मैदान में टेलीपोर्ट हुआ, उसके सुनहरे बाल हवा में लहराने लगे। उसने 2 उच्च स्तरीय पोकेमोन को चीरते हुए गिरे हुए शायमिन को अपनी पीठ पर उठाया और फिर बिना किसी चोट के भाग निकला। वह पलक झपकते ही युद्धक्षेत्र से गायब हो गया। उसकी भयानक गति उसके नाम पवन गति को सार्थक करती थी। आर्केनिन लेवल 43 निम्न स्तरीय। यान शियाओ को थोड़ा अविश्वास हुआ। इस स्तर के जीव के पास इतनी अविश्वसनीय गति, उसका प्रशिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने दूसरी तरफ देखा, जहां अभी अभी मिली लोलिता लड़की आर्केनिन की पीठ से शायमिन को उठा रही थी। लगता है हर कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है। तुम सब हमला करो। टॉक्सिक रोक, पॉइजन जैब का इस्तेमाल करो। टैंक स्कंक, गार्बेज शॉट का इस्तेमाल करो। पॉइजन जैब 80 की शक्ति वाला एक जहर प्रकार का शारीरिक हमला। इससे लगने पर जहर फैलाने की संभावना रहती है। गार्बेज शॉट 120 की शक्ति वाला एक शक्तिशाली जहर प्रकार का शारीरिक हमला। इससे भी लगने पर जहर फैलाने की संभावना रहती है। अपने हाथ के इशारे से प्लूटो ने आर्केनिन पर हमला करने के लिए 2 उच्च स्तरीय पोकेमोन को बुलाया, जबकि 3 छोटे पोकेमोन भी अपने अपने 6 पोकेमोन के साथ युद्ध में उतर गए। सब लोग कृपया इन्हें रोकें। यान शियाओ ने पोकेबॉल फेंकते हुए असंख्य जंगली पोकेमोनों को चिल्लाकर कहा, बनी ए रैबिट। आर्केनिन की सहायता के लिए एजिलिटी और फिर क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। ओरियन, लीच सीड और फिर पावर ड्रेन का इस्तेमाल करो। लिटिल ए, मैक्सिमम साइकिक टेरन, फिर मेडिटेट। इसी बीच कई जंगली पोकेमोनों ने हमला कर दिया। वाइन विप, रेजर लीफ, सीड बॉम्ब और कई अन्य हमलों का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप टीम गैलेक्टिक के तीनों सैनिकों के पोकेमोनों के साथ भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई के सबसे अहम क्षण में आर्केनिन ने अपनी गति का फायदा उठाते हुए पॉइजन जैब से खुद को बचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रैश शॉट से उसके अगले पैर पर हल्का सा घाव हो गया, जिससे उसकी गति क्षण भर के लिए धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो टॉक्सिक रोग के बैंगनी रंग के चमकते हाथ से उस पर वार होने ही वाला हो। मीरो, नाजुक क्षण में लंबे कान वाले खरगोश ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और आर्केनाइन के साथ खड़ा हो गया। लोलिता गलमी और जायरो डॉग। प्रीवियस अध्याय 82 फूल क्षेत्र संकट, टीम गैलेक्टिक हैड्स। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, esports novel merch, book, Agent Infinite series, books, novel writing courses, book publishing platform, Discord about blog, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 83 मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था, है ना? शश, दोनों तरफ के 4 पोकेमोन के बीच गतिरोध पैदा होने से मैदान में धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। यान शियाओ कई पोकेमोन के साथ वहां पहुंचा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, लोलिता लड़की ने सिर हिलाया। मैं मी हूँ। शायमिन और बाकी लोगों की मदद करने के लिए धन्यवाद। यान शियाओ की आंखें नाम पहचानते ही चमक उठी। उसने मी नाम को पहचान लिया। गेम में मी सिनोह के 5 साथी प्रशिक्षकों में से एक थी, जो स्पीड टाइप में माहिर थी। एनीमे में वह शायमिन को माउंट कोरोनेट पार करके फ्लावर फील्ड तक पहुंचने और ऐश और बाकी लोगों से मिलने में मदद करने के लिए प्रकट हुई थी। अमी, ये बताना जरूरी है कि उसकी शक्ल लेजेंडरी आर्सिस की प्रशिक्षक अमी से मिलती जुलती है। डिंग, अगला क्वेस्ट साथी प्रशिक्षक शुरू हो गया है। कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। निरंतर पार्टनर ट्रेनर। विवरण, सिनोह के विभिन्न क्षेत्रों में 5 पार्टनर ट्रेनर हैं। वे केवल एक पोकेमोन को प्रशिक्षित करते हैं और उसके एक ही गुण को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। HP, आक्रमण, विशेष आक्रमण, गति और दोनों रक्षा। संबंधित ट्रेनर हैं यामी, माइक, मी और माइकल। आवश्यकता, 5 ट्रेनरों को चुनौती दें और उनके सबसे मजबूत क्षेत्र में उन्हें हराकर उन्हें पराजित करें। पुरस्कार, 50 संबंधित गुण प्रतिभा अंक। चुनौती पूरी करने पर अतिरिक्त पुरस्कार, 1000 सामान्य प्रतिभा अंक। यान शियाओ के कुछ और सोचने से पहले ही टॉक्सिसिटा और टैंक स्कंक ने फिर से हमला कर दिया। 2 उच्च स्तरीय एलीट पोकेमोन का सामना करते हुए लोबक और आर्केनिन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से ओरियन वहां मौजूद था, जिसने उन्हें रोके रखा और बड़ी मुश्किल से दबाव झेल पाया। ये देखकर यान शियाओ बोला, बूढ़े साहब, अधिकारी जेनी आ रही हैं। क्या आप वाकई यहीं डटे रहना चाहते हैं? प्लूटो के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदला। उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा। थोड़ी ही दूर पर 3 सैनिक अभी भी कई जंगली पोकेमोन से लड़ रहे थे। तुम लोग उन जंगली पोकेमोन को नजरअंदाज करो और उन्हें तुरंत मार गिराओ। जी साहब। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। यान शियाओ के बोलते ही प्लूटो के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी और जोरोक अचानक प्रकट हुआ। उसके लोमड़ी जैसे पंजे बाहर निकले और सीधे उसके चेहरे पर आ गए। ये यान शियाओ की पहले से बनाई गई रणनीति थी, जानबूझकर बोलकर दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचना, फिर जोरोक को, जिसने पहले ही जमीन के नीचे बिल खोद रखा था, चुपकर हमला करने देना। लेकिन खटखट की आवाज के साथ प्लूटो के सामने अचानक एक धातु की ढाल प्रकट हुई, जिसने जोरोक के पंजे को रोक दिया। इस वैज्ञानिक को कम मत समझना। प्लूटो ने गर्व से अपने हाथ में मौजूद यांत्रिक ढाल लहराई। यह उसकी रोबोटिक भुजा के लिए विशेष रूप से विकसित आपातकालीन सुरक्षा कवच था, जो उसके जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए युद्ध में बहुत मददगार साबित होगा। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओह, तो मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे एक प्रशिक्षक को कम मत समझना। अगले ही पल जिस जोरोआ को अभी रोका गया था, वह धमाके के साथ फट गया और उसके द्वारा खोदे गए गड्ढे से एक और छोटी लोमड़ी निकल आई। जोरोआ, उसके पैरों के नीचे एक परछाई प्रकट हुई, जो तुरंत प्लूटो की ओर चक्कर लगाते हुए चुपचाप अपने पंजे चला रही थी। शैडो स्ट्राइक 40 की शक्ति वाला एक भूत प्रकार का शारीरिक हमला है, जो एक प्राथमिकता वाला हमला है, जो बिजली की गति से सक्रिय होता है, जिससे ये दुश्मन पर पहले प्रहार करता है। स्पष्ट रूप से ये हमला हेड्स की प्रतिक्रिया समय सीमा से अधिक था, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह केवल अपना हाथ उठाकर बचाव कर सका। जैसे ही यान शियाओ और मीगी को लगा कि हमला होने ही वाला है, हेड्स के हाथ से अचानक बिजली का एक झटका निकला, जो जोरोआ की परछाई के अचानक हमले से टकरा गया। रोटोम, बिजली चीखी और फिर पीछे की ओर उड़ गई। जोरोआ के हमले की लय बिगड़ गई और टॉक्सिक्रोक और टैंक स्कंक बचाव के लिए वापस आ चुके थे। जोरोआ, वापस आओ। यान शियाओ ने इस अवसर का लाभ उठाकर छोटे लोमड़ी को वापस बुला लिया। उसकी निगाह हवा में लगातार घूमते हुए पेट पर टिकी हुई थी। एक नारंगी, नुकीला केंद्र और बिजली के आकार की हल्के नीले पारदर्शी प्लाज्मा की बाहरी परत, यह एक अनोखा पोकेमोन था।
रोटोम लव 18 शुरुआती विवरण। एक जंगली रोटोम हेड्स का शोध विषय। यह उसकी यांत्रिक भुजा में परजीवी की तरह रहता है, मानव भाषा में पारंगत है और बुद्धिमानी से काम करने के लिए विभिन्न विद्युत उपकरणों में एकीकृत हो सकता है। हम रोटोम यानशियाओ के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अगर ऐसे पोकेमोन की सूची बनाई जाए जो अपने प्रशिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा मददगार हो तो रोटोम निश्चित रूप से उसमें सबसे ऊपर होगा। इसका कारण यह है कि यह विभिन्न विद्युत उपकरणों में एकीकृत होकर सचमुच बुद्धिमानी से उनका प्रबंधन कर सकता है और इसे रोजाना खिलाने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित मात्रा में बिजली ही इसके जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। और अब यानशियाओ के सामने एक सटीक निशाना है, एक जंगली घायल रोटोम जो खलनायक का है। यानशियाओ मुस्कुराया और अपना टोमेटो में स्मार्टफोन निकाला। लिटिल फैन मैं यहाँ हूँ। सामने गतिशील सर्पिल चुंबकीय क्षेत्र सिमुलेशन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सिमुलेशन सक्रिय हो गया है। एक जरूरी सूचना, इस क्रिया में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होगी। बची हुई बैटरी से यह 37,896 घंटे तक चल सकता है। बस हल्की सी आवाज के साथ रोटोम अनियंत्रित रूप से फोन के अंदर खींच गया और गायब हो गया। फिर यानशियाओ ने झटपट एक मिट्टी का जार निकाला, फोन को उसमें डाला और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। इस तरह बिजली से चलने वाला पोकेमोन रोटोम भाग नहीं पाएगा। आखिरकार मिट्टी एक बेहतरीन इंसुलेटर है। इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर प्लूटो पूरी तरह से हैरान रह गया। ये कैसा फोन है, इसमें ये फीचर भी है। यानशियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं बहुत आगे हूँ। अरे यार, तुम तीनों आओ और इनसे निपटो। जी। यानशियाओ के पास पहुंच चुके तीनों चेले उसे घेर लिया, लेकिन यानशियाओ ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और अपने दाहिने हाथ से हल्के से उंगलियां चटकाईं। वूश! अगले ही पल पास की फूलों की झाड़ियों में बैठा एक छोटा सा स्लॉथ जमीन पर मुक्का मारकर हवा में उछला और फिर एक बैकफ्लिप के बाद एक जोरदार बैकफ्लिप करते हुए तीनों साथियों के सिर पर सटीक वार किया। थम्प तीनों बेबस होकर गिर पड़े। अपने कमांडर के बिना तीनों के लगभग एक दर्जन पोकेमोन कई जंगली पोकेमोनों से घिर गए और केवल प्लूटन के 2 पोकेमोन ही यानशियाओ और मी के पोकेमोनों से घिरे रह गए। बीप 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 बीप। तभी दूर से एक अलार्म की आवाज आई। ऑफिसर जेनी आखिरकार आ गई थी। इस बार तो किस्मत अच्छी है बच्चे, मैं तुम्हें याद रखूंगी, बस इंतजार करो। प्लूटो की आंतरिक भुजा ने एक उड़ान उपकरण बढ़ाया और उसे सीधे आकाश में उड़ा दिया। लगता है तुमने कोई गलती कर दी है। यानशियाओ की आवाज अचानक सुनाई दी। प्लूटो चौंक गया। जमीन पर खड़े लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया और मासूम मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था ना। उसके बोलने से पहले ही लंबे कान वाले खरगोश ने छलांग लगाई और तारों की रोशनी से जगमगाती छड़ी अबू की ओर फेंकी, जिसे अबू ने मजबूती से पकड़ लिया। बस उसके आक्रमण, बचाव और गति बढ़ाने वाले 6 प्रकाश की किरणें एक साथ चमक उठी। साइकिक टैरन पर खड़ा अबू यानशियाओ की ही तरह आकाश की ओर देखने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से एक भयानक मानसिक शक्ति निकली जो वहां मौजूद हर किसी और हर पोकेमोन को कपकपा देने के लिए काफी थी। प्रीवियस अध्याय 83। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था, है ना। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक रीडर डिवाइस, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, हिस्ट्री, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक क्लब किट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 84। मेरे पीछे खड़े हो। लगभग मूर्त लगने वाली एक मानसिक ऊर्जा किरण घूमती हुई बाल्टी जितनी मोटी एक स्तंभ में सिमट गई और पलक झपकते ही हवा में तैरते प्लूटो को निशाना बना लिया। तुम्हें धिक्कार है, प्लूटो भयभीत होकर जोर से बड़बड़ाया। उसने तुरंत 2 पोके बॉल फेंके। जल्दी रक्षा करो। इंद्रधनुषी रंग की ढाल ने टॉक्सिक्रोक और टैंक्सकन को घेर ही लिया था कि बैंगनी किरण टकरा गई। धड़ाम! अचानक हवा में एक मशरूम जैसा बादल बन गया जिसने प्लूटो को पूरी तरह से घेर लिया और आकाश के बादल छट गए। चटक! शीशा टूटने जैसी आवाज आई और 2 आकृतियां बेबस होकर आकाश से नीचे गिर पड़ी। उनके पीछे घना धुआं निकल रहा था। इतना शक्तिशाली! मी ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं और उसने यानशियाओ को देखा। यानशियाओ ने निराशा से सिर हिलाया। कितना अफसोस। दूर क्षितिज पर फटे कपड़ों में प्लूटो तेजी से उड़ रहा था। 2 पोकेमोन उसकी रक्षा कर रहे थे, साथ ही उसका सुरक्षा कवच भी था। यहाँ तक कि 30 टैग के बाद 2480 की शक्ति भी उसे रोक नहीं पाए। बेशक प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाना अपने आप में गर्व की बात थी। हालांकि जैसे ही यानशियाओ और मीही ने आराम किया और दूर खड़ी अधिकारी जेनी को हाथ हिलाया, फूलों की झाड़ियों से विनाश की एक आभा चुपचाप फूट पड़ी। यानशियाओ ने तेजी से मुड़ा और देखा कि टैंक्सकन जो अभी अभी जमीन पर गिरा था, एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। एक जबरदस्त विस्फोट। ओरिन, खतरा! यानशियाओ फुफकारा। विस्फोट के सबसे करीब ओरिन था जो समूह के आगे खड़ा था। उस पल मानो समय थम गया था। यानशियाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। दरअसल उसका दिमाग उसके शरीर की प्रतिक्रिया का साथ नहीं दे पा रहा था। एक छलांग में उसने ओरिन को अपनी बाहों में पकड़ लिया। हालांकि ओरिन के पास अलौकिक रक्षा शक्ति थी, फिर भी ये लगभग जिम स्तर का विस्फोट था। यानशियाओ जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसका शरीर इसे कैसे सहन कर सकता था। इस स्थिति में उसने सहज रूप से बचाव का विकल्प चुना। धमाका! धरती कांप उठी। कान फाड़ देने वाली गर्जना ने लगभग यानशियाओ को बहरा कर दिया और चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी के कारण उसकी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। हालांकि अपेक्षित दर्द और सुन्नपन नहीं हुआ। यानशियाओ ने खाली निगाहों से अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वे दोनों 7 रंगों के प्रकाश कवच से सुरक्षित थे। यह ओरिनस का बचाव था। उफ, मुझे लगा हम मरने वाले थे। क्या तुम ठीक हो ओरिनस? यानशियाओ ने चिंता से पूछा। ओरिनस ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाते हुए कहा, ओरिनस। बोलते ही उसका प्यारा सा छोटा चेहरा सिकुड़ गया और उसका नन्हा शरीर लगातार कांपने लगा। बाहर जोरदार धमाका जारी था और ओरिनस की शक्ति बुरी तरह कम हो गई थी। 7 रंगों वाली प्रकाश ढाल टिमटिमाने लगी, मानो किसी भी क्षण टूट जाएगी। चिंता मत करो ओरिन, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल लूंगा। यानशियाओ ने तुरंत समोनस स्पेलस्टोन फ्लैश निकाला। डिंग! होस्ट के वर्तमान स्थान पर ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 सेकंड में समोनस स्पेल सक्रिय हो जाएगा। उल्टी गिनती शुरू। उद्धरण चिन्ह ... तुम हेक्स फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे हो। कैसी सुरक्षा? अगर तुमने अभी फ्लैश नहीं किया तो तुम मर जाओगे। हालांकि सिस्टम ने यानशियाओ की शिकायतों को अनसुना कर दिया और अपने आप उल्टी गिनती शुरू कर दी। 5.4 रिनो। जैसे ही उसने 3 तक गिना, ओरियन का चेहरा अचानक काला पड़ गया।
धड़ाम, सुरक्षात्मक प्रकाश का घेरा पल भर में टूट गया। खेल खत्म। यान शियाओ ने सहज ही अपना सिर नीचे झुकाया और ओरियन को कसकर गले लगा लिया, उसे अपनी बाहों में थामे रखा। उस छोटे लड़के की काली आंखों में एक चमक दिखाई दी। अतीत के दृश्य एक एक करके उभरने लगे और अंततः उसके सामने खड़े लड़के की छवि में बदल गए। ब्रॉन के पीछे खड़े हो जाओ। बर्फ की ढाल लिए उस हटे कट्टे आदमी के शब्द उसके कानों में गूंजे और ओरियन की आंखों से उदासी गायब हो गई। उसकी जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प ने ले ली। ओरियन यान शियाओ के आलिंगन से मुक्त होकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। रेनो, यान शियाओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। यान शियाओ उसे खाली निगाहों से देखता रहा। एक चकाचौंध भरी रोशनी ने ओरियन के पैरों को रोशन कर दिया। उसी समय उसके हाथ में एक अर्धपारदर्शी दीवार प्रकट हुई, जो तेजी से फैलती हुई विस्फोट की लहर को रोककर प्रचंड झटके को आसानी से मोड़ देती है। कुछ क्षण बाद धूल छट गई, लेकिन यान शियाओ के सामने जो प्रकट हुआ वह ओरियन नहीं था। इसके बजाय एक बिल्कुल नया पोकेमॉन था, जिसकी ऊंचाई पूरे 1.6 मीटर थी। उसके सिर पर लगा बीज अंकुरित होकर मुकुट जैसी आल बन गया था। उसकी घास की स्कर्ट छोटी हो गई थी, जिससे 1 मीटर से अधिक लंबी जैतून की शाखाएं निकल आई थीं, जो बारीक हरे पत्तों और बीजों से ढकी थीं। उसकी पहले की छोटी काली आंखें पतली थोड़ी संकुचित पुतलियों में बदल गई थी। उसके पैर भी लंबे और सुडौल हो गए थे, जो एक शरीर से चिपकी हुई हरी स्कर्ट से ढके थे, जो उसके पैरों तक पहुंचकर एक कटी हुई रेखा बनाती थी, जिससे वह दूर से एक कुलीन और सुंदर प्राणी जैसा दिखता था। ओलिव लेवल 35 एडवांस्ड। क्षमता बीज गिराना, जीवन शक्ति से भरपूर बीज इसकी जैतून की शाखाओं पर उगते हैं। हमला होने पर बीज अपने आप गिर जाते हैं और इसके पैरों के पास घास का मैदान बन जाता है। टैलेंट 510, रेस की अधिकतम सीमा 510, HP 90, आक्रमण 30, रक्षा 110, विशेष आक्रमण 130, विशेष रक्षा 120, गति 30। मित्रता 222। धारित वस्तु लेफ्ट ओवर, दक्षता में वृद्धि, प्रोटेक्ट मास्टर कुशल। सीखे गए नए मूव्स रिफ्लेक्ट, मिरर, सेफगार्ड। विवरण, अपने स्वामी की रक्षा के लिए संकट के क्षण में अपने बंधन की शक्ति का उपयोग करते हुए ओलिव ने पुनः विकास किया। इसने अपने वंश में निहित कुछ मूव्स का उपयोग जागृत किया और प्रोटेक्ट में इसकी दक्षता में काफी वृद्धि हुई। यान शियाओ अपने सामने खड़ी ओलिव को खाली निगाहों से देखती रही। उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ महसूस कर पाती, सिस्टम की सूचना फिर से सुनाई दी। डिंग, उनकी गिनती पूरी हुई। कृपया फ्लैश का उपयोग करने की पुष्टि करें। दफा हो जाओ, तुम्हारा क्या काम। यान शियाओ ने तुरंत स्किल स्टोन को अपने इन्वेंटरी में डाल दिया। थोड़ी दूर पर बाकी 4 सदस्य उसके आसपास जमा हो गए। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार ये सब ओलिव की वजह से है। यान शियाओ मुस्कुराए और अपने साथियों को दिलासा दिया। जब उसकी नजरें अनजाने में ओलिव से मिली, तो उनके बीच के गहरे बंधन ने उसकी मुस्कान को और भी खिल उठा दिया। हिलो मत, ये पुलिस की जांच है। अभी हाथ ऊपर करो। एक मोटरसाइकिल तेजी से आए और पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी जेनी हाथ में बंदूक लिए उससे कूद पड़ी और तीनों सैनिकों को 2 लात मारी। यान शियाओ के होंठ जोर से फड़फड़ाए। इतनी बुद्धि वाली कोई महिला पुलिसकर्मी कैसे बन गई? और उन तीनों बदमाशों को इनाम क्यों दिया गया? यान शियाओ ने पुलिस अधिकारी जेनी के चिकने लंबे पैरों और ऊंची एड़ी के जूतों को खाली निगाहों से देखा। ... इसके बाद जो हुआ वह सीधा साधा था। यान शियाओ और मीगी द्वारा संक्षेप में घटना का वर्णन करने के बाद तीनों सैनिकों को अधिकारी जेनी ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनके पोकेमॉन जब्त कर लिए गए। स्टील मिल के अंदरूनी हिस्से की छानबीन करते समय तीनों ने 2 लोगों को कार्यालय की कुर्सियों से बंधा हुआ पाया। स्टील मिल प्रबंधक टोटोरो और पोकेमॉन वॉच कंपनी के अध्यक्ष तेरुकी। पता चला कि तेरुकी टोटोरो के साथ दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा करने आए थे, लेकिन अचानक टीम गैलेक्टिक के हमले का शिकार हो गए। दोनों को 2 दिनों तक वहीं बांध कर रखा गया था और इस दौरान स्टील मिल के सभी संसाधनों को टीम गैलेक्टिक ने किसी नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए स्थानांतरित कर दिया था। प्रीवियस अध्याय 84, मेरे पीछे खड़े हो। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक रिव्यू सर्विस, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक्स और लिटरेचर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 85, मुझे लगता है कि आप सदी में एक बार आने वाले व्यापारिक प्रतिभा के धनी हैं। मिस जुनशा, आप आखिरकार आ गई हैं। अगर मैं जल्दी नहीं आया तो मेरी पुरानी हड्डियां टूट जाएंगी। डोडोरो आंसू में था। उन लोगों को इन 2 युवकों ने पकड़ लिया था, बस उन्हें सीधे धन्यवाद दे, जुनशा ने उन्हें खोलते हुए कहा। वहां पर युवक, तुम यानजियो हो, है ना? झाओहुई ने अचानक कहा। हो, यानजियो, जो चारों ओर देख रहा था, ने किसी को उसे बुलाते हुए सुना और मुड़ गया। मिस्टर झाओहुई, क्या आप मुझे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या हम जुकिंग शहर में नहीं मिले थे? आपने मेरे लिए फ्लायर्स देने से भी इनकार कर दिया। हो, तुम कौन हो कि दुष्ट पूंजीवादी जोकर? यानजियो ने अभी अभी बोलना समाप्त किया था और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ओह, मेरा मतलब है, आप एक सफल व्यवसायी हैं। हे। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। झाओहुई, क्या आपको मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है? उद्धरण चिन्ह। हर कोई ... थोड़ी देर बाद कुछ लोग स्टील फैक्ट्री से बाहर आ गए। जुनशा के अनुरोध पर यानजियो को अभी भी रिकॉर्ड रखने और उसे इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत थी। टैंक्सकन के कारण हुए बड़े पैमाने पर विस्फोट के कारण फूलों के खेत का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया था और कई पोकेमॉन इसकी मरम्मत में व्यस्त थे। ये देखकर ओलिवा अपने ट्रैक पर रुक गई और यानजियो की ओर देखा। यानजियो मुस्कुराया। यदि आप जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, जबकि ग्रेसिटिया के फूल अभी तक नहीं खिले हैं। मैं इस जगह को इसकी पूर्व समृद्धि में बहाल करने में सभी की मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिवा, इसने एक हंसमुख नर्म कॉल दिया और फूलों के खेत की मरम्मत करने वालों की श्रेणी में शामिल हो गया। बीज बहाने की क्षमता के साथ ओलिवा इस तरह की चीज के लिए सबसे उपयुक्त पोकेमॉन हो सकता है। फिर जीमी, मैं पहले जा रहा हूँ। मी ने जीमी पर हाथ हिलाया। क्या वह शैमी तुम्हारा नहीं है? यानजियो ने पूछा। मी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं वास्तव में इसे वश में करना चाहता हूँ। शैमी एक पोकेमॉन है जो प्रकृति से संबंधित है और वे पोकेबॉलर से बंधे नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए हर साल मैं त्यानगुआन पर्वत के पार GMI के साथ जाता हूँ और मौसम का पीछा करता हूँ और मैं हवा की गति वाले कुत्ते की गति को भी प्रशिक्षित कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोली, उसने विंड डॉग के सिर को रगड़ दिया। अच्छा ऐसा है। यानजियो थोड़ा निराश हुआ। वह मूल रूप से एक GMI को वश में करना चाहता था। 1 दर्जन मिनट बाद पुलिस स्टेशन में
ठीक है यानजियो, सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में ये आपके पुरस्कार हैं, जुनशा ने एक लिफाफा निकालते हुए कहा। अंदर 500,000 युआन का पुरस्कार और हुआईवान टाउन के मानद नागरिकों के लिए एक बैच था। इस बैच के साथ आप हुआईवान टाउन में खर्च होने वाली हर चीज़ पर 20% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, लेकिन बहन जुनशा, क्या आप मुझे एक पोकेमोन पोकेडेक्स दे सकती हैं? यानजियो ने कहा। गार्डन टाउन जैसे छोटे शहरों में पोकेडेक्स जारी करना और शुरुआती साथियों को इकट्ठा करना ज़्यादातर पोकेमोन सेंटर और पुलिस स्टेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आखिरकार विश्वकोश धारक की जानकारी को भी रिकॉर्ड करता है और पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले जन्म में आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना जाता है। हो, आपके पास अभी तक कोई संग्रह नहीं है? जुनशा एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर लापरवाही से कैबिनेट से नवीनतम सचित्र मॉडल निकाला। चलो बस इसे अपनी बहन का उपहार माने। ठीक है। बीप ट्रेनर की जानकारी पंजीकृत। यानजियो, पोकेडेक्स शुरू हो रहा है। पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद यानजियो खुशी खुशी विश्वकोश के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह अब आधिकारिक तौर पर एक प्रशिक्षक बन गया था। यानजियो, कुछ ऐसा है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्या आपके पास समय है? झाओहुई ने कहा। ठीक है अंकल, मेरे लिए एक पल रुको। यानजियो ने एमआईई को बुलाया जो मुड़ने और जाने वाला था। एमआईई, क्या आप पिछले कुछ दिनों से हुआईवान टाउन में हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं जीएमआई के एक साथ जाने का इंतजार करूंगा। तो फिर हमारे पास एक लड़ाई कैसे है? 1v1, मैं आपके विंड स्पीड डॉग को चुनौती देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कोई बात नहीं। लड़की विनम्रता से झुकी और फिर धीरे धीरे चली गई। यानजियो को अंकल झाओहुई भी पास के एक कैफे में ले गए। यहाँ बात है, मैं आपको पोकर वॉच का प्रवक्ता बनने के लिए कहना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे। यानजियो ने खुद की ओर इशारा किया और भौहें चढ़ा दी। मैं वास्तव में हैरान हूँ। हो सकता है कि पोकर वॉच ने पहले ही पूरे सिनोह को तूफान से ले लिया हो, है ना? आपने मुझे अपने प्रवक्ता के रूप में क्यों चुना? उद्धरण चिन्ह। झाओहुई हंसे। आपको वास्तव में 1 मिलियन फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर के रूप में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल मैं हमेशा से आपका अनुसरण करता रहा हूँ। मेरे विचार में आप प्रशिक्षकों के बीच एक उभरते सितारे हैं और अपने वर्तमान प्रशंसक आधार के साथ आप भविष्य में मेरी कंपनी के लिए स्थायी लाभ ला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति तेरुकी मुझे किस तरह की शर्तें दे रहे हैं। यानजियो ने गंभीरता से कहा। 3 मिलियन युआन प्रति माह हम आपके नाम के तहत प्रचार करते हैं और आपको अपने काम में जोड़ने के लिए नियमित रूप से बिक्री वीडियो शूट करने की आवश्यकता है। यह आय आपके क्षेत्र के स्तर के आधार पर बढ़ती है। चांदी 6 मिलियन, सोना 10 मिलियन, हीरा 20 मिलियन। यदि आप लिली ऑफ द वैली टूर्नामेंट में जगह बना सकते हैं तो इससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। उसके बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। यानजियो ने इन शब्दों पर विचार किया, शायद इसलिए कि उसने इस बार झाओहुई को बचाया। उसके द्वारा दी गई शर्तें काफी उदार थीं। लेकिन यानजियो भी अच्छी तरह से जानता था कि अंत में पोकर वॉच कंपनी का अभी भी सफाया हो जाएगा। क्या आपने 9वीं पीढ़ी के जूजी को देखा है? हर किसी के पास रोटोम फोन है और रोटोम के फोन के पीछे की कंपनी नेमो के माता पिता द्वारा चलाई जाती है। रोटोम फोन। क्या मेरे हाथ में रोटोम नहीं है? यानजियो ने अपने सामने झाओहुई को देखा। उनकी नज़र में राष्ट्रपति अब शुगर डैडी नहीं थे, बल्कि एक मेमना था जो वध की प्रतीक्षा कर रहा था। सच कहूं तो मैं आपकी कंपनी के उत्पादों की काफ़ी सराहना करता हूं और समर्थन पर बातचीत करना आसान है, लेकिन यानजियाओ ने बोलने में झिझकते हुए अपने शब्दों को इकट्ठा किया। पर क्या? लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि पोकेवॉच लंबे समय तक जीवित रहेगी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। इससे आपका क्या मतलब है? झाओहुई ने नाखुश होकर कहा। जल्दी मत करो, मेरा मतलब यह है कि प्रत्येक उत्पाद को पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है और संयोग से पोकरवॉच का वर्तमान रूप वास्तव में इसके विकास परिदृश्यों को सीमित करता है। जैसे ही उन्होंने बात की, यानजियो ने अपना मेट 60 निकाला। देखो, ये फ्लैगशिप टमाटर मेट 60 है जिसे मैंने खरीदा है। सैटेलाइट वीडियो कॉल, एआई रिमोट कंट्रोल, फैंसी फ्लैश फोटोग्राफी, टेलीफोटो मैक्रो और इसी तरह मूल रूप से सभी सुविधाएं अपने साथियों से बहुत आगे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैंने अपने पोकेवॉच उत्पादों में इनमें से कोई भी नहीं देखा है। एक चिबियर पोकेमोन इंटरैक्टिव तत्व होने के अलावा इसमें कोई विशेषताएं नहीं है और मानव जीवन और प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिए इसकी मदद काफी सीमित है। रुको, झाओहुई ने यानजियो को बाधित किया। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यानजियो मुस्कुराया। अंकल, मुझे लगता है कि आप तेज तर्रार हैं और आपकी एक अनोखी आंख है। आप सदी में एक बार आने वाले बिजनेस जीनियस हैं। दरअसल मेरे यहाँ एक बुद्ध है। PFFT, मेरे पास यहाँ एक उत्कृष्ट व्यावसायिक परियोजना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप जैसे युवक को अभी क्या अंतर्दृष्टि मिली है। यानजियो ने अभी प्राप्त सचित्र मैनुअल निकाला जिसमें रोटोम की प्रोफाइल प्रदर्शित हुई। रोटोम एक प्लाज्मा पोकेमोन के कोर के रूप में एक नारंगी शरीर होता है जो नीले अर्धपारदर्शी प्लाज्मा से घिरा होता है और रोटोम के हाथों के रूप में भौतिक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह विभिन्न उपकरणों में विद्युत प्रवाह में बदल जाता है और यह इसे मजाक और डराने के लिए शरीर के रूप में उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध है। उद्धरण चिन्ह। मी प्रीवियस अध्याय 85। मुझे लगता है कि आप सदी में एक बार आने वाले व्यापारिक प्रतिभा के धनी हैं। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक रिव्यू सर्विस, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक्स, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक्स और लिटरेचर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 86 शैमी का आशीर्वाद। इस पोकेमोन का आपके बताए प्रोजेक्ट से क्या संबंध है? शायद आप इसे देख लें। यानशियाओ ने एक पुरानी नोटबुक निकाली और एक पन्ना पलटा। रोटोम माइक्रोवेव ओवन, लॉन मूवर, वॉशिंग मशीन, पंखे और रेफ्रिजरेटर में प्रवेश करने पर एक बिल्कुल नए पोकेमोन में बदल जाता है जिसके गुण भी अलग होते हैं। ये जानकारी यानशियाओ को प्लूटन के छोड़े हुए बैग में मिली थी। गेम में जिस कमरे में रोटोम मिला था उसमें प्लूटन और रेडसन की नोटबुक भी थी। स्पष्ट रूप से वे ही रोटोम के खोजकर्ता थे और प्लूटन ने इस पर विस्तृत शोध किया था। हालांकि निजी कारणों से इस खोज को सार्वजनिक नहीं किया गया, बल्कि इसे अपने पास ही रखा गया, जिसका लाभ अब यानशियाओ को मिल रहा है। रोटोम के बारे में मेरे पास अभी यही जानकारी है और मेरे पास एक रोटोम भी है, यानशियाओ ने स्पष्ट लहजे में कहा।
झाओ हुई ने अचानक ऊपर देखा। आपका मतलब? आप सही कह रहे हैं। अगर रोटोम विभिन्न बिजली के उपकरणों, पोकेमोन घड़ियों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, यहाँ तक कि पोकेडेक्स में भी प्रवेश कर सकता है तो यह असंभव नहीं है ना? यान शियाओ मुस्कुराया। अगर यह सचमुच सफल हो जाता है तो मानवता पूर्ण बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर जाएगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ हुई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके हाथ थोड़े कांपने लगे और उसने नाक से जोर जोर से सांस ली। एक व्यवसायी के लिए एक नए व्यापार अवसर और एक नए चलन की खोज से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं होता। निस्संदेह यान शियाओ का भाषण पूरी तरह सफल रहा। शर्तों को समझाने से पहले ही झाओ हुई ने चिल्लाकर कहा, मैं इस परियोजना में निवेश कर रहा हूँ। कुछ मिनट बाद यान शियाओ कॉफी शॉप से बाहर निकला। उसके खाते में अब 10 मिलियन एलायंस कॉइन अतिरिक्त थे। यह उनके प्रौद्योगिकी निवेश और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए पहले महीने का अग्रिम भुगतान था। जी हाँ, उन्होंने प्लूटोन के शोध डेटा और रोटम को झाओ हुई को सौंप दिया और उनसे 20 मिलियन कॉइन प्रति माह का एंडोर्समेंट अनुबंध प्राप्त किया। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि यान शियाओ के पास मौजूद जानकारी की व्यवहार्यता की पुष्टि के बाद वह पोकेमोन कंपनी में 20% शेयरों के शेयरधारक बन जाएंगे। बेशक इसका मतलब यह भी था कि रोटम की खोज और आविष्कार के पेटेंट दोनों पक्षों के संयुक्त स्वामित्व में होंगे। यान शियाओ के लिए यह निस्संदेह एक फायदे का सौदा था। आखिरकार उनके पास शोध के लिए ज्यादा समय नहीं था और यह जानकारी उन्होंने प्लूटोन से ही प्राप्त की थी। 1 अरब से अधिक मूल्य की कंपनी में शेयरों के बदले इसे प्राप्त करना उनके लिए एक अप्रत्याशित बोनस था। कुछ और ले लें और मैं एक पौराणिक पोकेमोन खोज को अनलॉक कर सकता हूँ, यान शियाओ ने सड़क पर चलते हुए खुशी से सोचा। तभी पास की झाड़ियों से बहस की आवाज आए। तेरी माँ भाड़ में जाए, तुझे क्या लगता है तू विधवा वान पर हाथ भी लगा सकता है? वो सिर्फ मेरी है। अरे यार, तुमने ही तो मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा था। अब तू मुझे ही दोष दे रहा है कि मैंने उसका आकार बढ़ा दिया। हीन भावना महसूस कर रहे हो, है ना? तू ही तो है वो मसालेदार नाश्ता बेचने वाला जिसके बारे में बहन वान बात कर रही थी, है ना? उसे रोज अंधेरे में मसालेदार नाश्ता खिलाते हो। ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया है बच्चे। मैंने तुझे मेरे साथ सोने के लिए कहा था। अगर मैं कहूँ तो क्या तू स्वर्णी ढूंढ लेगा? तू मुझे छोटा कहकर मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे आज ही मार डालूंगा। भाड़ में जा। फिर मांस के टकराने की आवाज आए। धड़ाम धड़ाम चटक। देखो मेरा काला बाघ दिल चुराता है। बंदर आड़ू चुराता है। घातक कैंची किक। बवंडर जैसा तूफान। 1000 साल का नरसंहार। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने देखा कि ये वही 2 गैलेक्टिक टीम के सदस्य थे जो फूलों के खेत के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। ये आपस में क्यों लड़ रहे थे? ये कितने बिखरे हुए हैं। अगर मैं चीरी होती तो मैं कहती इस टीम को संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। फुफकार। यान शियाओ ने चुपचाप अपने पैर भींच लिए। ठीक है, तुम लोग लड़ो, लेकिन ये किस तरह की शैली है जो निम्न स्तर के हमलों में माहिर है? दक्षिणीमो परिवार की मुट्ठी। दुखद, बहुत दुखद। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों की हालत इतनी खराब है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यान शियाओ ने सिर हिलाया और एक नंबर डायल किया। हे ऑफिसर जेनी, यहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्दी में ये टीम गैलेक्टिक के लोग हैं। आपको जल्दी आना होगा। जी हाँ, जल्दी। अगर देर हुई तो शायद ये जेल में होंगे। कुछ मिनट बाद दोनों आदमियों को, जिनके चेहरे बुरी तरह से क्षत विक्षत थे, मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वे यान शियाओ को घूरते हुए बोले, पुलिस को तुमने बुलाया था? स्वागत है, हमारा एक ही नाम है, यंग पाइनियर्स। यान शियाओ ने बात खत्म की, मुड़ी और शान से चली गई, पीछे उन 2 आदमियों को छोड़ गई जो पुलिस की गाड़ी की लोहे की सलाखों से चिपके चीख रहे थे। अगले 2 दिनों तक यान शियाओ पोकेमोन सेंटर में नहीं रुकी। इसके बजाय वह और उसके पोकेमोन फूलों के खेत में धमाके से तबाह हुए इलाके को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने में मदद करते रहे। ये बताना जरूरी है कि उसने ओलिविया की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 10 लाख ली कॉइन और 200 मास्टर पॉइंट्स भी खर्च किए। ओलिविया लेवल 35 एडवांस्ड, टैलेंट 530 बेसिक अधिकतम 510 से ज्यादा, HP 100, अटैक 30, डिफेंस 110, स्पेशल अटैक 130, स्पेशल डिफेंस 130, स्पीड 30। नया सीखा गया मूव ट्राई अगेन। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के बाद ओलिविया के शारीरिक गुण काफी बेहतर हो गए। उसकी ऊंचाई में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पत्तों की मोटाई बढ़ गई। इसके अलावा पावर ड्रेन जैसे शक्तिशाली मूव के साथ 110 का डिफेंस काफी है। यान शियाओ स्पेशल डिफेंस, स्पेशल अटैक और HP पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। और एवोल्यूशन के बाद ओलिविया ट्राई अगेन सीख सकती है, इसलिए उसने सिस्टम शॉप से इसके लिए एक और TM खरीदा। इस समय तक जोरोआर को छोड़कर यान शियाओ के सभी पोकेमोन, मैं इसे फिर से करूंगा, कौशल सीख चुके थे। बस इतना ही, एक शब्द शिष्टाचार। स्वप्नलोक की सहायता से 5 पोकेमोन की कौशल दक्षता और गेमिंग स्तर में लगातार वृद्धि हुई। अंततः 2.5 दिन बाद दोपहर को ओलिविया की ऊर्जा से अंतिम फूल की कली धीरे से खिल उठी। आसपास के पोकेमोन ओलिविया के चारों ओर जमा हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। डिंग ने सीमित समय का मिशन शायमिन और फूलों का मैदान पूरा किया, 100 मास्टर पॉइंट्स और शायमिन का आभार प्राप्त किया। डिंग, मेजबान ने फूलों के मैदान में कई जंगली पोकेमोन का ध्यान आकर्षित किया, 38 मास्टर पॉइंट्स का इनाम मिला। मुख्य शायमिन पास आया। शायमिन, धन्यवाद यान शियाओ। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो मेरे पोकेमोन क्यों नहीं बन जाते? यान शियाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। म्याऊं, ये सुनकर कई शायमिन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो अब आपको चलना चाहिए। जवाब पहले से ही जानते हुए भी यान शियाओ निराश नहीं हुई। इसके बजाय उसने ग्रेजिडिया के फूलों का एक गुच्छा उठाया। म्याऊं, हाँ, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यान शियाओ और ओलिविया। 4 शायमिन ने यान शियाओ और ओलिविया को घेर लिया। उनकी पीठ पर तेज रोशनी चमकी, उनके कानों से सफेद पंख निकले और उनकी गर्दन के चारों ओर लाल रंग का फर जैसा एक पैच दिखाई दिया। उनके अंग लंबे हो गए और उनकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। वे अपने आकाश रूप में परिवर्तित हो गए थे। शायमिन आकाश रूप। एक समृद्ध हरी रोशनी ने यान शियाओ और ओलिविया को घेर लिया और फिर लगातार उनमें प्रवाहित होने लगी। उनके पैरों से गर्माहट उठी और यान शियाओ को शांति का अनुभव हुआ। डिंग, शायमिन के आशीर्वाद से ओलिविया ने विशेष कौशल सीड फ्लैश सीख लिया है। मेजबान के शारीरिक गुण बढ़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चौंक गया। यह इतना शक्तिशाली है। सीड फ्लैश 120 की शक्ति वाला एक विशेष आक्रमण। एक पौराणिक जीव से यही उम्मीद थी, ये वाकई अद्भुत है। म्याऊं, अच्छा, अब हम जा रहे हैं, अलविदा। सूरज डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में कई शायमिन आकाश में एक पंक्ति में खड़े हो गए, अपने साथ कृतज्ञता और प्रकृति की आभा लिए हुए दुनिया में एक चमक बिखेर रहे थे।
शायमिन शुभकामनाएं। मी अपने आर्कैनन पर सवार होकर आए। आमतौर पर शांत रहने वाली मी भी जोर से चिल्लाई शायमिन को उसकी अंतिम यात्रा पर विदा करते हुए। लंबे कान वाला खरगोश। प्रीवियस अध्याय 86 शैमी का आशीर्वाद। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 87 मीटर बनाम आर्कैनन का मुकाबला। शायमिन और बाकी सबको विदा करने के बाद फूलों का मैदान फिर से शांत हो गया। यान शियाओ ओलिविया के साथ संतुष्ट होकर पोकेमोन सेंटर लौट आया। उसने और मी ने वहीं पर लड़ाई करने का प्लान बनाया था। कुछ देर बाद दोनों युद्ध के मैदान के आमने सामने खड़े थे। मी यान शियाओ मैं तैयार हूँ। ठीक है तो तुम ही हो लोपुन्नी। आर्कैनन लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लोपुन्नी लेवल 34 आर्कैनन लेवल 43। इंटरमीडिएट एनर्जी क्यूब की मदद से लोपुन्नी का लेवल तेजी से बढ़ा लेकिन फिर भी वह आर्कैनन से काफी पीछे था। आर्कैनन एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो साइड जंप। लगभग एक साथ दोनों ने आदेश दिए। यान शियाओ को अच्छी तरह पता था कि बिना किसी बूस्ट के लोपुन्नी की सीधी गति आर्कैनन की बराबरी नहीं कर सकती लेकिन उसकी ऊर्ध्वाधर छलांग लगाने की क्षमता लोपुन्नी की खासियत थी। हालांकि एक्सट्रीम स्पीड से मिली जोर दो प्राथमिकता के साथ आर्कैनन पलक झपकते ही लोपुन्नी के ठीक नीचे आ गया मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। बाउंस को रोको मिमिक का इस्तेमाल करो फ्लेम ब्लिट्स। आदेश एक साथ फिर दिए गए। लोपुन्नी के लंबे पैर हवा में जोर से पड़े। उसके पीछे प्रकाश की एक धारा प्रकट हुई। उसकी गति अचानक बढ़ गई और उसने आसानी से भयंकर फ्लेम ब्लिट्स को चकमा दे दिया। यह मिमिक चाल एक्सट्रीम स्पीड की सफलतापूर्वक नकल थी। आर्कैनन फ्लेम थ्रोवर दोनों हवा में थे और उन्हें कोई फायदा उठाने का मौका नहीं था इसलिए आर्कैनन अपने मजबूत स्पेशल अटैक के साथ स्वाभाविक रूप से बेहतर मौका रखता था। गरज आर्कैनन दहाड़ते हुए आग का एक मोटा स्तंभ उगलने लगा जो लोपुन्नी को लगने ही वाला था। मिराकोट लोपुन्नी के सामने एक बैंगनी अवतल प्रकाश की ढाल बन गई। चूंकि इसकी दूर से हमला करने की क्षमता उतनी उत्कृष्ट नहीं थी इसलिए पिछले कुछ दिनों से यान शियाओ के प्रशिक्षण में मिराकोट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। एनिमे में मिरर रिफ्लेक्ट जेसी के वोफेर का सिग्नेचर मूव है। यहाँ तक कि यह कहावत भी है भगवान स्तर से नीचे अजय भगवान स्तर के खिलाफ एक के बाद एक। आग का फटा हुआ स्तंभ हवा में एक हल्की घुमावदार रेखा बनाते हुए वापस उछल गया। तभी यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा बनी मुड़ो और जमीन पर हमला करो। मिरो वापस उछलने के बाद और भी तेज हो चुका फ्लेम थ्रोवर जमीन पर एक गर्जना के साथ फटा जिससे धूल का बादल उठ गया। मी ने धीरे से हैरानी जताई ये देखकर कि यान शियाओ ने आर्कैनन की फ्लैश फायर क्षमता का अनुमान लगा लिया था। यान शियाओ ने भी चैन की सांस ली। सच कहूं तो ये जिम बैटल की धीमी चालों से बिल्कुल अलग था। मी की लड़ाई की गति कहीं अधिक तेज थी इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे की चालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे लगातार हमले कर रहे थे और आर्कैनन अपने उच्च स्तर के कारण बनी पर लगातार बढ़त बनाए हुए था। धड़ाम लोबक और आर्कैनन एक साथ जमीन पर उतरे आमने सामने। दोनों में लड़ने का जबरदस्त जज्बा और एक योग्य प्रतिद्वंद्वी का उत्साह झलक रहा था। लोबक के पैरों से एक हल्की तेज रोशनी निकली और यान शियाओ के चेहरे पर उनकी जानी पहचानी मुस्कान आ गई। एक बार फिर फ्लेम थ्रोवर पूरी ताकत से बूम आग का एक घना झुलसा देने वाला स्तंभ पलक झपकते ही अखाड़े के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। बेकार मैंने तो यही पढ़ा था। यान शियाओ ने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया और लोबक अचानक प्रकट हो गया। उसने बाउंस का इस्तेमाल करके पहले ही वार से बच लिया था। अब तो खेल खत्म। लोबक रेन डांस का इस्तेमाल करो। मिलो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और कुछ देर बाद अग्नि प्रकार के हमलों का नुकसान आधा हो गया। इससे आर्कैनन के मूव पूल में पहले से मौजूद फ्लेम थ्रोवर और फ्लेम थ्रोवर जैसे हमले प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गए। लेकिन जाहिर है मी के पास एक तुरुप का पत्ता था। बारिश की बूंदों के नीचे बुझती हुई लपटों से एक विशाल आग की तरह लाल कुत्ता चुपचाप निकला और बाघ जैसे हमले के साथ बनेरी पर झपटा। करीबी मुकाबला 120 की शक्ति वाला एक फाइटिंग प्रकार का शारीरिक हमला जिससे उपयोगकर्ता की रक्षा और विशेष रक्षा एक स्तर कम हो गई। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। नकल का इस्तेमाल करके इसका सीधा मुकाबला करो। बनेरी की लड़ने की भावना बढ़ गई। उसके शरीर से एक हल्की पीली रोशनी निकली। लोबक ने मुख को कानों और पैरों की बौछार कर दी। एक पैर से आर्कैनन के पंजे के हमले को रोकते हुए अपने दाहिने मुंह के और लंबे कान से कुत्ते के सिर पर वार किया। गुस्से में आकर आर्कैनन पूरी तरह बेकाबू हो गया और काटने के लिए अपने जबड़े खोल दिए। अब घूमो मिरो। लोबक का बचा हुआ बायां मुक्का कुत्ते की नाक पर लगा। उसका लंबा शरीर गति का इस्तेमाल करते हुए हवा में तेजी से घुमा और आर्कैनन के बगल में आकर दोनों पैरों से एक साथ लात मारी। आर्कैनन दर्द से चिल्लाया और बारिश की बूंदों से बने एक गड्ढे में धड़ाम से गिर पड़ा। कितना ताकतवर। मी ने भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोबक आर्कैनन के भयंकर हमले को सीधे झेल पाएगा। आखिरकार मेगा इवोल्यूशन के बाद इसे फाइटिंग टाइप मिल जाता है। लड़ने की क्षमता तो लोबक के जीन में ही समाई हुई है। उसकी हैरानी को भंपते हुए यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। और मुंह के पैर और कान दो कुत्तों के पंजों के सामने स्वाभाविक रूप से इसका पलड़ा भारी था। तो फिर आर्कैनन बार बार एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो। मी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए अपनी सबसे कुशल एक्सट्रीम स्पीड चुनी। तो खेल आधिकारिक तौर पर खत्म। लोबक नकल करो। मी उसके पैरों के नीचे से एक हल्की सी चमक फिर उठी। उसकी स्पीड बूस्ट क्षमता अब लेवल 4 पर पहुंच गई थी जिससे वह पहले से 3 गुना तेज हो गया था। लोबक के पीछे आर्कैनन का एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आर्कैनन के बगल में जबरदस्त ताकत से वार किया। भयानक गति और स्टैप क्षमता के मिले जुले प्रभाव से इस हमले की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। यह अपने पैरों से गिरकर कई मीटर दूर जा गिरा। यान शियाओ ने मुट्ठियां भींचकर ध्यान से देखा। वह लोबक की थकान महसूस कर सकता था। इतने सारे बूस्ट के साथ एक्सट्रीम स्पीड की नकल करना उसके शरीर पर बहुत भारी पड़ रहा था। मिरो लोबक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया जिससे उसकी दृढ़ आंखें दिखाई दी। वह अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाने वाला था। ठीक है लोबक नकल करते रहो। धड़ाम बूम। लोबक ने आगे बढ़कर जमीन को चीरते हुए तुरंत आर्कैनन के पेट पर जोर से वार किया और एलियूप पूरा किया। आर्कैनन अभी जमीन पर नहीं गिरा था और फिर से हवा में उछल गया। आर्कैनन अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करो। मी ने भौहें चढ़ाईं लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। यान शियाओ ने हवा में रक्षात्मक मुद्रा में खड़े आर्कैनन को घूरते हुए दांत पीसते हुए फिर से आदेश दिया नकल करो। एक बार फिर एक लंबे पैर ने आर्कैनन पर प्रहार किया जिससे उसके फर पर गहरा घाव हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लोबक खौंचते हुए जमीन पर गिरा। उसकी सहनशक्ति लगभग खत्म हो रही थी।
यान शियाओ ने धुएं में फैली परछाई को घूरा। आर्केनिन, एक ऐसा पोकेमोन जिसकी स्टैट्स में लगभग कोई कमजोरी नहीं है, अटैक, डिफेंस, स्पीड या एचपी में कोई कमी नहीं है। इसलिए इसके उच्च स्तर को देखते हुए ये पूरी तरह से संभव है कि इसने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई है। और सच में, आओ, अगले ही पल शेर या बाघ जैसी दहाड़ सुनाई दी और एक आग का साया धुएं के पर्दे को चीरता हुआ लोपुन्नी की ओर बढ़ा। उसके नारंगी लाल बाल बेतहाशा लहरा रहे थे और पलक झपकते ही आर्केनिन ने लगभग 10 मीटर की दूरी तय कर ली और लगभग लोपुन्नी से टकरा ही गया। इस मुश्किल घड़ी में इसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया और इसकी गति एक स्तर बढ़ गई। आर्केनिन के करीब आने से लोपुन्नी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके शरीर की हर मांसपेशी तुरंत तन गई। लोपुन्नी, यान शियाओ की चीख सुबह की घंटी या शाम के ढोल की तरह गूंजी, मानो मानो किसी लंबे समय से बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। धड़ाम, कुछ टूटकर बिखर गया। उसी समय लंबे कानों वाले खरगोश के पैरों के नीचे अचानक एक रोशनी चमकी जो उसकी बढ़ती गति का संकेत थी। कोष्टक जारी रहेगा। ये किताब 200,000 शब्दों तक पहुंचने वाली है और इसके शीर्षक का चयन शुरू होने वाला है। मैं फुबुकी दिसंबर में प्रतिदिन 3 अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगी। इस अवसर पर मैं आपसे विशेष रूप से सकारात्मक समीक्षाएं, पूरी किताब पढ़ना, उपहार और किताबों की सिफारिशें देकर समर्थन देने का अनुरोध करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 87 मीटर बनाम आर्केनिन का मुकाबला। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक्स और लिटरेचर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 88 उस गुण के बिना भी हम और भी मजबूत बन सकते हैं। डिंग, लोपुन्नी की स्पीड बूस्ट क्षमता पूरी तरह से जागृत हो गई है और नई टैलेंट कैप के अनुरूप हो गई है। आप टैलेंट पॉइंट जोड़ना जारी रख सकते हैं। वूश, आखिरी क्षण में लोपुन्नी ने बैकफ्लिप ब्रिज से आर्केनिन के एक्सट्रीम स्पीड हमले को चकमा दिया, फिर अपनी जगह पर घूमकर आसानी से आर्केनिन को पकड़ लिया और उसी तरह के एक्सट्रीम स्पीड हमले से उसके पेट पर वार किया। दुख भरी चीख के साथ आर्केनिन लड़ने में पूरी तरह समर्थ हो गया। डिंग, मी के खिलाफ लगातार पार्टनर ट्रेनर चुनौती सफलतापूर्वक पूरी हुई। स्पीड टैलेंट वैल्यू X50 प्राप्त हुई। डिंग, आर्केनिन की स्वीकृति प्राप्त हुई। मास्टर पॉइंट X6 प्राप्त हुए। सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार उसके कानों में बज रहे थे, लेकिन यान शियाओ को अब कोई चिंता नहीं थी। वह अखाड़े में लोपुन्नी को घूर रहा था, उसके होठों पर मुस्कान थी। लंबे कान वाली खरगोश लेवल 35 उन्नत क्षमता, गतिवृद्धि, लड़ाई में हर बारी में गति बढ़ती है, पूरी तरह जागृत। टैलेंट 520 480 के अधिकतम आधार स्तर तक पहुंच गई। HP 60 आक्रमण 120 रक्षा 70 विशेष आक्रमण 40 विशेष रक्षा 70 गति 160। लंबे कान वाली खरगोश को 20 और टैलेंट पॉइंट दिए गए, जिससे उसकी गति असाधारण स्तर पर पहुंच गई। उसके लंबे पैर और भी शक्तिशाली हो गए और उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो गई। अपने से एक स्तर ऊपर के आर्केनिन को हराने से उसका स्तर भी एक बढ़ गया, जिससे टीम की शीर्ष महिला के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। मैं रणनीति में हार गई। मी ने सिर हिलाया और आर्केनिन को वापस बुला लिया। यान शियाओ ने चुपचाप मुस्कुराया। शुरुआत में आर्केनिन के शक्तिशाली हमलों से बचने के लिए समय खरीदने और गति बढ़ाने के लिए उछाल का उपयोग करने से लेकर बाद में दूरी बनाकर उसे दूर से हमला करने के लिए उकसाने तक, फिर दूर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मिरर रिफ्लेक्ट का उपयोग करने तक, और अंत में रेन डांस का उपयोग करके उसके फायर टाइप मूव्स को पूरी तरह से निष्क्रिय करने तक। मी पूरी तरह से हार गई। फायर टाइप मूव से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूर से किए गए हमले वापस लौट गए और आमने सामने की लड़ाई में वह संख्या में कम थी। यहाँ तक कि उसकी सिग्नेचर एक्सट्रीम स्पीड भी इमिटेशन और स्पीड बूस्ट के प्रभाव से पूरी तरह से बेकार हो गई। मी ये लड़ाई निर्णायक रूप से हार गई, या यूं कहीं कि यान शियाओ द्वारा उसके मूव्स को निष्क्रिय करना इतना प्रभावी था कि आर्केनिन के पास लड़ने के सीमित विकल्प बचे। और एक बार जब लोपुन्नी की स्पीड बूस्ट पूरी तरह से काम करने लगी तो उसने पूरी लड़ाई पर अपना दबदबा बना लिया। नसजॉय से इलाज करवाने के बाद मी ने यान शियाओ को अलविदा कहा। वह शमी और अन्य लोगों के साथ माउंट क्राउन की यात्रा जारी रखने जा रही थी। मी को विदा करने के बाद यान शियाओ फ्लावर वर्ल्ड फ्लावर शॉप पर रुका और 10 लाख ली कॉइन्स के बराबर बेरीज का ऑर्डर दिया, जिससे अगले कुछ महीनों के लिए उसकी खाने पीने की समस्या पूरी तरह से हल हो गई। वैसे भी उसे मानद नागरिक की छूट मिल रही थी, तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। जब तक उसने खरीदारी पूरी की तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। यान शियाओ चलते चलते अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलने लगा। कोताई के चैनलों का इस्तेमाल करके किए गए उसके पिछले प्रचार अभियान के बाद से उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। जाहिर है, इतनी ज्यादा लोकप्रियता के साथ साथ आलोचनाएं भी हो रही थीं, जैसे कि खामियों का फायदा उठाना, गंदी चालें चलना और बेईमानी के तरीके अपनाना। अंततः बात बस इतनी थी कि यान शियाओ की क्षमताएं इतनी ज्यादा लोकप्रियता को संभाल नहीं पा रही थीं। उम्मीद है रोटोम का विकास तेजी से होगा, वरना रोज खुद वीडियो एडिट करना बहुत झंझट का काम है। यान शियाओ ने एक गहरी सांस ली और पोकेमोन सेंटर में कदम रखा। सबसे पहले उसने मी के खिलाफ लड़ाई का वीडियो पूरा करके पोस्ट किया, फिर पोकेमोन को एनर्जी क्यूब्स खिलाए। अपने सामने 5 पोकेमोन को देखकर यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। एक समय था जब ट्रेनर बनना एक दूर का सपना था, अब उसके पास 5 भरोसेमंद साथी थे। स्लॉथ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आओ। ये सुनकर नन्हा स्लॉथ जल्दी से अपना खाना खत्म करके एक जोरदार छलांग लगाकर यान शियाओ की बांह पर चढ़ गया। लगातार प्रशिक्षण के कारण वह अपनी बाहों का इस्तेमाल करने में काफी माहिर हो गया था। बेशक अपने सामान्य अंगों की तुलना में उसकी हरकतें अभी भी काफी अनाड़ी थीं। वह स्लॉथ को बाहर ले गया। यान शियाओ ने गंभीरता से एक गैस मास्क निकाला और उसे पहन लिया। तभी उसके सामने लॉन में एक गमला दिखाई दिया। तुरंत ही बासीमल की दुर्गंध हवा में फैल गई। अगर इसका वर्णन करना हो तो ये कुछ ऐसा था जैसे सालों से किसी गंदे नाले में रखे अचार की गंध हो। ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी भी गंध किसी का चेहरा पीला कर देने के लिए काफी थी। शक्तिशाली पालक, ये पूरी तरह से पका हुआ बेहतरीन गुणवत्ता वाला विशेष पालक है। इसका विशाल आकार एक औसत पोकेमोन को आधे महीने तक खिलाने के लिए काफी है। उनके सामने रखा शक्तिशाली पालक अब इतना बड़ा नहीं था कि उसे घर के अंदर रखा जा सके। सिर्फ 3 दिनों में ही ये 3 मीटर से भी अधिक लंबा हो गया था, इतना बड़ा कि 2 लोग उसे गले लगा सकें। सिस्टम की सलाह के अनुसार दिन में 10 बार पालक सिर्फ 3 दिनों के लिए काफी है। दूसरा तब तक तैयार हो जाएगा। यान शियाओ ने पीले चेहरे वाले स्लेकिंग को देखा। चलो स्लेकिंग, इसे खाओ और तुम ताकतवर हो जाओगे। स्लेकिंग ने मुश्किल से सिर हिलाया और पालक की ओर बढ़ गया।
तेज सुगंध से उसे उल्टी आने लगी। उसने कई बार अपना मुंह खोला फिर बंद कर लिया क्योंकि वह उसे खा नहीं पा रहा था। उसका छोटा सा शरीर कुछ उदास लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ चुपचाप उसे देखती रही। उसका स्वाभाविक रूप से झुका हुआ हाथ बार बार मुट्ठी बना और खोल रहा था। उनके सामने एक कठिन विकल्प था। एक बार जब वे शक्तिशाली पालक की क्षमता के लिए प्रशिक्षण लेने का फैसला कर लेते तो उन्हें इसे पूरी तरह जागृत होने तक प्रतिदिन 10 बार बिना किसी चूक के खाना पड़ता। लेकिन अब 10 बार खाना तो दूर की बात है, एक बार खाना या एक निवाला भी बेहद मुश्किल लग रहा था। स्लिगगर का अतीत पहले ही बहुत कड़वा रहा था, आखिरकार अपने जैसा प्रशिक्षक पाकर अब उसे इस तरह की यातना सहनी पड़ रही थी। यान शियाओ के होंठों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। अरे स्लिगगर, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। वह धीरे से आगे बढ़ा। उस क्षमता के बिना भी हम और मजबूत बन सकते हैं। छोटा सा शरीर थोड़ा कांपा। आलसी ने पीछे मुड़कर देखा। यान शियाओ ने बिना उनकी जानकारी के अपना गैस मास्क पहले ही हटा दिया था। कोई बात नहीं, ये गंध सचमुच बहुत भयानक है, अगर हमें इसे खाना ही पड़ता तो। अरे, आलसी अचानक चिल्लाया, अपना सिर जोर से हिलाते हुए। चमकदार बूंदें हवा में बिखर गईं। ला 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 ला, मुझे पता है, लेकिन मैं सच में आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहता हूँ। मैं किसी को रोकना नहीं चाहता। मुझे हर हाल में इतना बड़ा होना है कि हर कोई मेरी प्रशंसा करे। आलसी बूढ़े ने यान शियाओ की पतलून का पांव कसकर पकड़ लिया। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में दृढ़ विश्वास की चमक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से नीचे बैठ गया और उसका सिर अपने हाथों में थाम लिया। तो चलते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर उसने शांति से सब्जी का एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। बुदबुदाते हुए बोला, देखो यह उतना बुरा भी नहीं है। अरे, आलसी ने जोर से सिर हिलाया और एक पत्ता तोड़कर खा लिया। डॉट 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 डॉट। आधे घंटे बाद उफ हिचकी। कमरे में लगातार उल्टी की आवाज गूंज रही थी। श्रीमान यान शियाओ, क्या आप ठीक हैं? जॉय ने दरवाजा खटखटाया। नहीं, मैं ठीक हूँ, एक कमजोर धीमी आवाज आए। क्या तुम सच में ठीक हो? बेहतर होगा कि तुम दरवाजा खोलो, मुझे देखने दो। कुछ देर बाद यान शियाओ ने दरवाजा खोला। वह अब एकदम पीली पड़ गई थी, बेहद कमजोर और बेहाल। जॉय चौंक गई। क्या हुआ? उफ, उसके बोलने से पहले ही यान शियाओ ने नज़की स्कर्ट पर उल्टी कर दी। मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो। जॉय ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। फिर दरवाजे के बाहर एक लड़की के बेकाबू होकर उल्टी करने की आवाज गूंजी। प्रीवियस अध्याय 88। उस गुण के बिना भी हम और भी मजबूत बन सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक रीडर डिवाइस, बुक थीम मर्चेंडाइज, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक क्लब किट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81। यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 89 नेटिजन स्नाइपिंग। एक उच्च गुणवत्ता वाला कौवा नेता। उसी दिन नस जॉय ने यान शियाओ को पोकेमोन सेंटर से बेरहमी से बाहर निकाल दिया। कारण सीधा साधा था, अगर वह और देर रुकता तो शायद उसे बड़े पैमाने पर उल्टी हो जाती। उफ, कितनी छोटी सोच वाली औरत है, बस मैंने तुम्हारी स्कर्ट पर उल्टी कर दी, कितनी कंजूस हो। यान शियाओ ने मुंह बनाया, अपना सामान पैक किया और अखाड़े की ओर चल पड़ा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन कई घंटों के संघर्ष के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गया। वह तब तक उल्टी करता रहा जब तक उसे इसकी आदत नहीं हो गई। इंसानों की अनुकूलन क्षमता वाकई अद्भुत है। आज की चुनौती, फ्लावर गार्डन अखाड़े में लगातार 2 जीत। कोई मुझे चुनौती देना चाहता है? कांस्य स्तर। जाने से पहले ही यान शियाओ ने सोशल मीडिया पर एक नया अपडेट पोस्ट कर दिया था। कई प्रशंसकों ने उसे स्नाइप करने की इच्छा जताई। वाह, बगब्रो फिर से अखाड़े में लड़ने जा रहा है, देखने का बेसब्री से इंतजार है। जाओ सब लोग, यान शियाओ को स्नाइप करो। मेरी फ्लाइट लेट हो गई है। जो लोग आ चुके हैं कृपया यान शियाओ के प्रशंसकों से कहें कि वे 2.5 दिन तक मेरा इंतजार करें। फ्लावर गार्डन टाउन, मैं तो वही हूँ। शियाओ, अगर मैंने तुम्हें नहीं हराया तो तुम्हारी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद यान शियाओ फ्लावर गार्डन टाउन के अखाड़े में पहुंच गया। फ्लावर गार्डन टाउन में एक ग्रैंड कॉन्टेस्ट चल रहा है और अखाड़े की तैयारी चल रही है, इसलिए दैनिक चुनौती का समय काफी कम कर दिया गया है। हालांकि इससे ग्रैंड कॉन्टेस्ट के कई दर्शक आकर्षित हुए हैं, जिससे लड़ाइयों के पुरस्कार बढ़ गए हैं। कृपया मेरे लिए 2 कांस्य स्तरीय लड़ाइयां आरक्षित कर दें। ठीक है, आपके नंबर 369 और 957 हैं। कृपया तैयारी कक्ष में प्रतीक्षा करें। यान शियाओ प्रतीक्षा कक्ष में गया और पहले से ही अपना सामान पहन लिया। उसने योजना बनाई थी कि लेजी बोन्स और जोरोआ को अखाड़े में अभ्यास कराया जाए। दोनों नन्हे मुन्नों ने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उनमें औपचारिक युद्ध अनुभव की कमी थी। जोरुआ के आनुवंशिक गुण पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, जिससे प्रशिक्षण और भी अधिक प्रभावी हो गया। दूसरी ओर स्लेकर पूरी तरह से मेहनती था, खुद पर लगातार कठोर रहता था, हमेशा सबसे आखिर में आराम करता था और सबसे पहले उठता था। यहाँ तक कि उलोंग, जो हर दिन एक ही समय पर सूर्योदय देखता था, भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यान शियाओ ने यह सब देखा और आशा की कि स्लेकर को वह मिल जाए जिसकी उसे चाह थी। पोकेमोन गेट डेज। डिंग डिंग डिंग। यान शियाओ का फोन बजा। झाओ हुई का फोन था। हे अंकल यान शियाओ, बहुत अच्छी खबर, हमारे रोटों का पेशेवर परीक्षण पूरा हो गया है। सभी फंक्शन एकदम सही हैं और यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों में एकीकृत होने के लिए सिद्ध हो चुका है। मैंने पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया है। कई कंपनियां मुझसे संपर्क कर रही हैं, पेटेंट खरीदना चाहती हैं और सबसे बड़ी पेशकश 2 अरब तक पहुंच गई है। ओह क्या तुम उत्साहित नहीं हो? उत्साहित, बहुत उत्साहित। और फिर अभी मुनाफा कमाने में बहुत समय लगेगा, यान शियाओ ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या उसे सैद्धांतिक प्रमाण चाहिए? उसे पैसा चाहिए? पैसा? ओह तुम तो बड़े शांत हो बच्चे। ठीक है, मैं अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए तो मैं दूसरी कंपनियों से वित्तपोषण स्वीकार कर सकता हूँ। मैं तुमसे तब इस बारे में बात करूंगा। बचे हुए 10 मिलियन का भुगतान और 20% इक्विटी तुम्हारे नाम पर स्थानांतरित कर दी गई है। जब समय मिले तो इसे देख लेना। ठीक है। यान शियाओ ने फोन काट दिया। आखिर पैसा तो पैसा ही होता है, मुफ्त में मिलता है। प्रतियोगी संख्या 369 और 258, कृपया अपने द्वंद्व युद्ध की तैयारी के लिए युद्ध क्षेत्र में आएं। लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई और यान शियाओ खड़ा हो गया।
उसके साथ एक दुबला पतला पीला चेहरा लिए लड़का भी खड़ा हो गया। उसका चेहरा थोड़ा बीमार लग रहा था, मानो वह कुपोषित हो। नमस्ते यान शियाओ, मेरा नाम ड्रैगन टर्टल है। मैं आपका प्रशंसक हूँ और आज खास तौर पर आपको चुनौती देने आया हूँ। यान शियाओ चौंक गया। ड्रैगन टर्टल, एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर? हे, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ड्रैगन टर्टल मुस्कुराया, मुड़ा और मंच पर चढ़ गया। कुछ ही देर में दोनों युद्ध क्षेत्र के आमने सामने खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज गूंजी, ये मुकाबला बगब्रो उपनाम वाले प्रतिभाशाली यान शियाओ और डार्क टाइप पोकेमोन पर केंद्रित ड्रैगन टर्टल के बीच है। यान शियाओ की तुलना में ड्रैगन टर्टल ने पहले डेब्यू किया था। आज वह कौन सी रणनीति अपनाएगा, हमें देखना होगा। कृपया अपने पोकेमोन को मैदान में उतारें। रेफरी के इशारे पर दो पोके बॉल एक साथ फेंकी गईं। जाओ स्लेकिंग, मैं तुम्हें चुनता हूँ। क्रोहेड। क्रोहेड लेवल 31 एडवांस्ड, स्लेकिंग लेवल 19 शुरुआती। वाह, स्लेकिंग को अखाड़े में आते देख दर्शक दंग रह गए। ये स्लेकिंग है? क्या कोई सच में लड़ाई में स्लेकिंग का इस्तेमाल करता है? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्लेकिंग के पिछले पैर। कमेंटेटर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अखाड़े में शंकाओं का शोर गूंज उठा। चर्चा का केंद्र मुख्य रूप से स्लेकिंग ही था। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम चैट कीबोर्ड योद्धाओं की टिप्पणियों से भर गई। क्या यह आलसी सच में लड़ सकता है? ये तो शायद मजाक है। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या एक अपाहिज को आराम नहीं करना चाहिए? यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, इसे उड़ने वाले से लड़ना है, लेकिन ये तो अपाहिज है। लड़ने का क्या मतलब? हार मान लो। यहाँ तक कि मैं, जो 10 साल से इसका प्रशंसक हूँ, अब संदेह करने लगा हूँ। उम्मीद है यह हार इतनी अपमानजनक न हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे, आलसी ने चारों ओर देखा। उसकी ओर देखने वालों में से किसी की भी निगाहें समर्थन में नहीं थीं। आलसी, आत्मविश्वास रखो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। दूसरों की राय तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती। बलवानों का रास्ता हमेशा अकेला होता है। तुम्हारे जैसे जो लोग केवल जमीन पर पड़े रह सकते हैं, उनकी तुलना में तुम कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अरे, यान शियाओ की बातें सुनकर आलसी का चेहरा बदल गया। हाँ, इसके लड़ने का कारण उंगली उठाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि इसके पीछे खड़ा लड़का था और अपनी किस्मत पलटना था। भले ही तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि आलसी कौवा नेता का मुकाबला नहीं कर सकता, ड्रैगन कछुए ने स्पष्ट रूप से कहा। यान शियाओ मुस्कुराया, तो चलो कोशिश करते हैं। कौवा नेता, विद्युत चुंबकीय तरंग। आलसी, बचो। कौवा नेता के सामने एक कमजोर धारा छोड़ी गई। ये देखकर आलसी ने मुंह के जमीन पर पटके और हवा में उछलकर दूरी कम करने की कोशिश की। गंभीर हो जाओ कौवा नेता, विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ो। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अब थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करो। हवा में खो जाने के कारण लेज़ीबोन्स हिल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे इस मौके का फायदा उठाकर पहले से ही हमला करना पड़ा। विद्युत चुंबकीय तरंग ने अपना निशाना साधा और लेज़ीबोन्स के शरीर में बिजली की लहर दौड़ा दी। उसी क्षण बिजली से कड़कता हुआ उसका मुक्का जोर से बाहर निकला। स्विश, क्रोलीडर ने अपने पंख फड़फड़ाए और कुछ इंच ऊपर उठा। बिजली का मुक्का उसके पेट को छूते हुए निकल गया। अच्छा, ऐसे झांसा दो। लेज़ीबोन्स, अपनी आंखें बंद करो। यान शियाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन विपत्ति अकेले नहीं आती। अचानक बिजली लेज़ीबोन्स के शरीर में दौड़ गई और उसे लकवा मार गया। क्रोलीडर के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसने जानबूझकर अपने पंख फैलाकर उसकी कमजोरी को उजागर किया। ये देखकर लेज़ीबोन्स तुरंत गुस्से में आ गया। उसके पैरों के नीचे हमले की एक तेज रोशनी दिखाई दी और वह तुरंत भ्रमित हो गया। झांसा प्रतिद्वंद्वी को क्रोधित करता है, भ्रमित करता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। यान शियाओ के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। हे भगवान, क्या ये सच में इतना गंदा है? ड्रैगन टर्टल मुस्कुराया। हे, मैंने ये तुमसे ही सीखा है। ये तुम्हारी बग एक्सप्लॉइटिंग तकनीकों से कहीं घटिया है। प्रीवियस अध्याय 89, नेटिजन स्नाइपिंग, एक उच्च गुणवत्ता वाला कौवा नेता। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 90, जाओ और खुद को साबित करो। सुस्त तो बिल्कुल पंगु और भ्रमित है। यान शियाओ के लिए स्थिति बेहद प्रतिकूल है। कमेंटेटर की आवाज अखाड़े में गूंज उठी और दर्शक भी चर्चा में मशगूल थे। प्रतिकूल होने का क्या मतलब? इस सुस्त के पास पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं है। स्पैरो ईटर, यान शियाओ की जीत का सिलसिला शायद अब खत्म होने वाला है। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? ये सुस्त बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखा रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे यान शियाओ, मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, वरना बाद में तुम्हारी और भी बुरी हार होगी। कछुआ मुस्कुराया, या फिर तुम अब भी मेरे पास आने और तुम्हें पासा पलटने का मौका देने का इंतजार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ की निगाहें शांत रहीं। उसने उसे अनसुना कर दिया। उबाओ, तो मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दूंगा। क्रो, हेज का इस्तेमाल करो, फिर दूरी बनाकर पूरी ताकत से एयर स्लैश करो। हेज एक गहरे कोहरे का उपयोग करके सभी पोकेमोन के स्टैट्स में हुए बदलावों को शून्य पर रीसेट कर देता है। इस तरह स्लेकर को झांसा देकर मिला अटैक स्टैट्स का बूस्ट गायब हो गया। एयर स्लैश एक फ्लाइंग टाइप स्पेशल अटैक मूव जिसकी शक्ति 75 है, एक ऐसा वार जो आसमान को चीर सकता है और जिससे विरोधी के चौंकने की संभावना रहती है। कौवे के सिर वाले जीव ने अपनी चोंच खोली और काला कोहरा छोड़ा, जिससे पूरा मैदान ढक गया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठा और आसमान से एक जबरदस्त एयर स्लैश छोड़ा। बूम, जमीन थोड़ी कांपी और धूल उड़ उठी। अचानक यान शियाओ के होंठों पर मुस्कान आ गई। लेज़ीबोन्स, यौन का इस्तेमाल करो। लेज़ीबोन्स किसी तरह मैदान के किनारे तक पहुंच गया था। एक लंबी जम्हाई लेने के बाद नींद का एक बुलबुला हवा में फूट पड़ा और कौवे के सिर वाले प्राणी की पलकें भारी हो गईं। जम्हाई प्रतिद्वंदी को नींद आने लगती है और वह अगले मोड़ पर सो जाता है। ये चाल आलसी परिवार की खास कला थी और यान शियाओ ने अपने गहन प्रशिक्षण से इसे पूरी तरह से सीख लिया था। कब? ड्रैगन टर्टल ने हैरानी से कहा और तुरंत आदेश दिया, जल्दी करो, एयर स्लैश का इस्तेमाल जारी रखो। स्विश, क्रोहेड ने एक बार फिर तेज हवा का ब्लेड बनाया। यान शियाओ ने सिर हिलाया, अब बस सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो। वूश, आलसी दो हिस्सों में बन गया, जिनमें से एक हिस्सा सीधे एयर स्लैश से टकराया और हवा में ही फट गया। असंभव। लकवा और भ्रम की दोहरी असामान्यताओं के साथ साथ आलसी स्वभाव के बावजूद आलसी दो कौशलों का लगातार इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ड्रैगन टर्टल चिल्लाया। क्योंकि मेरे आलसी का दिल हीरे का है। भला एक साधारण असामान्य स्थिति इसे कैसे झेल सकती है?
यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जाओ आलसी एंडोरेंस का इस्तेमाल करो। कौवे के सिर ने जम्हा ली, जिससे वह नींद की अवस्था में चला गया और असहाय होकर आकाश से नीचे गिर पड़ा। दूसरी ओर आलसी ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी और हवा में उछल पड़ा। बूम, उसकी मोटी भुजाएं हवा में टकराईं, दोनों मुट्ठियां एक बाएं और एक दाएं एक साथ कौवे के सिर पर लगीं। लकवाग्रस्त होने के बावजूद उसकी शक्ति पूरी 140 थी। स्टैब बूस्ट के साथ ये बढ़कर 210 हो गई। अंत में थंडर पंच से इसे खत्म। वूश, स्लिगर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊपर उठाई, उस पर बिजली जमा हो रही थी। हालांकि उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर बिजली कड़कने लगी। हे भगवान, क्या ये सचमुच आलसी है? यह एक ऐसा चमत्कार करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन हम मौके पर ही इसका लकवा और भ्रम एक साथ शुरू हो गए। लगता है भाग्य की देवी इस पर मेहरबान नहीं हुई। शाबाश कौवे के सरदार, उठो, कछुए ने मौका देखकर चिल्लाया। यान शियाओ ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी निगाहें हवा से एक साथ गिरते हुए दो पोकेमोन पर टिकी थीं। स्लेकर का चेहरा पागलपन से भरा हुआ था, लकवे के असर से उसका सिर तेजी से सुस्त होता जा रहा था और वह जमीन पर गिरने ही वाला था। चलो स्लेकर, चलो, तुम कर सकते हो, छोटे स्लेकर, तुम कमाल हो। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट उसके कानों तक पहुंची। स्लेकर की आंखों में छाई धुंधली रोशनी में बदलने लगी। वह अपनी प्रबल इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह जानता था, वह लड़का जिसने इतने सारे अच्छे विकल्प छोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार किया था, वह लड़का जिसने उसके साथ रहने के कारण इतना संदेह सहा था, उसे देख रहा था। यह उसे कैसे निराश कर सकता था? गर्जना गरजते हुए उसकी आंखें फिर से साफ हो गईं। अराजकता दूर हो गई। उसी समय उसके दाहिने थंडर पंच में लकवाग्रस्त करने वाली शक्ति एकत्रित होने लगी और उसके अकड़े हुए अंग सामान्य हो गए। जाओ आलस, जाओ और खुद को साबित करो, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए धीरे से आह भरी। अत्यंत प्रभावी थंडर पंच कौवे की छाती पर लगा और दोनों पोकेमोन अंततः जमीन पर गिर पड़े। धमाका, कुछ ही क्षणों में धूल छट गई और आलस जमीन पर सीधा खड़ा था। उसके बगल में कौवा पूरी तरह से बेबस पड़ा था। गर्जना, मैदान पर मौजूद केवल उस एक व्यक्ति और आलस के लिए जोरदार जयकार हुई। डॉट 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 डिंग, 2 रैंकों में सफल चुनौती, 25 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। स्लॉथ ने थंडर पंच तकनीक में महारत हासिल कर ली है, उसकी दक्षता मास्टर स्तर तक बढ़ गई है। प्रतीक्षा कक्ष में यान शियाओ ने सिस्टम की सूचना सुनी। वह मुस्कुराया और स्लेकिंग को एक शानदार इंटरमीडिएट एनर्जी क्यूब दिया। हे, स्लॉथ ने उसे चबाया, उसकी आंखें आधी बंद थीं। रोल को हराने के बाद उसने शुरुआती और मध्यवर्ती स्तरों के बीच की सीमा पार कर ली थी और 21वें स्तर पर पहुंच गया था। अब वह इंटरमीडिएट एनर्जी क्यूब से प्रशिक्षण के लिए तैयार था। स्लॉथ ने आखिरी एनर्जी क्यूब को अपने मुंह में डाला, थोड़ा चौंकते हुए। तुरंत ही एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। इस रोमांचक दृश्य ने तुरंत कई प्रशिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। यान शियाओ ने भी उम्मीद भरी नजरों से देखा। गेम में स्लेकिंग 18वें लेवल पर एपिक्सिस में विकसित होता है। यद्यपि यान शियाओ के पोकेमोन का विकास थोड़ा देर से हुआ, लेकिन एक स्लेकिंग के रूप में अपनी क्षमता साबित करना और एक क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल करना कुछ हद तक सुरक्षित स्लेकिंग के लिए बहुत मायने रखता था। कुछ ही क्षणों में प्रकाश क्षीण हो गया और यान शियाओ के सामने एक बिल्कुल नया पोकेमोन प्रकट हुआ। उसके भूरे भूरे फर की जगह अब उसका पूरा शरीर बर्फ जैसे सफेद रंग से ढका हुआ था और उसके सिर पर बालों का गुच्छा चमकीला लाल हो गया था। उसकी पीठ पर भूरी धरियां अभी भी मौजूद थी और एक छोटी बर्फ जैसी सफेद पूंछ उगाई थी। उसकी मोटी लंबी भुजाएं और नुकीले पंजे अद्वितीय विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उसके पहले से ही घायल और कमजोर पैर अब उसके बर्फ जैसे सफेद फर के नीचे दबे हुए थे और उसका पूरा शरीर उसकी 2 भुजाओं के सहारे टिका हुआ था, जिससे वह दारुमा बबून जैसा दिखता था। हाइपरएक्टिव वेब लेवल 24 मध्यम क्षमता हरक्यूलिस बेसिक अवेकनिंग, इसमें बरसेक हरक्यूलिस जीन मौजूद है, जिससे शारीरिक शक्ति 20% बढ़ जाती है। टैलेंट 440 बेस स्टेट अधिकतम 440, HP 80, आक्रमण 133, रक्षा 70, विशेष आक्रमण 85, विशेष रक्षा 70, गति 2, मित्रता 190, धारित वस्तु कोई नहीं, चालें निपुण हैमर एरियल एस, निपुण स्लैक ऑफ स्लैश ट्राई अगेन थंडर पंच आइस पंच एंड्योर यॉन सब्स्टिट्यूट, सीखे हुए कस डार्क स्ट्राइक फायर पंच फोकस होल्ड ऑन एमनेसिया एबिसल थ्रस्ट। विवरण, एक अति सक्रिय बंदर जिसने अपने संदेहों पर विजय प्राप्त की और हीन भावना को त्याग दिया और अपने पिछले अंगों का बलिदान करके अपने भीतर अदम्य शक्ति प्राप्त कर ली। अग्रपातों का उपयोग करना और अपनी आनुवंशिक जानकारी में दर्ज कुछ गतिविधियों को सीखना। डॉट 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 कोष्टक जारी रहेगा। अति सक्रिय वानर प्रीवियस अध्याय 90 जाओ और खुद को साबित करो। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक रिव्यू सर्विस बुक क्लब किट बुक्स रैंडम नॉवल जनरेटर हिस्ट्री डिजिटल बुक लाइब्रेरी डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 91 रिपोर्ट कोई धोखा दे रहा है। बधाई हो अतिसक्रिय वानर। यान शियाओ ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। विकसित अतिसक्रिय वानर अपने पैर कमजोर होने के बावजूद पूरे 1.5 मीटर लंबा था। स्पष्ट रूप से शक्तिशाली पालक की मदद से इसकी वृद्धि अपनी प्रजाति से कहीं अधिक थी। हे अतिसक्रिय वानर ने अचानक यान शियाओ को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। उफ, छोड़ो, तुम मुझे घुटन महसूस करा रहे हो, यान शियाओ चिल्लाया, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज भी सुनाई दी। हे अतिसक्रिय वानर ने उसे जल्दी से नीचे उतार दिया और अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। कोई बात नहीं, तुम्हें अभी और अभ्यास करने और अपनी विकसित शक्ति का जल्द से जल्द अभ्यस्त होने की जरूरत है। ये कहकर यान शियाओ ने उस बड़े वानर को दूर कर दिया और फिर अपने अर्जित प्रतिभा अंकों को आक्रमण विशेषता में आवंटित कर दिया। लगता है शक्तिशाली स्लेकिंग का प्रशिक्षण शुरू में सफल रहा है। उसकी आक्रमण क्षमता 133 है। अपनी टीम के समर्थन से यान शियाओ 6 में से 3 चुनने वाले मुकाबले के लिए पहले से ही उत्साहित था। जैसे ही वह सपने देख रहा था, ड्रैगन टर्टल पास आया। यान शियाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्लेकिंग जैसे पोकेमोन को भी तैयार कर सकते हो। आज मैं हार मानता हूँ, मैं जा रहा हूँ, अगली बार फिर से तुमसे मुकाबला करूंगा। यान शियाओ ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा, कभी भी मैं आऊंगा। ठीक है डॉट 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 जल्द ही दूसरा मुकाबला शुरू हो गया। इस बार उसका प्रतिद्वंदी एक लेवल 28 की शाइनी मादा माचम थी। वह माचम जिसमें गार्ड क्षमता नहीं थी।
यान शियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला शाइनी पोकेमोन ये होगा। उसका प्रशिक्षक एक दुबला पतला दिखने वाला युवक था, जिसे देखकर यान शियाओ के रोंगटे खड़े हो गए। जाओ लोपुन्नी, मचैम्प, अब ये तुम्हारा है। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। नॉर्मल टाइप के प्रतिद्वंदी लोपुन्नी का सामना करते हुए मचैम्प खुशी से झूम उठा और ब्रिक ब्रेक से उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस भयंकर हमले के सामने लोपुन्नी टस से मस नहीं हुआ। मचैम्प ने अपने शक्तिशाली हाथ को तलवार की तरह घुमाया, लेकिन वह लोपुन्नी के शरीर को भेद गया। मचैम्प अचंभित रह गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं इतना ताकतवर हूँ? क्या मैं इसे सीधे मुंह से भेद सकता हूँ? यह क्या हो रहा है? इतना असरदार ब्रिक ब्रेक भी आर पार हो गया। क्या लोपुन्नी घोस्ट टाइप का है? पूरा अखाड़ा शोरगुल से भर गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं तो दंग रह गया। यह क्या हो रहा है? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। क्या पहली कक्षा में हमारे शिक्षक ने जो टाइप चार्ट पढ़ाया था वह गलत था? नॉर्मल टाइप के पोकेमोन फाइटिंग टाइप के पोकेमोन से अप्रभावित रहते हैं, है ना? घबराओ मत। ऐसे समय में आपको साहसी अनुमान लगाने और उनकी सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट करो, इस मैच में कोई धोखा दे रहा है। मेरा सुझाव है कि मुझे ये चीट इस्तेमाल करने दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ की आंखों में मुस्कान चमक उठी। लोपुन्नी, फॉस्फोफ्लेयर का इस्तेमाल करो। फॉस्फोफ्लेयर विरोधी को एक चिपचिपी लौ से जलाता है, जिससे प्रत्येक बारी में उसकी एचपी कम होती जाती है और उसका अटैक आधा हो जाता है। एक भूतिया नीली लौ निकली और उसने अचेत मचैम्प पर सफलतापूर्वक प्रहार किया। नेस्टी प्लॉट का इस्तेमाल करो। नेस्टी प्लॉट मानसिक ऊर्जा से मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, जिससे स्पेशल अटैक अस्थायी रूप से 2 स्तर बढ़ जाता है। बस खड़े मत रहो मचैम्प। अगर फाइटिंग टाइप मूव्स काम नहीं करते तो नॉर्मल टाइप का इस्तेमाल करो। मचैम्प का इस्तेमाल करो। मचैम्प दहाड़ा। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने अपनी चारों भुजाओं को जबरदस्त ताकत से बाहर की ओर घुमाया। मचंकी ने मचंकी का इस्तेमाल किया। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या इस बार इसका हमला कारगर होगा? स्विश। 4 भुजाएं फिर से लंबे कान वाले खरगोश के शरीर में घुस गईं। हे लंबे कान वाले खरगोश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसकी इच्छा शक्ति बढ़ गई और उसका विशेष हमला बहुत तेज हो गया। यान शियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इसे खत्म करो साइकिक। जोरुआ। लंबे कान वाले खरगोश। ओह नहीं, असल में यह जोरुआ था। दहाड़ा। उसकी मानसिक शक्ति शून्य में प्रकट हुई और मचैम्प की छाती पर जोरदार प्रहार किया। मचंकी। एक चीख के साथ मचैम्प वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें मच्छर की कुंडलियों जैसी हो गईं। मचैम्प लड़ने में असमर्थ है। लंबे कान वाला खरगोश जीत गया। रेफरी ने झंडा लहराने से पहले कुछ देर सोचा। धोखा। ये तो पक्का फिक्स मैच है। ये क्या है? ये तो नामुमकिन है। पूरी जांच जरूरी है। बगब्रो ने फिर से किसी बग का फायदा उठाया होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शक शक जाहिर करने लगे। कृपया शांत हो जाए। एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है और हमें यान शियाओ के पोकेमोन की जांच करनी होगी। होस्ट ने दर्शकों को आश्वस्त करते हुए एक वाजिब अनुरोध किया। यान शियाओ ने मना नहीं किया और माइक ले लिया। ठीक है जोरोक, सबको नमस्कार करो। जोरुआ। लंबे कान वाला खरगोश धीरे से चहका और पलक झपकते ही एक छोटी बुरी सफेद लोमड़ी में बदल गया। यान शियाओ के कंधे पर कूद गया और प्यार से उसे सहलाने लगा। अरे ये क्या कह रहा है? ये है जोरोक। अगर ये जोरोक है तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये जोरोक पोकेडेक्स वाले से अलग क्यों है? वाह कितना प्यारा, कितना सुंदर, मुझे ये चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अनोखा जोरोक है। भूत प्रकार के विषयों से जहर खाने के कारण ये एक विशेष भूत प्रकार का पोकेमोन बन गया है। डॉट 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 डॉट। ईश्वर और नगर ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान। सफेद लैब कोट पहने एक बुजुर्ग महिला झुकी हुई कमर के साथ एक टूटे हुए शिलालेख को समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत पुराने समय में शिनकागे नाम का एक कस्बा था। कुछ समय बाद उसके निवासी तितर बितर हो गए और शिनकागे नाम का जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। एक अज्ञात समय के बाद सिन्हो के ग्रैंड मास्टर की पूजा करने वाले लोगों का एक समूह समुद्र पार करके यहाँ पहुंचा। वे 2 गुटों में बढ़ गए जो अलग अलग सिन्हो ग्रैंड मास्टर की पूजा करते थे और इस तरह संघर्ष शुरू हो गया। अपनी वैधता साबित करने के लिए दोनों गुटों ने खुद को शिनकागे के लोग कहना शुरू कर दिया। प्रोफेसर मस्टर्ड, जो सिन्हो की पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का अध्ययन करने में मग्न थी, सिंथिया की दादी धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। ये कहानी तो काफी दिलचस्प लग रही है। शिनकागे कस्बे का पुराना नाम यही था, है ना? कैजुअल कपड़ों में सजी सिंथिया ने अपने सुनहरे बालों को संवारते हुए पूछा। वैसे सिन्हो के इस इलाके का एक और नाम हुआ करता था, वॉश ग्रीन। प्राचीन कहानियां वाकई दिलचस्प होती हैं। मेरा मन कर रहा है कि काम छोड़कर कुछ प्राचीन खंडहर देखने चलूं। सिम्बिडियम मुस्कुराई। तो आज घर क्यों आए हो? क्या मैं बिना किसी कारण के घर नहीं आ सकती? सिंडाकुल ने बात बदल दी। तुम लीग के वो बूढ़े लोग बाद में फिर मुझे परेशान करोगे। सिम्बिडियम ने सिर हिलाया। सिंडाकुल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। काम से छुट्टी, मिशन पूरा हुआ। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही लड़ाई पर पड़ी। थोड़ी चौंककर उसने पूछा, दादी क्या जोरोआ का कोई सफेद और नारंगी रंग वाला रूप भी है? और क्या वो घोस्ट टाइप का भी है? मुझे याद है कि ग्रीन एरा में ऐसा एक रूप था, लेकिन आधुनिक युग में वह विलुप्त हो गया। तुम अचानक इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मस्टर्ड ऑर्किड ने उसकी ओर देखा। बैम्बू ऑर्किड ने टीवी पर छोटे से सफेद लोमड़ी को पकड़े हुए लड़के की ओर इशारा किया। मस्टर्ड ऑर्किड, ये ग्रीन एरा का जोरोआ है। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच जोरोआ के घोस्ट टाइप होने की पुष्टि होने के बाद यान शियाओ ने एक बार फिर सबको प्रभावित किया। जोरोआ वैसे भी एक बेहद दुर्लभ पोकेमोन है और यान शियाओ के पास उसका विशेष रूप देखकर कई नेटिजन ईर्ष्या करने लगे। कितनी प्यारी छोटी लोमड़ी है, मैं इसे चूस लेना चाहती हूँ। एक बार चूसना काफी नहीं, जोर से चूसना होगा। अपने पैर चौड़े कर लो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये फेरी फैनेटिक होने का क्या मतलब है? मजेदार बात यह है कि घोस्ट टाइप पोकेमोन को ज्यादा चूसने से वो तुरंत मर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखते देखते यान शियाओ ने अपना फोन रख दिया और आज के बैटल रिवॉर्ड लेने के लिए काउंटर पर चला गया। हेलो मिस्टर यान शियाओ, आज के बैटल में आपको 687 लीग कॉइंस मिले हैं जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ठीक है। सच कहूं तो इतने सारे फैंस के साथ ये पैसे कमाना बहुत आसान है। सिंथिया, जोरोक और जोरोक। प्रीवियस अध्याय 91 रिपोर्ट, कोई धोखा दे रहा है। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन।
बुक्स और लिटरेचर, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई बुक रीडर डिवाइस, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 92 अध्ययन की रात। अखाड़े में अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद यान शियाओ ने अपना सामान पैक किया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार वह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। असल में उसे पूर्व की ओर शाश्वत वन जाना था, लेकिन उसकी टोमेटो में 60 पर मौजूद भूभाग मानचित्र के अनुसार यान शियाओ को उत्तर पश्चिमी तट पर लोरेना की तस्वीर में दिखाई गई चट्टान मिल गई। बहादुर ईगल, उम्मीद है कि यह मुझे संतुष्ट करेगा। यान शियाओ ने डूबते सूरज को देखा, एक्सीलरेटर दबाया और उसकी साइकिल तेजी से आगे बढ़ गई। पूरे 2 घंटे की सवारी के बाद आखिरकार उसे सिन्हो क्षेत्र का पश्चिमी तट दिखाई दिया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, डूबते सूरज की केवल एक पतली सी किरण बची रही और चांदनी ने आकाश को नहला दिया, जिससे एक स्वप्निल दुनिया बन गई। किनारे की महीन रेत में गहरे समुद्र का प्रतिबिंब एक अनोखी चमक के साथ दिखाई दे रहा था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, लंबे पंखों वाले सीगल ऊपर उड़ रहे थे और एक हल्की शाम की हवा उसे सहला रही थी, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन गया था। सचमुच समुद्र का नजारा बेहद खूबसूरत है। यान शियाओ ने हल्की नमकीन हवा में गहरी सांस ली और किनारे से कुछ दूरी पर अपना डेरा डाला। जल्दी और आसानी से खाना खाने के बाद उसने जानवरों को नए प्रशिक्षण कार्य सौंपे। लंबे कान वाले खरगोश, समुद्र के पानी को अपनी छाती तक फैलने दो और ब्लैक आयरन बॉल के साथ अपने फ्लाइंग किक और स्पिरिट पंच का अभ्यास करते रहो। निर्वात क्षेत्र से समुद्र के पानी को बाहर निकालने की कोशिश करो। ओलिवा, लंबे कान वाले खरगोश के हमलों को रोकने के लिए एक रिफ्लेक्टर लगाओ और साथ ही अपने स्टैंड का अभ्यास करो। ध्यान करने के बाद अपने साइकिक फील्ड को अधिकतम सीमा तक सक्रिय करो। फिर समुद्र की सतह पर मेगा साउंड का उपयोग करके एक समान लहरें बनाओ और ध्वनि तरंग के फैलाव को जितना हो सके उतना बढ़ाओ। अति सक्रिय बंदर, अपने बाएं हाथ से आइस पंच का अभ्यास करो। समुद्र के पानी को एक समान गोले में जमाने की कोशिश करो। अपने दाहिने हाथ से फायर पंच का अभ्यास करो और एक निश्चित सीमा के भीतर समुद्र के पानी को उबालने की कोशिश करो। जोरुआ, अपने स्टैंड का इस्तेमाल करने के बाद अपनी शारीरिक स्थिति बनाए रखो और अपनी मानसिक शक्ति और अचानक हमले का अभ्यास करो। मिरो, रिवा, हे, जोरुआ, पांचों ने अपना अभ्यास शुरू किया। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। यान शियाओ ने रात के खाने के बाद टहलने का फायदा उठाते हुए आसपास के इलाके का जायजा लिया, लेकिन रात में कम रोशनी के कारण उसे कोई बहादुर चील नहीं दिखी। ये समुद्र तक कस्बे के पास और उतले पानी में था, इसलिए यहाँ ज्यादा ऊंचे स्तर के पोकेमोन नहीं थे। यहाँ ज्यादातर साइडिक, स्टारप्टर, गलविन, बुड्यू, बिचारिटो और मैजिकार्प जैसे कमजोर पोकेमोन ही थे। कभी कभी उसे कुछ स्लीथेरिन या स्ट्राइकर लावा दिख जाते। समुद्र तट पर चलते हुए कीड़ों की चहचहाहट से भरी रात हमेशा उसे पुरानी यादों में ले जाती थी। पता नहीं जियाओ कियान क्या कर रही होगी। यान जियाओ ने बचा हुआ एक कम ऊर्जा वाला क्यूब निकाला और उसे पानी से उछली एक छोटी मिनटारे की ओर फेंक दिया। फिर सिस्टम पैनल खोला। चलो वापस जाकर देखते हैं। वैसे भी आने जाने का किराया सिर्फ 4 लाख सिक्के ही है। लड़की के प्यारे रूप को याद करके यान जियाओ खुद को रोक नहीं पाया। शिविर में वापस आकर यान जियाओ ने जोरोक को वापस बुलाया, बाकी पोकेमोन को उसके लौटने का इंतजार करने को कहा और फिर नया हासिल किया हुआ टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालकर उन्हें रास्ता दिखाने लगा। जोक्यो, गोल्डन रोड सिटी। समय के अंतर के कारण जोतो में अभी भी दोपहर का समय है। जियाओ कियान कई बड़े दूध के टैंकों से दूध दो रही है। अचानक पास में आराम कर रहे जोरोक ने अपने कान खड़े कर लिए। अगले ही पल यान जियाओ जोरोक को लेकर प्रकाश की एक तेज किरण के साथ प्रकट हुआ। अरे यान शियाओ! शियाओ कियान ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की बाल्टी को जोर से गिरा दिया और घोंसले में लौटती चिड़िया की तरह यान शियाओ की बाहों में कूद पड़ी। तुम वापस क्यों आए? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने वापस आया। यान शियाओ ने लड़की की पतली कमर को गले लगाते हुए फुसफुसाया। जब से वे करीब आए थे, यान शियाओ ने शियाओ कियान को कुछ राज भी बता दिए थे, जिसमें उसकी टेलीपोर्टेशन की क्षमता भी शामिल थी। शियाओ कियान, यान शियाओ ने उसके गोरे गालों को अपने हाथों में लिया। उसके शरीर की ताज़ा खुशबू दूध के साथ मिलकर उस पर छा गई और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। शियाओ कियान ने धीरे से गुनगुनाया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अभी तो दिन है। क्या सोच रहे हो? यान शियाओ ने शरारती मुस्कान बिखेरी। उसके हाथ पहले से ही अपनी प्रेमिका को गले लगाए हुए थे। उफ, यान शियाओ! शियाओ कियान की आवाज़ धीमी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ? क्या मैं अपनी कमीज के बटन खोल सकता हूँ? ये थोड़ी तंग है। हमें पहले अंदर जाना होगा। यान शियाओ के बोलने से पहले ही शियाओ कियान ने उसे ऊपर उठाया और गौशाला में घसीट लिया। एक जोरदार आवाज़ के साथ गौशाला का दरवाजा बंद हो गया। बड़ी गायों ने अपने सिर झुकाए और अपने नए ठिकाने की ओर देखा। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद यान शियाओ गौशाला से बाहर निकला। उसका चेहरा लाल था और उसने गहरी नींद में सो रही शियाओ कियान को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। उसकी गोरी गर्दन और जांघों पर हल्के नाजुक लाल निशान दिखाई दे रहे थे, जो उसके साथ हुए अमानवीय व्यवहार की गवाही दे रहे थे। यान शियाओ! शियाओ कियान नींद में अपने प्रेमी का नाम बुदबुदाए। उसका प्यारा सा चेहरा लाल हो गया। यान शियाओ ने धीरे से उसके होठों के कोने पर चुंबन किया, फिर उसे कमरे में ले गया। शामी का आशीर्वाद सचमुच काम कर गया। आधी रात यान शियाओ नींद से जाग उठा। उसे अभी भी जेट लैग था। उसने अपने बगल में हाथ फेरा, लेकिन उसे वो चिकने भरे हुए स्तन महसूस नहीं हुए जो उसे याद थे। शियाओ कियान, तुम कहाँ चली गई थी? आ रही हूँ। कुछ देर बाद वो आकर्षक लड़की रसोई से तारो रामेन का कटोरा लेकर निकली। तुम्हें भूख लगी होगी, गर्मा गर्म फल हो। मुझे सच में भूख लगी है। यान शियाओ ने अपना पेट सहलाया, कटोरा उठाया और सूप पीने लगा। कुछ निवाले खाने के बाद उसने ऊपर देखा। क्या तुम नहीं खाओगी? मैंने पहले ही बहुत नहीं खा लिया। शियाओ शी शर्मा गई। तुम चाहते हो कि मैं और खाऊं? यान शियाओ अपने सामने धुंधली सी लड़की को देखकर दंग रह गया, जिसने सिर्फ एक हल्का सा जालीदार नाइट गाउन पहना हुआ था। वह लगभग आधे पल तक झिझका, फिर मुस्कुराया। चलो साथ में खाते हैं। अगली सुबह यान शियाओ जोरुया के साथ टेलीपोर्ट करके वापस आ गया और लंबे कान वाले खरगोश को निशाना बनाया। उस रात उसने और उसके पालतू जानवर ने काफी कुछ सीखा। एक ने ताश खेलने का एक नया तरीका सीखा और दूसरे ने अपनी मां से हाई स्पीड स्टार नामक एक चाल सीखी। कहा जाता है कि मां और बेटी ने इसे तारे गिनते हुए सीखा था, जिससे जोरुया की विशेष आक्रमण चाल की कमी पूरी हो गई। योद्धा ईगल के घोंसले को खोजने की जल्दी किए बिना यान शियाओ अपने पालतू जानवरों को स्वप्नलोक में ले गया। अपने पालतू जानवरों के लिए कई काम तय करने के बाद वीडियो देखना, संगीत सुनना और खेल खेलना, यान शियाओ सो गया।
वह इतना थका हुआ था कि उन 2 घंटों में वह और सोना चाहता था। डॉट 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 2 घंटे बाद डिंग, ज़ोरो ने स्टार गार्डियन स्किन चुनी और 20 किल हासिल किए, जिससे उसकी हाई स्पीड स्टार मास्टर स्तर पर पहुंच गई। डिंग, हाइपेक्टिव ऐप ने वन पंच मैन मंगा पड़ी, जिससे उसकी सभी मुक्केबाजी कौशलों में दक्षता बढ़ गई और उसकी फ्लेम फिस्ट की दक्षता मास्टर स्तर पर पहुंच गई। डिंग, ओलिविया ने चैंपियन ब्रम द हॉट ऑफ फेलजोर्ड को चुना और बिना मरे एडीसी की रक्षा की, जिससे उसकी रिफ्लेक्शन बैरियर की दक्षता मास्टर स्तर पर पहुंच गई। डिंग, लंबे कान वाले खरगोश ने 3 दिन में किंग ऑफ फाइटर्स 97 को पूरी तरह से जीत लिया। मुक्केबाजी कौशल में उसकी दक्षता में काफी सुधार हुआ है, अब सभी दक्षता स्तर मास्टर पर हैं। डिंग, एगार्ड ने हीरो डेमन जेस्टर शाको को चुना आर स्किल इल्यूजन का उपयोग करके पूरी तरह से नुकसान से बचते हुए सब्स्टिट्यूट स्किल की दक्षता को मास्टर तक बढ़ा दिया। उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता ने सभी 5 विरोधियों को पछाड़ दिया, जिससे मेंटल शॉक की दक्षता भी मास्टर तक बढ़ गई। टस्क, लीग ऑफ लेजेंड्स प्लेयर -5। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। एगार्ड को जटिल मैकेनिक्स वाले हीरो खेलते समय भले ही नियंत्रण से बाहर कर दिया जाए, लेकिन इन दिमागी कसरत वाले हीरो को खेलना तो उसके लिए बच्चों का खेल है। प्रीवियस अध्याय 92 अध्ययन की रात। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक्स, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक रिव्यू सर्विस, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 93 नन्हा चील उड़ान भरता है। 2 घंटे की नींद के बाद पूरी तरह से तैयार और तरोताजा होकर यान शियाओ सीधे तक की ओर चल पड़ा। जल्दी ही वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया, जो ठीक तट के किनारे पर थी। जमीन और तट की ऊंचाई में अंतर के कारण उभरा हुआ हिस्सा लगभग 40 मीटर ऊंचा था। चट्टान की चोटी से दूर तक एक टेढ़ा मेढ़ा हरा पेड़ फैला हुआ था, जिसकी शाखाओं पर टहनियों और घास से बना एक आकर्षक पक्षी का घोंसला था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं इसे कल रात नहीं ढूंढ पाया। इसका गहरा रंग गहरे समुद्र में पूरी तरह से छिपा हुआ था। यान शियाओ ने अपने लक्ष्य को देखने के लिए दूरबीन निकालते हुए खुद से बुदबुदाया। घोंसले के अंदर मादा चील न के अलावा कई छोटे चील के बच्चे थे, जिनकी चोंचें खुली हुई थीं और वे बेसब्री से अपने भोजन का इंतजार कर रहे थे। उनमें चील के बच्चे और युवा मादा चीलें थीं। गिरे हुए चील के बच्चे, छोटी मादा चीलें। स्पष्ट रूप से लुलिना की तस्वीर में दिख रहे सभी चील के अंडे फूट चुके थे। उनके पंखों की सघनता को देखकर लग रहा था कि ये चील के बच्चे उड़ने के लिए लगभग तैयार थे। कुछ ही देर बाद मोटे और शक्तिशाली पंखों वाला एक ताकतवर चील झपट्टा मारकर आया। उसके विशाल पंजों ने 2 बड़े-बड़े क्लैम पकड़ रखे थे। उसके नुकीले पंजों ने क्लैम के खोल को छेद दिया, जिससे क्लैम का मांस दिखने लगा। वॉरियर ईगल लेवल 58 एडवांस जिम लीडर, यान शियाओ ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, इस स्तर पर शिकार से क्लैम को सीधे छीनना शायद उचित नहीं है। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, घोंसले में कुछ अप्रत्याशित हुआ। वॉरियर ईगल ने पहले एक क्लैम वॉल चना को दिया, फिर दूसरा उठाया और उसका मांस खाने लगा। तीनों नन्हे चील के बच्चे अपने पिता को लालसा भरी निगाहों से देख रहे थे। उनकी चोंचें खुली हुई थीं। पहले ऐसा करने से उन्हें हमेशा स्वादिष्ट समुद्री भोजन मिलता था, लेकिन आज उनके पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उन्हें ठंडे भाव से देखते रहे। इसी बीच वल्चरेना ने गिद्ध लड़कियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। वह उन्हें भी अनदेखा कर रही थी। ये लड़कों के मुकाबले लड़कियों को प्राथमिकता देने का एक बेहद दुर्लभ मामला था, लेकिन ये ब्रेवियरी और वल्चरेना के समूह में निश्चित रूप से हो रहा था। कारण सीधा था, लड़ाई पसंद करने वाला ब्रेवियरी अपने बच्चों को खाना चुराने के लिए प्रोत्साहित करता था। गिद्ध लड़कियां डायपर पोकेमोन होने के कारण विकास से पहले उड़ने की क्षमता से वंचित थी, इसलिए वल्चरेना उनके साथ तब तक रहती थी जब तक वे विकसित नहीं हो जाती, यहाँ तक कि उनके लिए डायपर बनाने के लिए एकत्रित हड्डियों का उपयोग करती थी, जिससे उनकी रक्षा क्षमता बढ़ जाती थी। अब ब्रेवियरी अपने बच्चों की भूख का फायदा उठाकर उन्हें खुद पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। टेल, आखिरकार थोड़े बड़े चील के बच्चों में से एक चीखा और अपने पिता पर झपटा। उसके शक्तिशाली पंजे सीधे उसकी चोंच में मौजूद चंद पर निशाना साध रहे थे। शक्तिशाली चील ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस अपने पंख फड़फड़ाए और उसे वापस उड़ा दिया। उसकी पैनी निगाहें अपने 3 नन्हे चीलों पर टिकी थीं। उसकी निगाहों के नीचे तीनों नन्हे चील दबाव सहन नहीं कर सके। वे एक साथ उछले, उनकी चोंचें सफेद चमक रही थीं और वे चील पर चोंच मार रहे थे। गियाओ, चील की एक तेज चीख सुनाई दी, जिसके बाद शक्तिशाली चील के पीछे से हवा का एक झोंका आया और तीनों नन्हे चीलों को पल भर में आकाश में उठा लिया। ऑल तीनों नन्हे चील छटपटाते रहे, अपने पंख फड़फड़ाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊंचाई का अनुभव न होने के कारण वे हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे और केवल असहाय होकर नीचे गिरते रहे। 40 मीटर की ऊंचाई पर गिरने से तीनों नन्हे चील के बच्चे चकनाचूर हो जाते, लेकिन शक्तिशाली चील अपने बच्चों के प्रति इतनी सख्त नहीं होती। या यूं कहें कि उनका जन्मजात गर्व आकाश के प्रति उनकी बचपन की लालसा और मृत्यु का सामना करने के साहस से उपजा है। यान शियाओ ने अपनी सांस रोकी, उसकी निगाहें तीनों चील के बच्चों पर टिकी थीं। अरे वाह, उनमें से एक ने अचानक अपने पंख फैलाए, हवा में खुद को स्थिर किया, फिर बेढंगे तरीके से अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से उड़ान भर ली। बाकी 2 ने भी ऐसा ही किया और जमीन पर गिरने से ठीक पहले फिर से उड़ान भर ली। कुछ ही मिनटों में तीनों चील के बच्चे चूजे से उड़ने की छलांग लगा चुके थे। चहचहाहट, पहले चील के बच्चे के नेतृत्व में तीनों चील के बच्चों ने फिर से अपने पिता पर हमला कर दिया। योद्धा चील की आंखें अचानक भयानक हो गईं, उसकी डरावनी आभा सीधे तीनों चील के बच्चों पर केंद्रित हो गई। डरावने चेहरे की क्षमता गति को 2 चरणों तक कम कर देती है। चिरप, भयानक आभा से भयभीत होकर एक चील का बच्चा अपनी जगह पर जम गया। योद्धा चील की आंखों में निराशा झलक रही थी। उसने सीप का एक टुकड़ा दूर फेंका, जिससे चील का बच्चा बहुत दूर जा गिरा और हवा के एक झोंके से पूरी तरह उड़ गया। युद्ध में कमजोरी दिखाने के कारण उसे मार गिराया गया और छोड़ दिया गया। बाकी 2 चील के बच्चों ने अपना हमला जारी रखा। काय चील से क्रोधित होकर योद्धा चील और भी निर्दयी हो गया। जो हमला पहले केवल उड़ाने और डरावने चेहरे की क्षमता से शुरू हुआ था, इस बार उसने एक ही पंख के प्रहार से दोनों चील के बच्चों को सीधे नीचे गिरा दिया। विंग अटैक, फ्लाइंग टाइप फिजिकल अटैक, पावर 60 स्टैब बूस्ट के साथ यह मूव काफी शक्तिशाली है। धड़ाम, दोनों ने चील के बच्चे धूल उड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में एक फिर से आसमान में उड़ गया, जबकि दूसरा रेत में दब गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ काफी देर तक चुपचाप देखता रहा। सच कहूं तो आसमान का योद्धा कहलाने के लिए योद्धा चील को बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण मिलता है। कितने अफसोस की बात है, मुझे तो लगा था कि दूसरे चील के बच्चे में ज्यादा धैर्य होगा।
बचे हुए चील के बच्चे को सिपियां खाते देख यान शियाओ थोड़ा हैरान हुआ। इस स्तर पर तो उसे उड़ना आना चाहिए था। बोलते ही उसने दूरबीन का जूम बढ़ाया और एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। वह चील का बच्चा जो फिर से उड़ नहीं पा रहा था, एक नुकीली चट्टान पर जा गिरा था। उसका पूरा पंख छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपने बचे हुए पंख को फड़फड़ाता रहा, दोबारा उड़ने की कोशिश करता रहा। पंख जमीन पर बिखरे पड़े थे, चट्टानों की नुकीली चोटियों से खून बह रहा था, लेकिन कोई भी चीज उसके दृढ़ संकल्प को रोक नहीं सकी। ये देखकर यान शियाओ ने बिना कुछ कहे अपनी दूरबीन नीचे रख दी, साइकिल पर सवार हुआ और दौड़ पड़ा। छोटा चील शक्तिशाली चीलों के ठीक निशाने पर आ गया था और यान शियाओ के लिए उसे काबू करने का यह एकदम सही मौका था। हफ हफ, यान शियाओ हंसते हुए साइकिल चला रहा था और करीब बस पहुंचने ही वाला। यान शियाओ संघर्ष करते हुए छोटे चील को घूर रहा था। साइकिल की चेन से धुआं निकल रहा था। उसे डर था कि कहीं वह अचानक अपनी पूरी ताकत न लगा दे और उड़ न जाए। लेकिन जिंदगी अक्सर अप्रत्याशित होती है। जैसे ही यान शियाओ चट्टान की नुकीली चोटी के पास पहुंचा, छोटा चील आखिरकार अपनी जंजीरों से मुक्त हो गया। अपनी चोटों की परवाह किए बिना और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा। नहीं, मेरा इंतजार करो, यान शियाओ चिल्लाए। दुर्भाग्य से नन्हा चील उसकी बात अनसुनी कर गया। जैसे ही यान शियाओ बेहद निराश हुई, घोंसले में मौजूद योद्धा चील ने जोर से आवाज लगाई। आखिरी नन्हे चील को पकड़ा और हवा में उड़ गई। पल भर में क्षितिज पर एक काले बिंदु में बदल गई। घोंसला भी गिद्धना द्वारा उड़ा ले जाया गया। ये योद्धा चील का गिद्धना से आधिकारिक विदा था। दोनों परिवार केवल प्रजनन के मौसम में एक दूसरे के शुक्राणु उधार लेते हैं और चूजों के पंख पूरी तरह से विकसित होने के बाद वे अपने मूल जीवन में लौट जाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश मादा गिद्धों को केवल उनकी मां गिद्धना ही दूध पिलाती हैं। तेल तेल, उगते सूरज के नीचे केवल एक घायल चील का बच्चा दर्द भरी आवाज में रोया। वह अपने पिता को खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन उसने अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया था। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। शारीरिक और भावनात्मक दर्द ने उस नन्हे पक्षी को पूरी तरह से जकड़ लिया था और वह वहीं गिर पड़ा। सावधान, ये वह ठंडी जमीन नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि एक गर्मजोशी भरा आलिंगन था। धुंधली रोशनी में उसने एक सुंदर युवक को स्नेह भरी आंखों से देखा। लंबे कान वाला खरगोश। प्रीवियस अध्याय 93 नन्हा चील उड़ान भरता है। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक रैंडम नॉवल जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 94 पवन ऊर्जा के साथ विद्युत संयंत्र। ये बेदाई शहर और हुआईवान कस्बे के बीच कहीं स्थित एक गांव है। शाम ढलते ही एक बिखरे बालों वाला युवक पोकेमोन सेंटर में घुस आया। नज़जॉय महोदया, कृपया इस नन्हे उल्लू को बचा लीजिए। जी हाँ, ये यान शियाओ ही था जो चट्टान के किनारे से दौड़कर यहाँ तक आया था। उसकी बाहों में मौजूद नन्हा उल्लू अभी भी बेहोश था। हालांकि उसके पंख के घाव का प्राथमिक उपचार कर दिया गया था, लेकिन गंभीर घाव केवल दवा से ठीक नहीं हो सकता था। ठीक है, कृपया इसे नीचे रख दीजिए, नज़जॉय ने जल्दी से पुकारा। चंकी, साइका और माई, आओ मदद करो। आ रहा हूँ माँ, किस्मत अच्छी है। सायका बाएं और माई दाएं। दो छोटी लड़कियां, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों ने नज़जॉय की तरह गुलाबी बालों और नीली आंखों वाली पोशाक पहनी हुई थी, पीछे के कमरे से बाहर भागी। उनके पीछे नज़जॉय परिवार का खास पोकेमोन चंकी था। कृपया, यान शियाओ ने राहत की सांस ली जब उसने नन्हे उल्लू को आपातकालीन कक्ष में ले जाते देखा। सौभाग्य से एजिस्लेश और लोपुन्नी की उपचार की इच्छाओं के कारण, जिन्होंने ईवे को आखिरी सांस तक जीवित रखा, यान शियाओ पोकेमोन सेंटर तक दौड़ने में कामयाब रहा। वरना संघर्ष के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण संभवतः वह खून बहने से मर जाता। जैसे ही उसने सांस ली, एक क्लिक की आवाज आई और पोकेमोन सेंटर में अंधेरा छा गया। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। अरे, बिजली चली गई। माफ कीजिए श्रीमान यान शियाओ, यहाँ बिजली की समस्या है। ईवे की सर्जरी अभी आधी ही हुई है और उसकी हालत अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। क्या आप कृपया आगे स्थित बिजली संयंत्र में जाकर जांच कर सकते हैं? नज़जॉय दौड़कर बाहर आए और बोली, अरे, क्या मैं फ़ोन नहीं कर सकता? मेरे पापा बिजली संयंत्र में काम करते हैं। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन व्यस्त है। नज़जॉय की सबसे बड़ी बेटी साइका ने बाहर कदम रखते हुए कहा। यह इलाका एक घाटी है जहाँ तूफान आया हुआ है और बिजली गुल होने का कारण शायद तूफान ही है। इसलिए मैं आपसे मदद मांग सकती हूँ। अगर आपको सुविधा हो तो कृपया ये बेंटो बॉक्स मेरे पति को दे दीजिएगा। हम उल्लू की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। नज़जॉय ने यान शियाओ को खाना दिया। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। यान शियाओ ने सिर हिलाया और बिना देर किए पोकेमोन सेंटर से बाहर निकल गया। उल्लू की हालत गंभीर थी, उसे जल्द से जल्द बिजली संयंत्र पहुंचाना था। अरे बड़े भाई, क्यों ना आप हमारे फ्लोट बॉल पर सवारी करें? उसकी दूसरी बेटी शियाओ वो उसके पीछे दौड़ती हुई पुकारने लगी। नहीं शियाओ वो, इतने बड़े तूफान में फ्लोट बॉल उड़ जाएगा। जल्दी वापस आ जाओ, जाकर मुसीबत मत खड़ी करो। बात खत्म होते ही छोटी बच्ची को उसकी बहन और माँ ने खींच लिया। यान शियाओ चौंक गया। उसे अचानक याद आया कि नज़जॉय का परिवार एनीमे में दिखाई दिया था और दोनों बहनें उत्तरी हवा के अवतार सुइक्यून से दोस्ती भी कर चुकी थीं। सुइक्यून, यान शियाओ ने भौहें चढ़ा लीं। ये तो पौराणिक पोकेमोन का अपमान है। एनीमे में उसे न केवल गौ ने एक पोकेबॉल से पकड़ लिया था, बल्कि कई पोकेमोन शिकारियों ने बगनेट का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसकी सारी शान शौकत खत्म हो गई थी। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी साइकिल पर सवार होकर पावर प्लांट की ओर चल पड़ा। वैली पावर प्लांट बेदाई शहर के उत्तर पश्चिम में माउंट कोरोनेट की तलहटी में एक घाटी में स्थित है। अपनी अनूठी भौगोलिक संरचना के कारण यह क्षेत्र अक्सर तेज हवाओं की चपेट में रहता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए लोगों ने यहाँ कई पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। इसलिए वैली पावर प्लांट को हवा से चलने वाला पावर प्लांट भी कहा जाता है। आधे घंटे बाद यान शियाओ तेज हवाओं का सामना करते हुए पावर प्लांट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। दूर से ही उसे गेट पर चांदी की वर्दी पहने दो सैनिक खड़े दिखाई दिए। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। क्या बिजली गुल होने का संबंध टीम गैलेक्सी से है? वह चुपचाप दीवार के किनारे चला गया और उसे दोनों सैनिकों की बातचीत हल्की हल्की सुनाई दी। लॉर्ड होक्सिंग वाकई कमाल के हैं। तूफान के दौरान बिजली चुराने का मतलब है कि अगर आसपास के इलाके में बिजली चली भी जाए तो भी लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। सच में शुक्र है कि इस बार मुझे उस बुरे हैड्स के दल में नहीं लगाया गया। मैंने सुना है कि फ्लावर गार्डन टाउन में एक बच्चे ने उसे मार गिराया था और यहाँ तक कि मेरे प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुझे याद है हेड्स के साथ 5 आदमी थे। असल में लड़के भी काफी प्यारे हो सकते हैं। मेरे साथ कोशिश करो, बहुत आरामदायक है। धत्तेरे की दफा हो जाओ, निकम्मे। जैसे ही उनमें से एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक उनके पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। एक लंबी पतली टांग हवा से नीचे की ओर झपटी। दोनों सैनिक वहीं गिर पड़े। यान शियाओ दीवार के पीछे से निकली और उन्हें अंतरंग मुद्रा में खड़ा किया। तुम दोनों मजे करो। ये कहकर वह लंबे कान वाले खरगोश को पावर प्लांट में ले गई। अभी अभी उसे सिस्टम से एक नया मिशन मिला। सीमित समय तूफान में पावर प्लांट। विवरण: टीम गैलेक्टिक के 4 अधिकारियों में से एक होस्टार वैली पावर प्लांट से बिजली चोरी करने के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहा है। कृपया उन्हें समय पर रोकें और जॉय के पति काजो को बचाएं। मिशन की समय सीमा 30 मिनट। इनाम: लकी ड्रॉ जीतने का एक मौका। जॉय के परिवार का आभार। शुरू में लिटिल ईगल की वजह से यान शियाओ को पावर प्लांट की घटना को सुलझाना था। किसी को बचाना तो बस एक गौण बात थी। लेकिन होस्टार, यह अधिकारी शोध पर केंद्रित प्लूटो से बिल्कुल अलग है। उसकी युद्ध क्षमता निस्संदेह टीम गैलेक्टिक में शीर्ष पर है, केवल उनके नेता रेडसन के बाद दूसरे स्थान पर। इसलिए अगर यान शियाओ को कार्रवाई करनी थी तो उसे एक ही बार में मार गिराना था। अपनी रणनीति पर विचार करते हुए वह तूफान की आड़ में धीरे धीरे प्लांट की ओर बढ़ा। पावर प्लांट की संरचना बहुत सरल थी। मुख्य रूप से इसके चारों ओर पवन चक्कियों और पंखों का उपयोग करके पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी, जिससे केंद्र में स्थित एक विशाल जनरेटर चलता था जो प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाता था और अतिरिक्त ऊर्जा पास में ही संग्रहित रहती थी। कुछ देर सोचने के बाद यान शियाओ ने अपने सारे खजाने निकाल लिए। होक्सिंग के खिलाफ जीतना शायद असंभव था, लेकिन उसकी गतिविधियों को बाधित करना अभी भी उसकी क्षमता के भीतर था। लंबे कान वाले खरगोश, ब्रह्मांडीय शक्ति जोड़ आत्मा प्रेरणा जोड़ तीव्र गति का संयोजन करने के बाद कमान बाकी साथियों को सौंप दो। शाओ है, इस छोटे से क्षेत्र को कवर करने के लिए एक मानसिक क्षेत्र और छल क्षेत्र स्थापित करो। ओलिवा, कारखाने के प्रवेश द्वार पर घास में एक गांठ बांधो, फिर सभी की सुरक्षा के लिए परावर्तक दीवार का उपयोग करो। किसी भी समय हमले को रोकने के लिए गार्ड का उपयोग करने के लिए तैयार रहो। अति सक्रिय बंदर और ओलिवा मिलकर मुख्य द्वार की रक्षा करें। जोरुआ, भूत रूप धारण करो और दुश्मन के अनुमानित स्थान का पता लगाने के लिए चुपके से अंदर जाओ। शाओ है, अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके जोरुआ को ऊर्जा के उतार चढ़ाव को छिपाने में मदद करो। व्यवस्था करने के बाद यान शियाओ ने लंबे कान वाले खरगोश को जोरुआ को पहली कमान सौंपने का संकेत दिया। गति में वृद्धि के साथ पकड़े जाने पर भी वह तेजी से भाग सकता है। जोरुआ, नन्ही लोमड़ी ने प्यारी सी आवाज में कहा और अर्धपारदर्शी रूप में परिवर्तित होकर दीवार के पार प्रवेश कर गई। यान शियाओ ने अपने टोमेटो मेट साठ का इस्तेमाल करके फ्लावर गार्डन टाउन में ऑफिसर जेनी से संपर्क किया। सावधान स्वभाव के प्रतिनिधि होने के नाते वह पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना आसानी से जोखिम नहीं उठाते। तूफान के कारण सिग्नल पर पड़े प्रभाव के बारे में पूछो मत, जवाब है एक महत्वपूर्ण सुराग। थोड़ी देर बाद यान शियाओ ने फोन रख दिया। ऑफिसर जेनी 20 मिनट में युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाली थी। उन्हें बस टीम गैलेक्टिक को रोकना था और एक ही झटके में उनमें से ज्यादा को खत्म करना था। तभी जोरुया वापस लौटी और उन्होंने संक्षेप में स्थिति समझाई। मुझे देखने दो कि तुम क्या कर रहे हो, यान शियाओ ने कहा, एक समोनस स्टोन निकालकर और जोरुया द्वारा बताए गए दिशा में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खोजबीन की। डिंग, समोनस स्टोन इनसाइट का उपयोग करके होस्ट को पावर प्लांट के अंदर का दृश्य दिखाई देता है। प्रीवियस अध्याय 94 पवन ऊर्जा के साथ विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक हिस्ट्री, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक्स और लिटरेचर, रैंडम नॉवल जनरेटर, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 95। चलिए व्यवहारिक बातें करते हैं। बस यान शियाओ की भौहों के बीच से एक स्पष्टता का आभास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना फैल रही है और कारखाने का दृश्य उसके सामने आ गया। एक विशाल जनरेटर तेज गति से घूम रहा था, जिसके चारों ओर चांदी की वर्दी पहने 5 सदस्यों की एक टीम खड़ी थी। उनका नेतृत्व एक सक्षम महिला कर रही थी, जिसके छोटे लाल बाल, सफेद बूट और ग्रे लेगिंग और एक चांदी की पोशाक थी जो उसकी पतली कमर को उभार रही थी। यह अधिकारी वॉशिंग थी। उसके बगल में एक बड़ी मोटी ग्रे बिल्ली खड़ी थी। डोंगशी मियाओ, लेवल 59 एडवांस जिम लीडर। स्तर देखकर यान शियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह कुछ हद तक तैयार थी, लेकिन उसने प्रतिद्वंद्वी की ताकत एलीट 4 के स्तर के करीब होने की उम्मीद नहीं की थी। सोचने पर यह बात समझ में आती है। आखिरकार यह एक ऐसा खलनायक था जो लीग को चुनौती देने में सक्षम था। इस तरह की ताकत के बिना वे बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। ऐसे में ऑफिसर जेनी शायद ज्यादा काम की न हो। यान शियाओ ने माथे पर शिकन डाली। ऑफिसर जेनी की एकमात्र भूमिका गठबंधन का प्रतिनिधित्व करना और दूसरे पक्ष को खुलेआम उनके खिलाफ जाने से रोकना है। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो वे निश्चित रूप से जबरदस्त विरोध करेंगे, जिससे एक हताश और परस्पर विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती है। हमें बस जल्द से जल्द सत्ता बहाल करनी है। सीधे टकराव की कोई जरूरत नहीं है। यान शियाओ ने मन बना लिया और अपने आसपास उपयोगी जानकारी खोजने लगी। पुष्टि हुई कि दूसरे पक्ष में केवल 5 लोग थे, जिनमें 2 सैनिक ऊर्जा उपकरणों का उपयोग करके शक्ति एकत्र कर रहे थे। 2 सैनिक पहरा दे रहे थे और वाओजिंग अपने फोन से खेलते हुए उन्हें जल्दी करने के लिए कह रहा था। पास ही जमीन पर एक आदमी हाथ पैर बंधे बेहोश पड़ा था। उसके सीने पर लगे नाम टैग से पता चला कि वह जॉय का पति काजो था। यान शियाओ सोच में डूबी हुई भौहें चढ़ा रही थी। तभी लंबे कान वाले खरगोश ने दूसरा पूरी तरह से उन्नत बैठने गार्जियन को सौंप दिया था। इसी क्षण हुआओजिंग मुड़ा और उसकी कमर पर एक पोकेबॉल दिखाई दी। यान शियाओ को अचानक कुछ सूझा और उसने बेहोश काजो की ओर देखा। सचमुच उसकी कमर पर भी एक पोकेबॉल थी। एक इलेक्ट्रीशियन होने के नाते एनीमे में काजो का एक सक्षम सहायक एम्फारोस था। उसकी उम्र को देखते हुए भले ही एम्फारोस विशेष रूप से प्रतिभाशाली न हो, लेकिन कम से कम उच्च स्तर का तो होगा ही। इसके अलावा जो आदमी मिस जॉय से शादी कर सकता है उसमें कुछ तो हुनर होगा ही, है ना? सिर्फ आकर्षण तो नहीं हो सकता, है ना? यान शियाओ ने उसकी चमकती खोपड़ी पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। ये तो वाकई बहुत ताकतवर था। बिल्कुल शियाओ, अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरी दृष्टि को साझा करो। जोरोआ, तुम घुसपैठ करो। यान शियाओ ने अपनी रणनीति अपनानी शुरू कर दी। जल्द ही एक हल्की सी मानसिक शक्ति ने पोकेमोन को यान शियाओ से जोड़ दिया और उन्होंने अंदर की स्थिति को भांप लिया। जोरुआ भूत रूप में सबसे पहले अंदर घुसा और काजो के पीछे पीछे तेजी से घूमने लगा। यान शियाओ चुपचाप इंतजार करती रही और हुआओशिंग की हरकतों पर नजर रखती रही।
अचानक एक झटके में उसकी कमर पर बंदी पोकेबॉल ने यान शियाओ की जगह पर सटीक निशाना साधा। अब शियाओ साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करके उन पोकेबॉलर्स के स्विच को निष्क्रिय करो। अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को छुपाते हुए सटीक निशाना साधो। शियाओ ने अपने हाथ दीवार पर रखे और दीवार के आर पार हमला किया। नीले बैंगनी रंग की रोशनी की 6 किरणें चुपचाप शून्य में संघनित हुई, फिर पल भर में कई मीटर की दूरी तय करके वॉशिंग की कमर पर सटीक प्रहार किया। क्रैक! 5 पोकेबॉल तुरंत नष्ट हो गए, लेकिन एक चुक गया और उसकी जगह एक बड़ा बैंगनी चमगादड़ निकल आया। गोब्लिन लेवल 55 मध्यम जिम लीडर। कौन है वहाँ? हुआओ जिन का चेहरा एकदम बदल गया। सब लोग सतर्क हो जाओ। बैंग! अगले ही पल एक एपिक्सिस के मुंह से दरवाजा खुल गया और ओलिवियर की लंबे समय से चार्ज की गई सोलर बीम अचानक फट पड़ी। तेज तापमान वाली रोशनी की एक चकाचौंध भरी किरण सीधे उनकी ओर बढ़ी। म्याओ म्याओ! मोटी बिल्ली ने फुफकारा और एक गहरा जेट काला शैडो बॉल फेंका जिसने सोलर बीम को रोक दिया। बूम! पलक झपकते ही धुआं फैल गया। यान शियाओ के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने हमला जारी नहीं रखा और धुएं को बंद कारखाने में भरने दिया। कुछ देर तक दूसरी तरफ से कोई हलचल न देखकर हुआओ जिन को अचानक एहसास हुआ, धिक्कार है ज़ुबैट, धुआं हटाओ। बहुत देर हो चुकी है। यान शियाओ ने एक हल्की आह भरी। ज़ोरुआ ने काजो की पोकेबॉल फेंक दी और उसे उस गड्ढे में खींच लिया जो उन्होंने अभी अभी अफरा तफरी में खोदा था। यान शियाओ का मकसद सिर्फ दुश्मन को सचेत करना और इकलौते बंधक काजो को बचाना था। इस तरह ऑफिसर जेनी के दबाव में दुश्मन शायद कार्रवाई करने में हिचकिचाएगा और फिर पीछे हटना ही उनका एकमात्र विकल्प होगा। ज़ुबैट ने अपने पंख फड़फड़ाए जिससे कारखाने में दृश्यता बहाल हो गई, लेकिन जमीन पर पड़ा काजो कहीं नजर नहीं आया। वहां सिर्फ एक बड़ा गड्ढा और गुस्से में दिख रहा एम्फारोस था। बीप 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 बीप। तभी ऑफिसर जेनी कुछ अधिकारियों के साथ वहां पहुंची। बाहर का तूफान कुछ शांत हो गया था, इसलिए होक्सिंग और बाकी लोग पास आती सायरन की आवाज साफ सुन सकते थे। म्योद, इसे काबू करने के लिए माउंटेन स्लैम का इस्तेमाल करो। आदेश देते हुए होक्सिंग ने सैनिकों की ओर देखा। तुमने कितनी शक्ति एकत्रित की है? रिपोर्ट कर रहा हूँ महोदय, 15% कम। बहुत देर हो गई। होक्सिंग ने माथे पर शिकन डाली। गोब्लिन, छत तोड़ने के लिए एयर स्लैश का इस्तेमाल करो, चलो। उसने बड़ी बैटरी अपने बैग में रखी और अपने उड़ने वाले वाहन को कंधे पर टांग लिया। गोब्लिन के एक तीव्र पवन ब्लेड हमले ने पल भर में छत में एक बड़ा छेद कर दिया। होक्सिंग आगे बढ़ी और उड़ गई, जबकि म्योद को तुरंत वापस बुला लिया गया। ये तो एक पल के लिए उसने यान शियाओ को दरवाजे पर खड़े देखा। यान शियाओ ने उसे जाते हुए देखा। उसे रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। बाकी सब मेरे पीछे आओ। जी महोदय। सैनिकों ने भी उनका अनुसरण किया और अपने बैग निकाल लिए। लेकिन शियाओ, साइकिक शॉक का प्रयोग करो। लंबे कान वाले खरगोश, क्विक अटैक और फ्लाइंग नी किक का प्रयोग करो। चारों सैनिक कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही उन्हें विभिन्न कौशलों से जकड़ लिया गया। ज़ोरुआ ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए बिल से बाहर निकलकर उनमें से एक को अपने एक पंजे से गिरा दिया। हॉस ने गुस्से से घूरते हुए कहा, गोब्लिन, एयर स्लैश का प्रयोग करो। यान शियाओ ने अपनी पलकें उठाई। सब्स्टिट्यूट जोर प्रोटेक्ट। ओलिविया, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, ने तुरंत एयर स्लैश को रोक दिया। सब्स्टिट्यूट द्वारा कुछ क्षति को अवशोषित करने के बाद इंद्रधनुषी प्रकाश ढाल ने 3 मीटर दूर से हवा के वार को रोक दिया। अपराधियों, तुरंत आत्मसमर्पण करो वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी, अधिकारी जेनी ने दूर से चिल्लाकर कहा। यह देखकर होक्सिंग के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने यान शियाओ को गहरी नजर से देखा और फिर उड़ गया। पल भर में एक काले बिंदु में बदल गया। उसे जाते हुए देखकर यान शियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ऑपरेशन सफल। कुछ घंटों बाद ऑफिसर जेनी की मदद से काजो कोमा से जल्दी बाहर आ गया। 2 गार्डों के साथ टीम गैलेक्टिक के कुल 6 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली संयंत्र सामान्य रूप से काम करने लगा और आसपास के गांवों और शहरों में बिजली की आपूर्ति धीरे धीरे फिर से शुरू हो गई। यहां तक कि क्षितिज पर चल रही तेज हवाएं भी शांत हो गईं। ऐसा लगा जैसे तूफान और संकट दोनों थम गए हों। शाबाश यान शियाओ, अभी एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है और तुमने मेरी बहुत बड़ी सेवा कर दी है, ऑफिसर जेनी ने 6 सैनिकों को पुलिस कार में बिठाते हुए उत्साह से कहा। औपचारिकताएं छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने उन्हें इतनी देर तक रोके रखने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरे लो पियर रैबिट को देखो, उसके बाल लगभग जल चुके हैं और ओलिवा बुरी तरह पिट गई है। इंडिडी के अत्यधिक मानसिक तनाव और हद से ज्यादा सोचने की वजह से वो बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है। और सबसे बुरी बात, इस लड़ाई में हाइपरएक्टिव एपेक्स का एक पैर कुर्बान हो गया। ये देखकर सभी पोकेमोन के चेहरे पर दयनीय भाव आ गए। ऑफिसर जेनी, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? प्रीवियस अध्याय 95। चलिए व्यवहारिक बातें करते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक थीम मर्चेंडाइज, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक क्लब किट, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, हिस्ट्री, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 96 प्रसिद्ध तलवारबाज और गुलाबी शैतान। इसके बाद यान शियाओ ने ऑफिसर जेनी से 20 लाख की इनामी राशि सफलतापूर्वक हासिल कर ली। साइकिल से गांव लौटते हुए उसने खुशी खुशी अपनी जीती हुई रकम का हिसाब लगाया। डिंग, सीमित समय का मिशन तूफान में बिजली संयंत्र पूरा हो गया है, जिससे लकी ड्रॉ में क्रिटिकल हिट का एक मौका मिलता है। जॉय परिवार की ओर से आभार संबंधित पात्र द्वारा वितरित किया जाएगा। लकी ड्रॉ क्रिटिकल हिट का मौका, अगले मास्टर लकी ड्रॉ में दुर्लभ वस्तुओं के मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सीमा, अधिकतम 10 ड्रॉ। अरे वाह, मुझे 10 ड्रॉ में क्रिटिकल हिट मिल गया। यान शियाओ बेहद खुश था। सिस्टम, मुझे अभी 10 ड्रॉ दो। डिंग, मास्टर लकी ड्रॉ सक्रिय हो गया है। इस बार 10 ड्रॉ उपलब्ध हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग, इस लॉटरी ड्रॉ ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किया है, जिससे पुरस्कारों की दुर्लभता में काफी वृद्धि हुई है। लॉटरी पूरी हुई। मेजबान ने हीलिंग और प्यूरिफाई की विशेष क्षमताएं सीख ली हैं। निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई, स्कार्फ ऑफ एलिगेंस और असैश और लाइफ ऑर्ब। निम्नलिखित दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई, गोल्डन क्रैनबेरी और 4 रेयर कैंडीज। हीलिंग, समरनर रिफ्ट से प्राप्त एक समरनर स्किल, किसी भी लक्ष्य पर प्रयोग करके चोटों को ठीक किया जा सकता है और एक निश्चित मात्रा में एचपी बहाल किया जा सकता है। कूलडाउन 1 दिन। प्यूरिफाई, समरनर रिफ्ट से प्राप्त एक समरनर स्किल, किसी भी लक्ष्य पर प्रयोग करके सभी असामान्य और नकारात्मक स्थिति प्रभावों को हटाया जा सकता है। कूलडाउन 1 दिन।
स्कार्फ ऑफ एलिगेंस पहनने पर आपके पोकेमोन की गति 50% बढ़ जाती है, लेकिन युद्ध में प्रवेश करने के बाद केवल पहले इस्तेमाल किए गए कौशल का ही पुनः उपयोग किया जा सकता है। तारांकन और सैश तारांकन जब कोई पोकेमोन जिसके पास यह आइटम है पूरी तरह स्वस्थ हो और उस पर किसी ऐसे हमले का असर हो जिससे तुरंत मृत्यु हो जाए तो यह स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है, जिससे उसकी बची हुई थोड़ी सी एचपी भी सुरक्षित रहती है और वह लड़ने की क्षमता नहीं खोता। ये प्रति लड़ाई केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता है। तारांकन लाइफ ऑर्ब तारांकन एक ऐसा गोला जो जीवन शक्ति को चाल शक्ति में परिवर्तित करता है। इसे धारण करने पर पोकेमोन की चालों की शक्ति 30% बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्येक हमले से कुछ एचपी कम हो जाती है। तारांकन गोल्डन क्रैनबेरी तारांकन एक दुर्लभ आइटम जो जंगली पोकेमोन को बहुत आकर्षित करता है। इसे पोकेमोन को खिलाने से उसकी मित्रता का स्तर बढ़ता है और उसे पकड़ने की दर में सुधार होता है। तारांकन रेयर कैंडी तारांकन एक जादुई शक्ति से भरपूर फल। इसका स्वाद पोकेमोन के पसंदीदा स्वाद के अनुसार बदलता रहता है। इसे खाने से मित्रता में थोड़ी वृद्धि होती है और पोकेमोन का स्तर एक बढ़ जाता है। नोट: ऊर्जा में उतार चढ़ाव से बचने के लिए इसका उपयोग प्रति स्तर केवल एक बार किया जा सकता है और यह केवल लेजेंडरी स्तर से नीचे के लक्ष्यों के विरुद्ध ही प्रभावी है। अरे बाप रे, वह क्रिटिकल हिट इतना जबरदस्त था, यान शियाओ का मुंह खुला रह गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतना हैरान था। इस बार उसे जो आइटम मिले वे सचमुच अद्भुत थे। तीनों हील्ड आइटम लड़ाइयों में आम है, विशेष रूप से फोकस सैश जो पोकेमोन की दुनिया में लगभग एक लेजेंडरी हथियार है। चॉइस स्कार्फ और लाइफ ऑर्ब स्पीड अटैकर्स और मेन अटैकर्स के लिए मानक उपकरण है। जहां तक समरन स्पेल ही जोड़पीन की बात है, ये लगभग विरिडियन पावर के बराबर है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? और रेयर कैंडी के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये गेम में एक तरह का जरूरी चीट कोड है जिससे पोकेमोन का लेवल तुरंत अधिकतम हो जाता है। हालांकि असल दुनिया में इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी इससे सभी पोकेमोन का लेवल बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। जब भी आपको लेवल बढ़ाने की जरूरत हो, जैसे कि लेवल 39 से 40 तक, इसका इस्तेमाल करें। इससे आपका बहुत समय और मेहनत बचेगी। और जब ये खत्म हो जाए तो आप सिस्टम शॉप से इन्हें बदल सकते हैं। हर एक 200,000 सिक्कों में मिलता है, ये बहुत सस्ता है। गोल्डन क्रैनबेरी, शायद ये उस बेकाबू ईवे को पकड़ने में काम आ जाए। यान शियाओ ने मन ही मन सोचा और अपनी साइकिल तेजी से चलाने लगा। जल्दी ही वह पोकेमोन सेंटर लौट आया। तभी नज़जॉय और उसकी दो बेटियां ऑपरेशन रूम से पट्टियों में लिपटी एक ईवे को बाहर लेकर आईं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान यान शियाओ, मैंने आपको कहते सुना था और आपकी वजह से ही संकट टल पाया। नज़जॉय ने अपनी दोनों बेटियों के साथ झुककर प्रणाम किया। इतने सारे सफेद रंग को देखकर यान शियाओ की आंखें चमक उठीं। अरे, आपने ये सब मेरे साथ कर दिया, मेरा सरनेम गाओ तो नहीं है ना? नज़जॉय: खैर, आपका स्वागत है, ही। यान शियाओ ने हंसते हुए अजीब तरह से हाथ हिलाया। ये देखकर जॉय हल्की सी मुस्कुराए। मैं समझ गई आपका मतलब। बोलते ही वह मुड़ी, अपने थोड़े मोटे नितंबों को बाहर निकालते हुए, और झुक गई। यान शियाओ चौंक गया, फिर गंभीरता से बोला, महोदया कृपया थोड़ी आत्मसम्मान रखें, बच्चा अभी भी यहीं है। आपने क्या कहा? जॉय मुड़ी और यान शियाओ ने देखा कि उसकी बाहों में एक पोकेमोन का अंडा था। उसके पीछे एक छोटा सा चांसी मुस्कुरा रहा था और यान शियाओ को हाथ हिला रहा था। ओह, कुछ नहीं। यान शियाओ के होंठ जोर से फड़फड़ाए। तो आप पोकेमोन का अंडा पकड़ने के लिए अपने नितंबों को इतना ऊपर उठा रही थी? तुमने मुझे इतना उत्साहित कर दिया। छोड़ो ये बात, ये सब शियाओ की आन की गलती है। उसे बिस्तर पर योगा करना बहुत पसंद है। वो हर दिन अपना सिर इतना ऊपर उठाती है कि गेम में मेरा निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं बस सीधे हमला करके लड़ सकता हूँ। यान शियाओ सोच में डूबा हुआ था। तभी जॉय ने उसे अंडा देते हुए कहा, लीजिए श्रीमान यान शियाओ, ये धन्यवाद का उपहार है। छोटी भाग्यशाली अंडा लव 0 अंडे का रूप। विवरण: एक नन्हा भाग्यशाली अंडा जो जन्म लेने वाला है और रूप बदलने की अच्छी क्षमता रखता है। कहा जाता है कि इसे साथ रखने से सौभाग्य आता है। यान शियाओ: एक गुलाबी शैतान अपने किशोर रूप में। छोटी भाग्यशाली अंडा परिवार का किशोर रूप है। चांसी परिवार दुश्मनों को डराने के लिए जहर, सिकुड़न और शांत कृपा जैसी चालाकी भरी चालों का माहिर है। अपनी जबरदस्त सहनशक्ति और विशेष रक्षा क्षमता के कारण ज्यादातर गैर लड़ाई प्रकार के शारीरिक हमलावर इसे युद्ध के मैदान में हरा नहीं पाते, जिससे ये लगातार सुरक्षा के चूकने, अंतहीन हमलों या लगातार डराने जैसी अजीबोगरीब स्थितियों में फंस जाता है। इसलिए इसका उपनाम गुलाबी शैतान है। कैसा रहेगा मैं एक गुलाबी शैतान को प्रशिक्षित करूं? यान शियाओ ने गुलाबी सफेद पोकेमोन का अंडा उठाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शुरू में उसने केवल 6 मुख्य पोकेमोन पालने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब एक गुलाबी शैतान उसके सामने था तो उसे हार मानना मुश्किल लग रहा था। शुरुआत की तुलना में यान शियाओ के पास अब कहीं ज्यादा संसाधन थे। 1 या 2 और पोकेमोन पालना ही काफी था, खासकर चांसी जैसा प्यारा सा छोटा सा जीव। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद यान शियाओ ने अपना फैसला कर लिया। वह एक गुलाबी शैतान को पालेगा जो उसके दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देगा। जोई के परिवार को धन्यवाद देने के बाद यान शियाओ उस बौने के अंडे और नन्हे चील को लेकर अस्पताल गया। मुझे अभी भी ये पता लगाना है कि मैं कितने पोकेमोन साथ ले जा सकता हूँ, यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। ये सोचते हुए उसने कियानली को संदेश भेजा। कियानली से उसे पता चला कि लीग प्रशिक्षकों को 6 से अधिक पोकेमोन ले जाने से सख्ती से मना करती है। यह आंशिक रूप से प्रशिक्षण की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए है और आंशिक रूप से सुरक्षा कारणों से। आखिरकार बिना किसी प्रतिबंध के एक आम आदमी 1000 या 800 इलेक्ट्रोड पोकेमोन लेकर शायद माउंट सिल्वा को संभल कर सकता है। यान शियाओ पूरी तरह सहमत था, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। जैसा कि कहावत है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। उसने कियानली से संपर्क किया ताकि कोई उपाय निकाला जा सके। यान शियाओ के लगातार आग्रह के बाद कियानली मान गया। ठीक है, जब तुम उसे पकड़ लो तो उसे मेरे जिम के नाम पर रजिस्टर करवा लेना। उसे सबके सामने जाहिर मत करना और यह भी ध्यान रखना कि पोकेबॉल ठीक से काम कर रही हूँ। आधिकारिक मैचों के दौरान उसे थोड़ा छिपा कर रखना, समझे? ठीक है, जवाब से संतुष्ट होकर यान शियाओ ने फोन रख दिया। वैसे क्या मैं अभी प्राप्त अमरता की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ? लिटिल एंजल लिटिल लकी एग। प्रीवियस अध्याय 96 प्रसिद्ध तलवारबाज और गुलाबी शैतान। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर डिजिटल बुक लाइब्रेरी ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन बुक्स बुक मार्केटिंग सर्विसेज बुक क्लब किट रैंडम नॉवल जनरेटर बुक्स और लिटरेचर
डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 97 पोकेमोन हंटर जे यानशियाओ पलंग के पास पहुंची, उसका मन थोड़ा सा हिल रहा था। उपचार मंत्र सक्रिय। अगले ही पल एक गहरे हरे प्रकाश ने नन्हे चील को घेर लिया। उसके घाव साफ तौर पर ठीक हो गए। जिन घावों से हल्का खून बह रहा था उन पर पपड़ी जमने लगी और उसकी सांसें भी काफी सहज हो गईं। अच्छा लग रहा है, यानशियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। तभी पलंग पर लेटा नन्हा चील थोड़ा सा कांप उठा और उसने अपनी आंखें खोली। चहचहाहट। नन्हे जीव ने पलकें झपकाईं, फिर उठने की कोशिश की। अभी नहीं, उड़ने से पहले तुम्हें और आराम करना होगा। एक सुंदर चेहरा सामने आया। नन्हा चील थोड़ा चौंक गया। उसे उस व्यक्ति से एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। नन्हे चील, हिम्मत रखो। क्या तुम ऊपर उड़कर शक्तिशाली चील को चुनौती नहीं देना चाहते थे? अगर अब सो गए तो फिर कभी नीले आकाश में नहीं उड़ पाओगे। लंबे कान वाले खरगोश शियाओ है, इस पर हीलिंग विश का प्रयोग करो। धत्तेरे की, ये पहाड़ी रास्ता कितना ऊबड़-खाबड़ है। छोड़ो, मैं अब सवारी नहीं करूंगा, बस दौड़ूंगा। बस थोड़ी देर और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। परिचित होते हुए भी अपरिचित शब्द, तेज और अनियमित सांसें उसके कानों में गूंज उठीं। उसे याद आया, यही वह व्यक्ति था जिसने उसे उठाकर दर्जनों किलोमीटर दौड़ाकर यहाँ तक पहुंचाया था। लो, तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। यानशियाओ ने कुछ सुनहरी क्रैनबेरी निकाली और उसे दे दी। चहचहाहट। नन्हे ने धीरे से चहचहाया, अपने पंजे से एक उठाए और बाकी यानशियाओ को वापस दे दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सिर से चमकीला लाल पंख तोड़ा और उसे भी यानशियाओ के सामने रख दिया। ये शक्तिशाली चील के पंख थे और साथ ही इस बात का प्रतीक भी कि युवा चील अपने पिता की विरासत को अपने यौवन में अपना रही है। चहचहाहट। युवा चील ने गंभीरता से यानशियाओ को देखा और एक छोटी सी चहचहाहट निकाली। वह अपनी सबसे कीमती चीज को गिरवी रख रही थी और यानशियाओ को वादा कर रही थी कि वह उसे इससे भी अधिक लौटाएगी। यानशियाओ अचंभित रह गया। ये युवा चील तो वाकई दिलचस्प है। इसे चखो, ये स्वादिष्ट भी है। यानशियाओ ने एक शानदार बेसिक एनर्जी क्यूब निकालते हुए कहा। चूंकि उसके सभी पोकेमोन 20 से ऊपर के स्तर के थे, इसलिए उसके पास अभी भी काफी बचे हुए थे। युवा चील ने अपनी आंखें सिकुड़ी। हल्की सी सुगंध ने उसे झपट्टा मारकर उसे खा जाने के लिए उकसाया। मैंने देखा, तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध, यानशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चिरप। ये सुनकर छोटा चील थोड़ा उदास हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक उठा और उसके नुकीले पंजे बिस्तर में गहराई तक गड़ गए। तुम बहुत अनिच्छुक हो, है ना? छोटे चील ने सिर हिलाया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चिरप 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 चिरप। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और वापस आकर खुद को साबित करूंगा। यानशियाओ ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। कितने समय तक अभ्यास करोगे? तुम्हारे पिता ने उस तरह की शक्ति अर्जित करने के लिए कई साल जिए। जब तक तुम उनके स्तर तक पहुंचोगे तब तक शायद वे बूढ़े हो चुके होंगे। फिर जीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? ये सुनकर नन्हा चील अचंभित हो गया। चहचहाहट। क्या इसका मतलब है कि मेरे पास कोई मौका नहीं है? बिल्कुल है, बस आपको कम से कम समय में इतना बड़ा होना होगा कि आप इसे भी आगे निकल जाएं। चहचहाहट। क्या ये संभव है? यानशियाओ मुस्कुराए और एक जादुई मिठाई निकाली। इसे खाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। छोटे चील ने कुछ संशय के साथ मिठाई का रैपर फाड़ा और तुरंत ही एक अद्भुत सुगंध बाहर निकली। लगभग सहज ही उसने जादुई मिठाई को अपने मुंह में डाल लिया। सुगंध तुरंत ही उसके पूरे मुंह में फैल गई और उसकी स्वाद कलिकाओं में एक झंझनाहट और बिजली सी दौड़ गई। चिरप। नन्हे चील ने एक प्यारी सी चहचहाहट निकाली। डिंग। नन्हे चील ने एक जादुई कैंडी खा ली है। उसका लेवल 10 हो गया है और उसकी आत्मीयता 20 अंक बढ़ गई है। नन्हा चील लेवल 10 शुरुआती विशेषता, जीवन शक्ति। इसका पूरा शरीर भरपूर जीवन शक्ति से भरपूर है, जिससे इसका शारीरिक आक्रमण 50% बढ़ जाता है, लेकिन आक्रमण की सटीकता थोड़ी कम हो जाएगी। टैलेंट 321 आधार स्टेट अधिकतम 350। HP 60 आक्रमण 81 रक्षा 50 विशेष आक्रमण 20 विशेष रक्षा 50 गति 60। आत्मीयता 120। प्राप्त वस्तुएं कुछ नहीं। कौशल सीखे, चोंच मारना, पंजे तेज करना। वंशानुगत, घोंसला बनाना, चट्टान तोड़ना। अप्रशिक्षित, बहादुर पक्षी पर हमला। विवरण। एक नन्हा चील जो अभी किशोरावस्था से बाहर निकला है, उत्कृष्ट आकाश योद्धा वंश और छिपे हुए गुणों से युक्त है। इसका दृढ़ और ऊर्जावान व्यक्तित्व है, जो एक ऊंचा उड़ने वाला चील बनने और अपने पिता को स्वयं को सिद्ध करने का सपना देखता है। छोटे चील के गुणों को देखकर यानशियाओ ने मन ही मन सिर हिलाया, जिससे उसे भर्ती करने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसने लाल कलगी का पंख फिर से उसके सिर पर रखा। छोटे चील, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे साथी बनोगे? चहचहाहट। छोटा चील क्रैनबेरी खाते हुए रुक गया। मेरा लक्ष्य दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर बनना है और मेरे सभी साथी उस सबसे ताकतवर का हिस्सा बनेंगे। तब हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस छोटे से जीव ने अपना सिर उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा, मानो किसी बात की पुष्टि कर रहा हो। फिर उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। बूम। दरवाजे के बाहर से एक जोरदार कंपन हुआ। धमाके की आवाज में उसके शब्द दब गए। यानशियाओ चौंक गया और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। शियाओ वो, नज़जॉय चिल्लाए। काले कपड़े और धूप का चश्मा पहने एक चांदी जैसे बालों वाली महिला बेहोश शियाओ को लेकर एक सैलामेंस की पीठ पर चढ़ती हुई दिखाई दी। एरियाडोस सैलामेंस जे। महिला का चेहरा साफ देखकर यानशियाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह झट से बोला, पोकेमोन हंटर जे। जे ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अचानक एक अप्रत्याशित लाभ हुआ। यानशियाओ थोड़ा चौंक गया, फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह मुड़कर कमरे में वापस भाग गया। हंटर जे ने भौहें उठाईं। बेकार। क्लिक। उसके बाएं हाथ पर लगे विशेष यांत्रिक दस्ताने से गोली लोड होने जैसी आवाज आई और अगले ही पल एक हल्के पीले रंग की ऊर्जा तरंग सटीक रूप से यानशियाओ की पीठ के निचले हिस्से पर लगी। लगभग तुरंत ही यानशियाओ मिट्टी के रंग की पत्थर की मूर्ति में बदल गया। श्रीमान यानशियाओ, जॉय और साइका ने हैरानी से कहा। ज़ोरोआ का एक विलुप्त रूप। अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, जे ने मन ही मन बुदबुदाया। स्पष्ट रूप से अखाड़े में यानशियाओ द्वारा उजागर किए गए ज़ोरोआ ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी। एरियाडोस, इसे ले जाओ, चलो। जे ने दूसरी गेंद फेंकी और एक विशाल धब्बेदार मकड़ी प्रकट हुई। एरियाडोस। मकड़ी के रेशम से बंधी यानशियाओ को सैलामेंस की पीठ पर खींच लिया गया। हमारा पीछा मत करो, वरना हम दोनों मर जाएंगे, जे ने ठंडे लहजे में धमकी दी। फिर सैलामेंस ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। कमरे के अंदर छोटा चील इस दृश्य को खाली निगाहों से देखता रहा। उसके सिर में एड्रेनालाइन का तेज बहाव दौड़ गया।
चींची, एक कर्कश चील की चीख सुनाई दी। अचानक ताकत के एक झटके से उसके पंखों पर बंधी पट्टियां टूट गईं और वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए पीछा करने लगी। नन्ही चील, ये देखकर जॉय घबराकर बार की ओर भागा और फोन उठाया। अधिकारी जेनी, एक महत्वपूर्ण मामला है, कृपया तुरंत किसी को भेजिए। साइका का चेहरा गंभीर था, केवल वही जानती थी कि वे लोग शायद जल देवता की तलाश में थे जो पीछे के पहाड़ों में एकांत में रहते थे। लंबे कान वाला खरगोश। प्रीवियस अध्याय 97 पोकेमोन हंटर जे। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस बुक्स और लिटरेचर हिस्ट्री बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स बुक रिव्यू सर्विस डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 98 उत्तरी हवा का अवतार सुइक्यून। आकाश में सलामन सहजता और तेजी से उड़ रहा था। जे वॉकी टॉकी पर अपने अधीनस्थों और विमानों को निर्देश दे रही थी। उसके बगल में ड्रैगन की पीठ पर यान शियाओ एक भागने की मुद्रा में स्थिर खड़ा था, जो कुछ हद तक हास्यास्पद लग रहा था। दरअसल वह इस समय होश में था। इस पत्थर बनाने वाली किरण का सिद्धांत लक्ष्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसकी सतह पर एक कठोर पत्थर बनाने वाली परत बनाना है। जब तक कोई तुरंत अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा न छोड़े या किसी उपयुक्त पत्थर बनाने वाले उपकरण का उपयोग न करे, तब तक यह अवस्था बनी रह सकती है। एनिमे में जे ने 3 पौराणिक झील देवताओं को पत्थर बनाने का भयानक कारनामा भी किया है। जे की बात करें तो वह एक पेशेवर इनाम शिकारी है जो किसी भी चीज को पैसे लेकर पकड़ने के लिए जानी जाती है। एनिमे में उसने न केवल ऐश के पिकाचू और टीम रॉकेट के म्याउथ को पकड़ा है, बल्कि उसे जनरेशन फेरो के 3 पौराणिक रेजरॉक्स का सीधे सामना करने का भी अनुभव है। कहा जाता है कि उसका सैलामेंस बेजोड़ है, यहाँ तक कि स्नो पीक टेंपल के रेगिरॉक किंग रेगिंगीग्स को भी सीधे खदेड़ देता है। ये कहा जा सकता है कि कुछ पौराणिक पोकेमोन को छोड़कर एनिमे की दुनिया में अधिकांश पौराणिक या मिथकीय पोकेमोन केवल दुर्लभ पोकेमोन है जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उनकी युद्ध क्षमता साधारण नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस दुनिया के पौराणिक पोकेमोन के पास दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। यान शियाओ ने कुछ बेतुके ढंग से सोचा। वर्तमान स्थिति बेहद नाजुक लग रही थी, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहा क्योंकि उसकी स्किल बार में प्यूरिफाई सक्रिय था। दूसरे शब्दों में, यान शियाओ किसी भी समय खुद को शुद्ध करके पत्थर बनने की स्थिति को हटा सकता था और फिर ब्लिंक का उपयोग करके टेलीपोर्ट कर सकता था। वह वहां मूर्ति की तरह इसलिए खड़ा था क्योंकि पहली बात तो जे के सामने भागना सुविधाजनक नहीं था, और दूसरी बात शियाओ और सुइक्यून की वजह से। एनिमे की कहानी के अनुसार शियाओ और उसकी बहन साइका पहाड़ी के पिछले हिस्से में सुइक्यून से अच्छी दोस्त बन गई थी और उन्हें सुइक्यून के रहने का पता भी पता था। जे का मकसद संभवतः शियाओ का इस्तेमाल करके सुइक्यून को पकड़ना था। आखिरकार केवल दुर्लभ पोकेमोन ही किसी इनाम शिकारी की दिलचस्पी जगा सकते हैं। जब यान शियाओ इस बारे में सोच रही थी, तभी अचानक सेलमेंस के सामने एक विशाल उड़ने वाला वाहन प्रकट हुआ। ये जे का हवाई किला था, जो विभिन्न हथियारों से लैस था और ऑप्टिकल क्लोकिंग क्षमताओं से युक्त था। ये शक्तिशाली और तेज दोनों था। सेलामेंस ने अपने पंख फड़फड़ाए और केबिन में उड़ गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूर से एक छोटा चील आश्चर्यजनक गति से उनकी ओर उड़ रहा था। तुम लोग इस नन्ही नसजॉय को जगाने के लिए थोड़ा पानी लाओ। बाकी सब लोग खोज तेज करो। जी साहब, जे ने आदेश दिया और फिर यान शियाओ और शियाओ को नियंत्रण कक्ष में ले गया। तभी यान शियाओ ने सलामेंस की स्थिति देखी। सलामेंस लेवल 66 एलीट 4 इंटरमीडिएट। सचमुच भागने का विकल्प न चुनना सही फैसला था। यान शियाओ डर से कांप उठा। अगर उस पर ड्रैगन फायर बरसाया जाता तो वह मौके पर ही मर जाता। कुछ ही देर बाद 2 सैनिक पानी का एक बर्तन लेकर लौटे और शियाओ पर जोर से पानी छिड़क दिया। छोटी बच्ची चौंक कर उठी। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जे ने अपने हाथ में रिकॉर्डिंग उपकरण को ठीक किया और अपने सहायक को देते हुए कहा, उसकी चीखों को बढ़ाओ और उन्हें लूप में चलाओ। इतना कहकर उसने शियाओ पर एक जोरदार वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। ये तो बड़ी चालाकी थी, यान शियाओ ने मन ही मन सोचा। स्पष्ट रूप से दूसरी तरफ वालों को पता चल गया था कि शियाओ और सुइक्यून दोस्त बन गए हैं और वे इसका फायदा उठाकर सुइक्यून को बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। जल्द ही शियाओ की चीखें पहाड़ों में गूंज उठी और असंख्य शिकारियों की तलाशी से घबराए कीड़े, मछलियां, पक्षी और जानवर इधर उधर भागने लगे। बैंग 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 अंतरिक्ष यान के किनारे से लगातार धीमी धमकें सुनाई दी। जे ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये कैसी आवाज है? खबर है, एक छोटा उल्लू किसी अज्ञात कारण से अंतरिक्ष यान पर हमला कर रहा है। ये सुनकर यान शियाओ घबरा गया। छोटा उल्लू कैसे पहुंच गया? बूम! जैसे ही जे कुछ बोलने वाला था, एक भयानक ऊर्जा किरण ने अंतरिक्ष यान के सामने वाले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे पूरा हवाई किला हिल गया और स्टील की दीवारों में दरारें पड़ गईं। धुआं छटने पर दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर हल्के नीले रंग का कुत्ते जैसा पोकेमोन दिखाई दिया। नीलम जैसे मुकुट और 2 लंबी सफेद रिबन जैसी पूंछों ने इसे अलौकिक रूप दिया। ये सुइक्यून था। जे मुस्कुराया। आखिरकार यहाँ पहुंच गया। उप कप्तान, यहीं रुकिए और जहाज का निरीक्षण कीजिए। बाकी सब मेरे साथ आइए पकड़ने के लिए। जी सर। सबके चले जाने के बाद केवल उप कप्तान ही नियंत्रण कक्ष में रह गया, अकेले जहाज का निरीक्षण कर रहा था। बैंग बैंग लगातार धमाकों से चिढ़ बढ़ती जा रही थी। इस छोटे से पक्षी को मैं एक ही गोली में मार गिराऊंगा। उसने नियंत्रण छड़ी उठाई और मॉनिटर स्क्रीन पर चोंच और पंजों से हमला कर रहे छोटे चील पर निशाना साधा। ओह, तो यह है आपका लेजर तोप नियंत्रक। हाँ, बस ये बटन दबाओ। उप कप्तान को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मुड़कर देखा तो यान शियाओ चुपके से उसके बगल में आ गया था। उस अति उत्साही बंदर ने मासूम सी मुस्कान बिखेरी और फिर उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। उप कप्तान के हल्के से कांपते शरीर को देखकर यान शियाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि मक्का पक्का। उसने एक रस्सी ढूंढी, उसे सीट से बांधा और फिर हैच खोल दिया। अगले ही पल एक छोटा नीला चील अंदर आ गया। उसके नुकीले पंजे बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, मानो किसी हताश कोशिश में हो। ओह नन्हे चील, इतना घबराओ मत, अब सब ठीक है। चिरप! उस नन्हे जीव ने निहत्थे यान शियाओ को देखा, अपना सिर झुकाया और फिर उसकी बाहों में दौड़कर उससे लिप गया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यान शियाओ ने उसे गले लगाया और साथ ही उसके घायलपन को ऊपर उठाया। तेज हलचल के कारण जो घाव अभी ठीक हुए थे, वे फिर से खुल गए और अंतरिक्ष यान की सतह से रगड़ने के कारण उसके नुकीले पंजों पर खरोंचों के निशान पड़ गए थे। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसका दिल बेचैनी से भर गया। पोकेमोन जैसे जीव कैसे हो सकते हैं जो आत्मा पर इतने सटीक प्रहार कर सकते हैं?
छोटा जीव कुछ देर तक उससे लिपटा रहा, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और यान शियाओ की कमर पर आकर अपने पंजों से एक खाली पोकेबॉल पकड़ ली। चिरुप चिरुप। आदमी और चील ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यान शियाओ ने उसके द्वारा दी गई पोकेबॉल ले ली। तो फिर नन्हे चील, हम आ रहे हैं। जाओ। पोकेबॉल लग्जरी बॉल हवा में एक सुंदर चाप बनाते हुए उड़ी और ठीक उसके सिर पर जा लगी। स्नैप, बीप बीप बीप, थम। जैसे ही छोटी छोटी चिंगारियां निकली, पोकेबॉल कांपना बंद हो गई। यान शियाओ थोड़ी देर रुकी, फिर झुककर पोकेबॉल को उठाया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे फिर तेजी से मुस्कान फैल गई। छोटेबाज, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। डिंग। मुख्य मिशन परफेक्ट टीम फॉर्मेशन पूरा हुआ। इनाम बैटल सिस्टम सिलेक्शन। कृपया इनमें से एक चुनें, एवोल्यूशन की स्टोन और मेगा स्टोन, जेड रिंग और जेड क्रिस्टल, मैक्स ब्रेसलेट या मेगा क्रिस्टल। डिंग। नया मुख्य मिशन प्रिपरेटरी टीम फॉर्मेशन जारी किया गया है। कृपया इसे देखें। आ रहा है, आ रहा है। बैटल सिस्टम सिलेक्शन। यान शियाओ ने उत्साह से खुद से कहा। चारों बैटल सिस्टम के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और ये उसकी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा देंगे। इस युग में जब पीढ़ीगत बूस्ट अभी व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है, इनमें से किसी एक को भी हासिल करना यान शियाओ को युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकता है। सिस्टम, मेरा एक सवाल है। डायनामाक्स और सेलेस्टियलाइज दोनों को बूस्ट पाने के लिए संबंधित ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता है। हालांकि डायनामाक्स ऊर्जा पौराणिक पोकेमोन एटरनाट्स द्वारा उत्सर्जित होती है और इसे केवल गैलार क्षेत्र में ही एकत्र किया जा सकता है। सेलेस्टियलाइज ऊर्जा के लिए पाटिया में पाए जाने वाले विशिष्ट क्रिस्टल एकत्र करने पड़ते हैं। यदि मैं इनमें से कोई भी आइटम चुनता हूं तो मेरी ऊर्जा कैसे पुनः प्राप्त होगी? डिंग। संबंधित आइटम प्राप्त करने के बाद सिस्टम शॉप में संबंधित ऊर्जा आइटम जुड़ जाएगा। आप इसे स्वयं खरीद सकते हैं। प्रीवियस अध्याय 98 उत्तरी हवा का अवतार सुइक्यून। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक थीम मर्चेंडाइज ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन नॉवल राइटिंग कोर्सेज बुक्स और लिटरेचर डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 99 युद्ध प्रणाली अब उपलब्ध है। यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। तो ये तो लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाला पेटूविन एनहेंसमेंट आइटम है। हर बार इस्तेमाल करने पर पैसे देने पड़ेंगे। अगर होस्ट को यह बहुत महंगा लगे तो वो इसे संबंधित क्षेत्र से खुद ले सकते हैं। ठीक है, आप कमाल के हैं, फैसला आपका है। यान शियाओ अवाक रह गया। 4 एनहेंसमेंट तरीकों में से मेगा इवोल्यूशन को सबसे पहले खारिज किया जा सकता था। उसके पास पहले से ही लोपुन्नी का मेगा स्टोन था, उसे मेगा इवोल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही स्टोन ढूंढना था। इसके अलावा मेगा इवोल्यूशन से उसकी पूरी टीम को कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ लोपुन्नी ही इवॉल्व हो सकती थी। बाकी 3 बैटल सिस्टम में से यान शियाओ को डायनामाक्स और क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा चाहिए थे। ऐसा नहीं था कि जेड मूव्स कमजोर थे, लेकिन जेड मूव्स के लिए बॉन्ड पल्स बोनस को एक्टिवेट करने के लिए जेड रिंग पर उसी टाइप का जेड क्रिस्टल लगाना जरूरी था। हालांकि जेड क्रिस्टल कई प्रकार के होते हैं। 18 प्रकारों के अलावा कुछ पोकेमोन के अपने विशेष जेड क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि पिकाचू, ईवे, लाइकानरोक आदि। दुर्भाग्य से क्वेस्ट रिवॉर्ड से आप केवल एक जेड क्रिस्टल चुन सकते हैं और गाचा पुल पर निर्भर रहना अनिश्चित है, इसलिए इसे अभी के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। मैं अलोला में आइलैंड हॉपिंग करने और जेड मूव सेट प्राप्त करने के लिए समय मिलने तक प्रतीक्षा करूंगा। पुनश्च आइलैंड हॉपिंग से तात्पर्य अलोला द्वीपों में संरक्षित देवताओं की पूजा करने की प्राचीन परंपरा से है। जेड पावर को 2 पौराणिक पोकेमोन सोल्गेलियो और लुनाला द्वारा 4 संरक्षित देवताओं से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जेड रिंग और जेड क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए आपको अलोला के 4 द्वीपों पर परीक्षाएं देनी होंगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको संबंधित जेड क्रिस्टल प्राप्त होगा। कुछ विचार विमर्श के बाद यान शियाओ ने डायनामाक्स ब्रेसलेट चुना, जो डायनामाक्सिंग के लिए आवश्यक वस्तु है। तेजी से चमकते ही यान शियाओ की बांह पर एक अत्याधुनिक ब्रेसर प्रकट हुआ। मैक्स ब्रेसर एक ऐसी वस्तु जो एटरनाट्स की डायनामाक्स शक्ति को बढ़ाती है, जिसमें एक विशेष फिशिंग स्टार जड़ा हुआ है जो एक डायनामाक्स के लिए आवश्यक ऊर्जा को धारण कर सकता है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये पोकेबॉल में ऊर्जा भर देता है, जिससे पोकेमोन और बॉल थोड़े समय के लिए डायनामाक्स हो जाते हैं। डायनामाक्स जैसियन और जमाजेंटा, स्वॉर्ड एंड शील्ड के पौराणिक पोकेमोन और एटरनाट्स को छोड़कर बाकी सभी पोकेमोन डायनामाक्स कर सकते हैं। डायनामाक्स होने के बाद पोकेमोन का आकार कई गुना बढ़ जाता है और उसकी एचपी 2 गुनी हो जाती है। सभी मूव्स और भी बड़े हो जाते हैं और उनमें विशेष प्रकार के प्रभाव जुड़ जाते हैं, जिन्हें डायनामाक्स मूव्स कहा जाता है। कुछ पोकेमोन एक विशेष डायनामाक्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसे गिगेंटामैक्स कहा जाता है। इसका प्रकार सामान्य डायनामाक्स जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सामान्य डायनामाक्स मूव से अलग अतिरिक्त प्रभावों वाले अपने अनोखे डायनामाक्स मूव्स जुड़ जाते हैं। इसके अलावा डायनामाक्स मूल रूप से ऊर्जा के माध्यम से पोकेमोन के आकार को बढ़ाता है। पोकेमोन का वास्तविक आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये केवल सीमित समय के लिए ही रहता है और गेम में इसके केवल कुछ ही संस्करण उपलब्ध हैं। लगातार 3 चालें। पुनश्च डायनामाक्स चालों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। एक तरह से डायनामाक्स सबसे शक्तिशाली बूस्ट अवस्था है। इससे न केवल मूव्स अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, बल्कि उनमें अतिरिक्त प्रभाव भी जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रास टाइप डायनामाक्स सरफेस से ग्रासी टेरन बनता है और फायर टाइप डायनामाक्स ब्लेज से सनीडे बनता है। डायनामाक्स मूव्स का प्रभाव इतना भयानक होता है कि प्रोटेक्ट भी इसे पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता। इसके अलावा डायनामाक्स करने के बाद स्टेटस मूव्स प्रोटेक्ट इफेक्ट में बदल जाते हैं, जिसे डायनामाक्स गार्ड कहा जाता है, जो डायनामाक्स ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के हमलों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तुलना में क्रिस्टलाइजेशन कुछ हद तक कमजोर है। क्रिस्टलाइजेशन का मुख्य प्रभाव क्रिस्टलाइज्ड ऊर्जा का उपयोग करके पोकेमोन को संबंधित प्रकार के क्रिस्टलीय रूप में बदलना है। ये प्रकार पोकेमोन के अपने प्रकार के समान या भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लोपुन्नी नॉर्मल टाइप में क्रिस्टलाइज हो जाता है तो नॉर्मल टाइप मूव्स के लिए स्टैप सेम टाइप अटैक बोनस 1.5 गुना से बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। अगर क्रिस्टलाइजेशन से कोई पोकेमोन फायर टाइप में बदल जाता है तो उसे फायर टाइप का स्टैप मिल जाता है और उसका मूल नॉर्मल टाइप स्टैप 1.5 गुना बना रहता है। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन के बाद टाइप मैचअप भी बदल जाते हैं। सामान्य क्रिस्टलाइजेशन में नॉर्मल टाइप का घोस्ट टाइप में बदलना और ग्रास टाइप का वाटर टाइप में बदलना शामिल है, जिससे वे अपनी कमजोरियों से बच जाते हैं। गेम में अगर आप अपने प्रतिद्वंदी के किसी खास टाइप के मूव का अनुमान लगा लेते हैं तो आप क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करके उस कमजोरी से बच सकते हैं और बढ़त हासिल कर सकते हैं। हालांकि डायनामाक्स के विपरीत, जो केवल 3 टर्न तक रहता है, क्रिस्टलाइजेशन मेगा इवोल्यूशन की तरह ही लड़ाई के अंत तक रहता है। बेशक डायनामाक्स की भी अपनी कमजोरियां हैं।
चूंकि सभी स्टेटस मूव्स अनुपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए डायनामाक्स पोकेमोन केवल सीधे मुकाबले में ही भाग ले सकते हैं, जिससे उचित नियंत्रण के बिना अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाता है। कोष्टक। ये भाग मुख्य रूप से उन पाठकों के लिए है जो युद्ध की कार्यप्रणाली से परिचित नहीं है, इसलिए पढ़ने में आसानी होगी। यान शियाओ ने इसे थोड़े समय के लिए आजमाया और जल्दी ही समझ गया कि डायनामाक्स बैंड का उपयोग कैसे करना है। क्योंकि यह एक सिस्टम रिवॉर्ड था, इसलिए वह इसे सिस्टम एक्टिवेशन जैसी विधि से सक्रिय कर सकता था, बस अपना ध्यान केंद्रित करना था, जो एनीमे की तुलना में आसान था। सिस्टम शॉप में अब डायनामाक्स एनर्जी को पुनः भरने का विकल्प उपलब्ध है, जिसकी प्रति उपयोग कीमत 10 मास्टर पॉइंट्स है। ड्राइवर की सीट पर बैठा यान शियाओ खिड़की से बाहर देख रहा था। जे की टीम ने पहाड़ की चोटी को पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन शिखर पर मौजूद सुइक्यून भागने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। उसका लक्ष्य शियाओवू को बचाना था, इतनी दूर आने के बाद वह पीछे नहीं हटेगा। डिंग, पौराणिक पोकेमोन सुइक्यून का पता चला। सीमित समय के लिए चलने वाला क्वेस्ट उत्तरी हवा का अवतार शुरू हुआ। कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। उत्तरी हवा का अवतार विवरण। एटरनावन में रहने वाला सुइक्यून हंटर जे द्वारा पकड़े जाने के खतरे में है। कृपया सुइक्यून को भागने और शियाओवू को बचाने में मदद करें। पुरस्कार उत्तरी हवा का आशीर्वाद, किसी भी चाल कर TMX1 कुछ मास्टर पॉइंट्स। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उत्तरी हवा का आशीर्वाद, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? बोलते हुए उसने सुइक्यून के आंकड़े देखे। सुइक्यून लव 63 निम्न स्तरीय एलीट 4। विवरण। सिन्हो में जल स्रोतों को शुद्ध करने वाला सुइक्यून 3 पौराणिक जीवों में एक औसत दर्जे का जीव है, जिसमें थोड़ी सी दैवीय शक्ति है। शायद ये शक्ति का स्तर पर्याप्त नहीं है। यान शियाओ ने माथे पर शिकन डाली। सिस्टम के विवरण के अनुसार उसके सामने मौजूद सुइक्यून महज एक अपेक्षाकृत दुर्लभ प्राणी था, जिसमें किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति नहीं थी। दूसरे शब्दों में, सीधे मुकाबले में वह सैलामेंस का सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा जे इस समय एक सामूहिक हमले की स्थिति में था। बूम! जब यान शियाओ सोच ही रहा था, तभी बाहर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सुइक्यून ने भीड़ पर एक शक्तिशाली घुमावदार हाइड्रो पंप छोड़ा, जिससे घेरे में एक दरार बन गई। लेकिन अन्य शिकारी तुरंत उसमें घुस गए। उसी समय जे ने सामने से 2 और पोकेमोन छोड़े और सैलामेंस के साथ मिलकर उन्हें घेरने के लिए एक त्रिकोण बनाया। एरियाडोस लव 61 निम्न स्तरीय एलीट 4, ड्रैपियन लव 62 निम्न स्तरीय एलीट 4। यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। 2 और एलीट 4 स्तर के पोकेमोन। पता नहीं इसका कोई चौंकाने वाला प्रभाव पड़ेगा या नहीं। उसकी नजर उप कप्तान द्वारा अभी अभी सक्रिय किए गए लेजर तोप के स्विच पर पड़ी। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने ही ठिकाने से सावधान क्यों नहीं होगा, है ना? यान शियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ एक पोकेबॉल फेंकी। ईगलविंग, शियाओवू को पोकेमोन सेंटर वापस ले जाओ। बाकी सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चिरप। ईगलविंग ने सिर हिलाया। उसके शक्तिशाली पंजे शियाओवू के ओवरऑल में फंस गए और वह हेड से बाहर उड़ गया। प्रीवियस अध्याय 99 युद्ध प्रणाली अब उपलब्ध है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स, हिस्ट्री, बुक, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक थीम मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 100 क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? गर्जना। सुइक्यून ने पर्वत की चोटी से दहाड़ लगाई, जिससे कई डरपोक पोकेमोन वापस अपने पोकेबॉल में चले गए। गर्जना एक चुनौती भरी दहाड़ जो विरोधी के पोकेमोन को वापस उनके पोकेबॉल में जाने के लिए मजबूर कर देती है। औपचारिक लड़ाइयों में ये चाल विरोधी को अपना पोकेमोन बदलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इस स्थिति में समूह में पीछे हटने के लिए भी यह काफी प्रभावी है। हम सैलामेंस, हाइपर बीम। गर्जना। सैलामेंस ने अपने खून जैसे लाल पंख हवा में फैलाए और अपने मुंह में ऊर्जा एकत्र की। अगले ही पल विस्फोटक ऊर्जा का एक घना विस्फोट हुआ। हाइपर बीम 150 की शक्ति वाला एक सामान्य प्रकार का विशेष हमला। ये थोड़े समय के लिए पोकेमोन को अचेत कर देता है, जिससे वह हिल नहीं पाता। इस भयानक हमले का सामना करते हुए सुइक्यून पीछे नहीं हटा और उसने जवाबी हमला करने के लिए एक शक्तिशाली जलतोप छोड़ी। ठंडी उत्तरी हवा धीरे धीरे चलने लगी। 2 सफेद रिबन लहराने लगे और जलतोप का प्रभाव और भी अधिक तीव्र प्रतीत हुआ। बूम! ऊर्जा की 2 तरंगें हवा में टकरा गईं। कुछ क्षणिक गतिरोध के बाद हाइड्रोटोप को हाइपर बीम ने तुरंत मोड़ दिया। उत्तरी हवा की शक्ति के बावजूद सुइक्यून सैलामेंस का मुकाबला नहीं कर सका। बहुत बढ़िया। ड्रैपियन, क्रॉस स्लैश से हमला करो। एरियाडोस, सावधान रहो, लक्ष्य को भागने से रोको। जे के होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी पत्थर बनाने वाली यांत्रिक तोप तैयार थी और वह जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हाइपर बीम सुइक्यून को लगने ही वाला था, उसके पीछे से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी। जे घूम गई। उसके जहाज से लेजर बीम पहले ही चल चुकी थी, सीधे उस पर निशाना साधते हुए। एरियाडोस। जे के कुछ कहने से पहले ही ऊर्जा की किरण उस पर आ पड़ी। बूम! पलक झपकते ही चट्टानें चूर चूर हो गईं और जमीन जोर से हिलने लगी। घनी धूल ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया, जिससे कई पोकेमोन शिकारी कुछ पल के लिए अंधे हो गए। सुइक्यून, माई को बचा लिया गया है, तुम्हें भागना होगा। लड़का जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सुइक्यून ने तुरंत सैलामेंस के साथ अपनी लड़ाई छोड़ दी और फुर्ती से पास की एक पहाड़ी पर छलांग लगा दी। बिना सहारे वाली जल किरण को हाइपर बीम ने मोड़ दिया, जिससे पहाड़ी पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। पीछे मुड़े बिना सुइक्यून ने सैलामेंस के अचेत होने का फायदा उठाकर तेजी से भाग निकला और पलक झपकते ही दूर गायब हो गया। कुछ देर बाद धूल छंट गई। धूल से सना हुआ जे कीचड़ से बाहर निकला और बुरी तरह घायल एरियाडोस को उठाकर रख दिया। अपने टूटे हुए धूप के चश्मे को ठीक करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, उनका पीछा करो। उत्तर दिशा में दूर युद्ध क्षेत्र की दूरी पर आकाश में एक काली परछाई उच्च गति से उड़ रही थी। वह अपने पीछे हवा का एक लंबा निशान छोड़ रही थी, जिससे बादल भी अनायास ही छंट रहे थे और वह किसी जेट विमान जैसी दिख रही थी। यदि कोई नजदीक से देखने जाता तो उसे पता चलता कि वह एक शक्तिशाली गार्चॉम्प था। उसकी पीठ पर बैठी काले ट्रेंच कोट पहने एक गोरी महिला अपने हाथों में पकड़ी पत्रिका को देखते हुए हिचकिचा रही थी। क्या मुझे पहले बैदाई शहर जाना चाहिए या उस दिलचस्प लड़के को ढूंढना चाहिए, या क्यों ना हम पहले आइसक्रीम खाने चलें? सिंथिया ने पत्रिका में नए खुले आइसक्रीम और मिल्क टी शॉप के विज्ञापन को देखते हुए भौहें चढ़ाई और थोड़ा सा घूम भरा। अरे गार्चॉम्प, आज वनीला या स्ट्रॉबेरी? गार्चॉम्प, इसे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही वह अपने स्वामी से निपटने के बारे में हिचकिचा रहा था, दूर से एक जोरदार धमाका हुआ।
बूम, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सुइक्यून उनका निशाना तुम हो, भागो। सुइक्यून, क्या ये कोई पौराणिक पोकेमोन है? सिंथिया थोड़ी देर रुकी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। चलो पहले यहाँ चलते हैं, जल्दी करो। गैस, गरुड़ा एक तरफ हट गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। पीछे केवल उच्च दबाव वाली हवा का निशान छोड़ गया। डॉट डॉट डॉट। जंगल में यान शियाओ घोस्ट सटेप का उपयोग करते हुए तेजी से दौड़ रहा था। सुइक्यून की चिंता के कारण वह ज्यादा दूर नहीं भागा। आखिरकार उसके पास कई समन्वय स्पेल थे, अगर वह पकड़ा भी जाता तो वह बच सकता था। लेकिन सिस्टम के मिशन को पूरा करने के लिए उसे सुइक्यून की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी थी। हालांकि जय अपने हमले से बेहद क्रोधित लग रहा था, यहाँ तक कि उसने इंजन ऑयल से जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया और पहाड़ में आग लगा दी। शुरू में दूर भाग रहा सुइक्यून हिचकिचाया और वापस मुड़ गया और तुरंत ही शिकारियों के चंगुल में आ गया और यान शियाओ भी गिर गई। तो तुम पौराणिक पोकेमोन सच में बहुत मूर्ख हो। क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है? यान शियाओ ने असहाय होकर पास आते शिकारियों को देखते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें 5000 साल के ज्ञान का एक भी अंश समझ नहीं आएगा। गरज, सुइक्यून ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, ये जानते हुए कि वह यान शियाओ को भी नीचे खींच रहा है। अपने सामने उस अलौकिक नीले रंग की आकृति को देखकर यान शियाओ थोड़ी भावुक हो गई। सुइक्यून का डिजाइन वास्तव में बहुत सुंदर है। अपने पिछले जन्म में उसने सुना था कि कुछ फ्यूरी के प्रशंसक तो इसे अपना पसंदीदा पोकेमोन मानते थे। इसी क्षण जे एक सैलामेंस पर सवार होकर आए, उसकी निगाहें यान शियाओ के चेहरे पर टिक गई। तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। हैरान, अप्रत्याशित, उसे धूल से सना हुआ और यहाँ तक कि उसके चश्मे टूटे हुए देखकर यान शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हम मौत को दावत दे रही हो? सैलामेंस, एक मिनट रुको। जैसे ही जे हमला करने वाली थी, यान शियाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी जब मैं निकली थी, मैंने तुम्हारे जहाज पर एक टाइम बम लगा दिया था। बोलते हुए यान शियाओ ने अपना फोन निकाला। बीप बीप। स्क्रीन पर उल्टी गिनती में 1 मिनट से भी कम समय बचा था। अरे हाँ, मैं भी इस उल्टी गिनती को नहीं रोक सकती। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारे गोदाम में बहुत सारा सामान है। उफ, अब क्या करें? यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? जे गुस्से से अवाक रह गई, लेकिन सुइक्यून को अपने पीछे यान शियाओ की रक्षा करते देख वह बस हाथ हिलाकर पीछे मुड़ी। चलो। इतना कहकर वह जल्दी से अपने साथियों को वापस ले गई। यान शियाओ ने राहत की एक हल्की सांस ली और कुछ दूर जाने के बाद उसने कहा, जल्दी चलो, मैं बस उनसे झूठ बोल रही थी। इतना कहकर वह सुइक्यून की पीठ पर बैठ गई, उसकी पीठ पर भार महसूस करते हुए और उसके दोनों पूंछों को लगाम की तरह खींचते हुए हाथ। सुइक्यून जम गया। उसे सच में शक हुआ कि यान शियाओ उस पर सवारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समय कम था और जांच पड़ताल करने का समय नहीं था। सुइक्यून उछलकर जंगल में गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। थप्पड़। जे वापस लौटा और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने सोते हुए वाइस कैप्टन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लॉर्ड जे, आप वापस आ गए। सुप्रभात। बेकार। सुप्रभात, बिल्कुल नहीं। जे इतना गुस्से में था कि उसने अपना हथियार दाएं बाएं घुमाया और देखते ही देखते वो कप्तान का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूझ गया। यान शियाओ के पास वैसे तो कोई टाइम बम नहीं था, लेकिन जाने से पहले उसने अंतरिक्ष यान के ईंधन टैंक में छेद कर दिया और इंजन को नुकसान पहुंचाने के लिए लेजर तोप का भी इस्तेमाल किया। अंतरिक्ष यान लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसे जमीन पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा अधिकारी जे की सुरक्षा बल धीरे धीरे जंगल में फैल गई थी। नतीजतन जे अब पीछा नहीं कर सकता था। सामान उतारो और पीछे हटो। जे ने निर्णायक फैसला लिया और कुछ ही क्षणों में कई ऑफ रोड वाहन तेजी से पहाड़ों से होते हुए निकल गए। डॉट डॉट डॉट। डिंग, सीमित समय का मिशन उत्तरी पवन का अवतार पूरा हो गया है। आपको एक चयन योग्य टीएम और 100 मास्टर पॉइंट्स मिलेंगे। डिंग, होस्ट को सुइक्यून की स्वीकृति मिल गई है। आपको 20 मास्टर पॉइंट्स मिलेंगे। डिंग, होस्ट ने लेजेंडरी पोकेमोन राइडर उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको 100 मास्टर पॉइंट्स मिलेंगे। यान शियाओ सुइक्यून की पीठ पर बैठकर लेजेंडरी पोकेमोन राइडर होने के रोमांच का आनंद ले रहा था, तभी उसके कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला सुनाई दी। काश मैं स्काई ड्रैगन राइडर उपलब्धि भी हासिल कर पाता। वह दिवास्वप्न देखने से खुद को रोक नहीं पाया। फिल्म में काले रेक्वाजा द्वारा 6 लेजेंडरी पोकेमोन के समूह को अकेले ही हराने की घटना को याद करके यान शियाओ उत्साह से भर गया। अगर मुझे कोई पौराणिक पोकेमोन पकड़ना है तो रेक्वाजा आखिरी होगा। बाकी सब छोड़ो, ये तो बस कमाल का है। मेगा रेक्वाजा। प्रीवियस अध्याय। क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। हिस्ट्री। बुक्स। ई-बुक रीडर डिवाइस। रैंडम नॉवल जनरेटर। बुक्स और लिटरेचर। बुक थीम मर्चेंडाइज। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोम टीएल 0.81। यानामी अन्ना।